लोकायुक्त के बारे में कल हम पढ़ रहे थे और थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो मैंने कल बताया कि लोकायुक्त जो है उसके क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है और क्षेत्राधिकार में कौन शामिल नहीं, दो बातें थी। तो क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है उनको तो हमने सबको एक साथ देख लिया था। हमने कहा जैसे मालूम आपको ऑप्शन दूंगा, आपको बताना कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। जैसे मालूम को विधायक एमएलए है क्या, मिनिस्टर, सीएम, वार्ड पंच, सरपंच, आरपीसी का अध्यक्ष, मेंबर, लोकायुक्त है नहीं है भाई, सब लेके ही इसमें शामिल नहीं, लोकायुक्त होती है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे एक तरफ जो है वो शामिल है और जो शामिल नहीं है उनको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मालूम मैंने कहा कि गवर्नर शामिल है क्या, नहीं है। सीएम शामिल है क्या, नहीं है। मिनिस्टर शामिल है लेकिन मिनिस्टर शामिल है लेकिन सीएम शामिल नहीं, मिनिस्टर सभी प्रकार शामिल है। एक बार जानबूझ के लिखते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री मिनिस्ट्री है। डेप्यूटी मिनिस्टर लिखते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर भी क्या है, मिनिस्ट्री है। तीसरा हमने चर्चा की थी कि इसमें सरपंच है प्लस वार्ड पंच है, नहीं वाले देख रहे हैं, और एक कौन है, उप सरपंच है, सभी शामिल नहीं है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि इसमें शामिल नहीं आरपीसी का चेयरमैन और मेंबर, इलेक्शन कराने वाला सेक, सीईओ शामिल है क्या, नहीं है। सीईओ कौन चुनाव करवाता है, एमपी एमएलए, अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारी विधानसभा है, हमारी जो विधानसभा इसका सचिवालय है, और मैंने आपको जो विधानसभा बताया वो तो मैंने बताया कि विधानसभा सचिवालय का प्रावधान आर्टिकल 87 में, कौन सा आर्टिकल में, 187, इसके कर्मचारी भी इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसके एम्प्लॉय को भी इस तरह अधिकार से क्या करके बाहर। उसके अलावा राजस्थान में काम करने वाले सभी जज, चाहे हाईकोर्ट जज हो, चाहे दो किसी जज है हाईकोर्ट के, और या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके जज है, ये सभी लोग इस अधिकार से क्या है, बाहर है। उसके अलावा हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारी इस क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग का काम करता हुआ है एजी, इसका ऑफिस जयपुर में ही है, इसको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल, इसको बोलते हैं मालिक का क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है। उसके अलावा सभी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, सभी कौन से लोक सेवक हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक, बाहर है अंदर है, बाहर है। और ऐसे मामले पुराने 5 साल। अब इसमें कई बार क्या पड़ता है कि जैसे हमें ध्यान रखना कि एसएसआरसी में कौन से मामले नहीं सुने जाएंगे 1 साल से पुराने, जब यहाँ पर 5 साल से पुराने। और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट उनके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोकायुक्त संस्थान के अंदर कौन शिकायत नहीं होंगे, एक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शिकायत नहीं होगी। लोकायुक्त संस्थान में शिकायत करने के लिए आपको 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगाना पड़ेगा, 10 रुपए का आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। एक सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट के खिलाफ यहाँ पर अपील नहीं कर सकता, एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक की अपील नहीं कर सकता, ये सिविल सर्वेंट करप्शन कर रहा है। तीसरा मैंने बताया था कि लोकायुक्त संस्थान को 100 मोटो कार्रवाई करने का अधिकार है, ये खुद भी कार्रवाई कर सकता है बिना किसी शिकायत के। और चौथा हमने चर्चा की थी कि लोकायुक्त संस्थान जो है किसी प्रकार का पनिशमेंट देने का, लोकायुक्त संस्थान को किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। कौन संस्थान को, लोकायुक्त को। तो सबसे पहले हमने देखा कुछ लोग जो आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है और कुछ लोग ऐसे थे जो आयोग के क्षेत्राधिकार में शामिल है। अब ये जो लिस्ट है वो कब की है, 1973 की है, 1973 की है। अब यहाँ पर लिख रखा है विधानसभा सचिवालय, और मैं लिख दूं कि राजस्थान का जो सचिवालय है उसके कर्मचारी शामिल है क्या, है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी सिविल सर्वेंट है और राजस्थान सरकार के सभी सिविल सर्वेंट, राजस्थान सरकार के सभी लोक सेवक क्षेत्राधिकार में शामिल है, जुरिस्डिक्शन में शामिल है। गलत है, सही है, सही है। ये हमने इसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देखी, फिर मैंने आपको बताया कि लोकायुक्त संस्थान में रिफॉर्म के लिए अब तक 3 कमेटी बन चुके हैं। सबसे पहले कमेटी बनेगी, उसका नाम था हरिशंकर बावड़ा। कौन सी कमेटी है, हरिशंकर बावड़ा को 97 में बनाया गया। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिकारी किसका है, हरिशंकर बावड़ा का ही है। दूसरी कमेटी जो राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान में रिफॉर्म के लिए बनेगी वो है बीडी कल्ला। कौन सी कमेटी है, बीडी कल्ला कमेटी को बनाया गया 2000 में। और लेटेस्ट जो कमेटी बनी है कौन सी है, नरपत मल्होत्रा। इसको पिछली बार पूछा भी था, नरपत मल्होत्रा कमेटी का संबंध किस आयोग से, लोकायुक्त से। तो राजस्थान लोकायुक्त संस्थान में रिफॉर्म के लिए अब तक कितनी कमेटी कमीशन बन चुके हैं, 3। पहली कमेटी का नाम क्या है, हरिशंकर बावड़ा, दूसरी, तीसरी नरपत मल्होत्रा। अब लोकायुक्त संस्थान ने काम किया, तो काम को जानने से पहले मैं बता दूं कि लोकायुक्त संस्थान से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है उसमें एक ऑप्शन ये हो कि लोकायुक्त संस्थान खुद किसी व्यक्ति को, किसी सिविल सर्वेंट को दंडित करेगा, जबकि पनिशमेंट का अधिकार इसको नहीं है। लोकायुक्त संस्थान को किसी प्रकार का पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। लोकायुक्त संस्थान खुद किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन, किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि लोकायुक्त संस्थान विशुद्ध रूप से क्या है, एडवाइजरी कमीशन है, ये विशुद्ध रूप से एक सलाहकारी आयोग है। कैसा आयोग है, सलाहकारी। अब अगर इसे काम देखें तो काम इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कार्य। सबसे पहले मैं कहूं कि सबसे पहले तो शिकायत प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, कंप्लेन। और कंप्लेन केवल किसके खिलाफ होगी, सिविल सर्वेंट के खिलाफ। ये जो शिकायत प्राप्त करेगा किसके खिलाफ होगी, लोक सेवक। तो क्या एक सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट के खिलाफ लोकायुक्त संस्थान अपील कर सकता है कि नहीं, तो अपील कौन करेगा, नागरिक। यानी अपील किसकी तरफ से होगी, नागरिक की तरफ से होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात, इसका पहला काम है आपसे मेरे से शिकायत प्राप्त करना, किससे संबंधित, लोक सेवक से संबंधित, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि बिना शिकायत के भी यानी कैसे, सो मोटो भी स्वतः संज्ञान के द्वारा भी क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें कि लोकायुक्त संस्थान ने अगर शिकायत प्राप्त कर ली है तो शिकायत प्राप्त करने के बाद करेगा जांच, और जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तब इसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति होंगे। सिविल कोर्ट का मतलब सुनते हैं हाई कोर्ट, एसीजीएम कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे सिविल कोर्ट हैं। इन सिविल कोर्ट को एक कोर्ट है सीपीसी 1908 का, उसके अंतर्गत इनको 4 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है कि लोकायुक्त संस्थान सिविल सर्वेंट के खिलाफ अपील हुई है उसका अपने पास बुला सकता है, इसलिए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। दूसरा, उसी के ऑफिस से दूसरे सिविल सर्वेंट को बुला सकता है, किसके लिए, गवाही के लिए, कि आप गवाही दो, एविडेंस के लिए। तीसरा, उनके ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास मंगवा सकता है और उनसे जो स्टेटमेंट लेगा वो रिकॉर्ड कर सकता है, किसके ऊपर, एफिडेविट के ऊपर। मैंने कई बार पहले भी कहा कि हम जो सामान्य तक मूवीज में देखते हैं, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, वो बेसिकली मूवी में होता है। कहां पर होता है, मूवी में। अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, 15 मिनट में नींद आ गई, ये तो 4 घंटे बाद घुस जाएंगे। आज में आए तो कम से 20-25 मिनट तो थोड़ा होता रहे। जब ठीक है 1:30 बजे नींद आई, कोई बात नहीं, यहाँ तो भी 1:28 में तो मैं उससे पहले माहौल बना होता है। और वैसे भी अटेंटिव आपको वैसे भी होना चाहिए क्योंकि सारी चीजें पड़ी हुई है आपकी, आपको रिवीजन हो रहा है, क्या सही बात है, सही बात है, सही बात है, ये हो रहा है ना। बट टेली चल रही है, क्या सही बात है, उसने बताया नहीं था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अपील होगी, उसके बाद सीपीसी के तहत इसके बाद 4 शक्ति है, सिविल सर्वेंट को बुला लिया, उसके ऑफिस से दूसरे सिविल सर्वेंट को बुला लिया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, यानी जो वो कह रहे हैं उसको शपथ पत्र के ऊपर लिखवा लिया, उनसे सिग्नेचर करवा लिया, उनसे साइकिल को मना नहीं करते हुए मैंने तो कहा नहीं से। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनके ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास मंगवा सकते हैं। जैसे मान लो आपने शिकायत की भाई सिविल सर्वेंट ने टेंडर में गड़बड़ी कर दी, टेंडर निकाला, उसमें अपने चाहिए को टेंडर दे दिया, काम दे दिया, तो वो टेंडर संबंधी फाइल जो है वो भी लोकायुक्त अपने पास मंगवा सकता है। ये चारों शक्तियां लोकायुक्त के पास है, जो बेसिकली इसके पास होती है सिविल कोर्ट के पास। ये चारों शक्तियां इसको दे रखी है लोकायुक्त को। अब आपने अपील स्वीकार कर ली, जांच कर ली, जांच के बाद क्या करेगा, जांच के बाद ये लिखेगा स्टेट गवर्नमेंट को या उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसका सक्षम जो विभाग है उसको लिखेगा कि हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कार्रवाई करो। लोक सेवक ने ये करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, 50 लाख का 60 लाख 1 करोड़ का गबन किया, प्रूव हो चुका है, हमने जांच कर लिया। राज्य सरकार उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट है उसको लिखेगा किसके लिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए।
तो क्या सिविल सर्वेंट के खिलाफ किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन लोकायुक्त संस्थान लेने का अधिकार है क्या? नहीं है। लोकायुक्त संस्थान तो केवल लिखेगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए हमने बार-बार कहा कि कौन सा कमीशन है? एडवाइजरी है। इसलिए इसको टूथलेस टाइगर भी कहते हैं, इसको दंतहीन बाघ भी कहते हैं। कौन सा बाघ कहते हैं? दंतहीन बाघ। इसको वेजिटेरियन टाइगर भी कहते हैं। इसको बाघ तो बना दिया कि आप सुनवाई तो करेंगे, लेकिन दंडनीय करने का अधिकार नहीं है, पनिशमेंट देने का अधिकार ही नहीं है, कार्रवाई नहीं कर सकता। तो क्या ये शाकाहारी बाघ नहीं है? ये बाघ तो बना दिया लेकिन क्या नहीं कर रहा? शिकार। ये शिकार तो पकड़ लेगा, लेकिन शिकार कर नहीं सकता। शिकार को भेजना पड़ेगा किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या आप करो शिकार? गलत कह रहा हूँ क्या? तो इसलिए कहते हैं कि तो कैसा आयोग है? अब आपको जो क्वेश्चन देंगे वो देंगे इनमें से कौन सा लोकायुक्त संस्थान का काम नहीं है। अच्छा ये काम और देखो, लास्ट में ये अपना एनुअल रिपोर्ट बनेगा, एक वार्षिक प्रतिवेदन, और वार्षिक प्रतिवेदन देगा किसको? राज्यपाल को। तो हमने अपने 3 कमीशन बढ़े, तीनों ने अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट किया? गवर्नर को। ये बात सबकी समझ में आ गई? एक अगर मान लो हमने कहा कि वैसे तो एडवाइजरी है, लेकिन शिकायत करता जो यानी आप और हम सिटीजन होगा, नागरिक होगा, सिविलियन होगा। अगर सिटीजन ने कोई गलत शिकायत कर दिया, अगर नागरिक ने किसी लोग से गलत शिकायत की, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की, उसकी मान हानि करने की कोशिश की, तो उस लोग से के खिलाफ ये इसको 3 वर्ष की जेल, 35 साल की जेल है, या फिर फाइन, और ये दोनों। यानी ऐसा सिविल सर्वेंट जो करप्शन कर रहा है जिस मोटिव के लिए संस्थान को बनाता है अपने पावरलेस है, और अगर किसी सिटीजन ने गलत शिकायत की सिविल सर्वेंट के खिलाफ, उसको 3 साल की जेल और जुर्माना, दोनों या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब दोनों में से कुछ भी। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर मान लो कोई संस्थान कोई जांच कर रहा है और उस जांच के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई बात पहुंचाने की कोशिश की, होटल की कोशिश की, ऐसे मामले में उस व्यक्ति को 6 माह की जेल कर सकता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये लिखा नहीं है आपका। अभी क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ बार-बार आपको, ये मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत शिकायत की वो तो उस व्यक्ति को 3 साल की जेल या फाइन या दोनों करने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति ने जांच के दौरान कोई बात उत्पन्न की, जांच के दौरान मान लो लोकायुक्त संस्थान है उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की, होटल बनाने की कोशिश की, ऐसे मामले में उसको 3 माह की जेल है, 6 माह की जेल भेजने का अधिकार है इसको लोकायुक्त संस्थान को। और लोकायुक्त संस्थान हमेशा अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा राज्यपाल को। अब आप मुझे 4-5 सेकंड दे रहा हूं, आपको जवाब देने पड़ेंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लोकायुक्त संस्थान के अंदर एक सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट की कंप्लेंट कर सकता है। लोकायुक्त संस्थान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपील हो सकती है क्या? लोकायुक्त संस्थान सिटीजन के द्वारा सिविल सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट रिसीव करेगा, शिकायतें प्राप्त करेगा, सही है। लोकायुक्त संस्थान अपनी एनुअल रिपोर्ट राज्य सरकार को सबमिट करेगा, इसको सबमिट करेगा गवर्नर को। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट हमेशा किसको सबमिट करेगा? गवर्नर को सबमिट करेगा। लोकायुक्त संस्थान को सो मोटो कार्रवाई करने का अधिकार है। लोकायुक्त संस्थान भ्रष्ट लोग को दंडित कर सकता है, किसी करप्ट सिविल सर्वेंट को पनिशमेंट दे सकता है। लोकायुक्त संस्थान सिविल सर्वेंट के खिलाफ केवल स्टेट गवर्नमेंट को लिखेगा वो डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये सारी बातें किसके बारे में है? लोकायुक्त संस्थान के बारे में। तो मैंने कहा कि लोकायुक्त संस्थान जो उसके अंदर लोकायुक्त अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। इसके अनुसार पर एक कमेटी में कितने लोग होते हैं? 3। क्या लोकायुक्त संस्थान एक सार्वजनिक संस्थान है? लोकायुक्त संस्थान को बनाने के लिए कब एक पारित किया गया? 1973। स्टेट ने सबसे पहले एक पारित किया, सबसे पहले एक पास करने वाला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। इसने सबसे पहले अपॉइंट किया। राजस्थान में संस्था कब बनी? 3 फरवरी 1973। क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? हां, क्योंकि किससे बनी हुई है? एक्ट से। कब इसका कार्यकाल 5 से पहले चल गया? कब 5 से घटाकर 5 कर दिया? राजस्थान के पहले और एकमात्र उपलोकायुक्त कौन थे? केपी मेनन। कौन सी पोस्ट पर रह चुके थे? चीफ सेक्रेटरी। कौन से पद पर रह चुके थे? निम्नलिखित में से क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है? मैं 5 7 ऑप्शन बताने पड़ेंगे, आया ना? मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट, सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या नहीं है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, उप सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद मेंबर नहीं है। कहीं लिखा है कि मैंने जो क्षेत्राधिकार में शामिल है उसके अलावा आपको कोई भी नाम दिख जाए तो इधर हो या नहीं हो, सभी लोग शामिल नहीं है, सभी लोग शामिल नहीं है। आरबीसी का चेयरमैन शामिल है क्या? मेंबर शामिल है क्या? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शामिल है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शामिल है क्या? है देखिए बताइए से वो सेक्रेटरी वो सिविल सर्वेंट राजस्थान सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आईएएस है, लेकिन चूंकि वो सीईओ की पोस्ट पर है इसलिए उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, क्योंकि क्षेत्राधिकार के बाहर है, जुरिडिक्शन क्या है? बाहर है। चलो ठीक है, अब मैं आपको वो इसकी टेबल देने को लोकायुक्त वाली ये ठीक है, ये राज्य मानव अधिकार आयोग के आगे होगी इसके। कोई बात नहीं, अब मैं 2-3 बातें बोल लो। हमने बताया लोकायुक्त के बारे में देखा। अगर उपलोकायुक्त की बात करें तो उपलोकायुक्त के अंदर आप सभी को पता है कि उपलोकायुक्त जो है वो होगा जो स्टेट विजिलेंस कमिश्नर के समान योग्यता रखता हो। राजस्थान के अंदर 1973 से पहले राज्य सतर्कता आयोग हुआ करता था, आज पड़ा 1964 के अंदर सीवीसी बना था ना। इस कमेटी रिकमेंडेशन पर संतानम, उसी कमेटी रिकमेंडेशन पर कई स्टेट के अंदर स्टेट विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए, राज्य सतर्कता आयोग। राजस्थान के अंदर एक आगे अगर उपलोकायुक्त अपॉइंट होगा तो उसकी क्वालिफिकेशन किसके समान होनी चाहिए? स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, राज्य सतर्कता आयोग के समान। और अगर उपलोकायुक्त अपॉइंट किया जाएगा उसके अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी होगी, कमेटी में कितने लोग होंगे? कोई नहीं होगा। गवर्नर अपॉइंट करेगा और किससे परामर्श करेगा? लोकायुक्त से। इसकी सैलरी जो है वो किसके बराबर होती है? हाईकोर्ट जज के बराबर, जबकि लोकायुक्त किसके बराबर थी? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। इसको हटाने के लिए जो कमेटी बनती है उसमें या तो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाईकोर्ट का केवल जज, जबकि लोकायुक्त में हटाने के लिए जो कमेटी बन रही थी उसमें या तो हाईकोर्ट का सीजे था और या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन यहाँ पर इसको हटाने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का केवल जज जो उस कमेटी का चेयरपर्सन होगा और उनको वो कमेटी जांच करेगी। जांच करने के बाद असेंबली के अंदर वही प्रस्ताव जाएगा, मोशन जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा और उपलोकायुक्त को कौन हटाएगा? राज्यपाल। और लोकायुक्त उपलोकायुक्त दोनों को हटाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। दोनों को अपॉइंट करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। उपलोकायुक्त किसके समान योग्यता रखना चाहिए? स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, राज्य सतर्कता आयोग के समान। उपलोकायुक्त उसकी सैलरी किसके बराबर होती है? हाईकोर्ट जज। हाईकोर्ट तो हमारे यहाँ लोकायुक्त उपलोकायुक्त दोनों प्रावधान है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है राजस्थान के अंदर एक से अधिक क्या हो सकते हैं? उपलोकायुक्त। देखिए हमारे लिखा उपलोकायुक्त या राजस्थान के अंदर एक लोकायुक्त के साथ एक से अधिक उपलोकायुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है, ये राजस्थान के अंदर प्रोविजन है। हालांकि राजस्थान में उपलोकायुक्त केवल एक ही बार क्या हुआ है? अपॉइंट। अगर हम फैक्चुअल बातें देखें भाई प्रीलिम्स के हिसाब से इतना खूब है, अगर हम फैक्चुअल बात देखें कहां है? मतलब वैसे बता दूं आपको, सुनो देखो पहले एक बार उसमें देख लेंगे। राजस्थान के अंदर पहले लोकायुक्त अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या था? आईडी दुआ। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज है,
सगीर अहमद एसएसआरसी में। आईडी दुआ सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज हैं जो राजस्थान के रह चुके हैं लोकायुक्त। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन से क्रम के हैं? 13वें, जो राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। राजस्थान के लोकायुक्त जिनका मैक्सिमम टेन्योर है वो थे महेंद्र भूषण शर्मा। कौन थे? एमबी शर्मा। एमबी मिनिमम टेन्योर अगर राजस्थान में लोकायुक्त रहा तो कौन है? विनोद शंकर दवे। राजस्थान के लोकायुक्त आजकल केवल 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, यानी केवल 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजस्थान के लोकायुक्त रहे, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, मतलब कितने 4, तो बच्चे कितने हो गए? 9, लेकिन 13 काम कर रहे हैं। 9 लोकायुक्त राजस्थान के किसी दूसरे हाईकोर्ट के केवल जज रहे हैं, यानी 3 जो लोकायुक्त थे वो इस हाईकोर्ट के सीजे थे और 2 जो है, एक जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट का जज था। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 3 कौन-कौन लोग थे। तो सबसे पहले डीपी गुप्ता। डीपी गुप्ता राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे थे, तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है राजस्थान हाईकोर्ट के एकमात्र सीजे जो राजस्थान के लोकायुक्त रहे कौन थे? डीपी गुप्ता। डीपी गुप्ता राजस्थान के पहले एक्टिंग लोकायुक्त भी थे। राजस्थान के पहले कार्यवाहक लोकायुक्त कौन है? डीपी गुप्ता ही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त रहे कौन है? डीपी गुप्ता। 2 चीफ जस्टिस और हैं जो राजस्थान के लोकायुक्त रहे, एक थे एमएल श्रीमाल। कौन थे? जो कि सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और तीसरे मिलाप चंद जैन। कौन है? जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे थे, दिल्ली उच्च न्यायालय के थे मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के 2 लोकायुक्त ऐसे हैं जो राजस्थान के एक्टिंग गवर्नर भी रह चुके हैं, जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। एक तो डीपी गुप्ता है और दूसरे मिलाप चंद जैन है। दूसरे कौन है? मिलाप चंद जैन। अब आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट का सीजे जो है वो एडिशनल चार्ज जो है हम कह सकते हैं कि गवर्नर के रूप में काम कर सकता है। तो हाईकोर्ट के 3 सीजे आ सकते हैं, 3 में से 2 राजस्थान के एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं, डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद, डीपी गुप्ता जो है कौन सा हाईकोर्ट के सीजे थे? राजस्थान। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाईकोर्ट के। एमएल श्रीमाल एकमात्र लोकायुक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आईडी मैक्सिमम टेन्योर एमबी शर्मा, मिनिमम टेन्योर विनोद शंकर दवे। पहले एक्टिंग लोकायुक्त डीपी गुप्ता। डीपी राजस्थान हाईकोर्ट के एकमात्र सीजे जो कि राजस्थान के लोकायुक्त रह चुके हैं, डीपी गुप्ता। सिक्किम हाईकोर्ट के सीजे एमएल श्रीमाल। दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे राजस्थान हाईकोर्ट के एकमात्र एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त रहे वो है एमएल जोशी। एमएल, डीपी गुप्ता तो परमानेंट सीजे थे, एक्टिंग सीजे के रूप में एमएल जोशी काम कर चुके हैं। एमएल जोशी राजस्थान के लोकायुक्त रह चुके हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और एक नाम था एलएल जोशी। एलएल जोशी तो कौन थे? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले एक्टिंग चेयरपर्सन थे, और ये कौन है? एमएल जोशी। एमएल, अब यहां से देख लो, देखो राजस्थान में लोकायुक्त जो उसमें सबसे पहले कौन है? आईडी दुआ है, एकमात्र लोकायुक्त जो कहां के जज थे? सुप्रीम कोर्ट के। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कौन है? डीपी गुप्ता एकमात्र है जो राजस्थान के पहले एक राज्यपाल भी रह चुके हैं कार्यवाहक, और राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे भी रह चुके हैं, और पहले कौन थे? एक्टिंग लोकायुक्त थे। क्या नाम है? डीपी गुप्ता। तीसरे जो कौन है? एमएल जोशी। मैंने कहा कि राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो क्या रह चुके हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस। राजस्थान के एकमात्र हम कह सकते हैं लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एमएल श्रीमाल की हाईकोर्ट के सीजे थे सिक्किम हाईकोर्ट के, और उनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? महाराणा मेवाड़ पुरस्कार। उसके बाद कौन है? पीडी कुताल। केवल नाम याद रखना है, हालांकि एक कमीशन बनाओ कुताल कमीशन। कौन सा कमीशन है? उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये राजस्थान के लोकायुक्त रह चुके हैं। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास कुताल। कौन नाम है? कुताल कमीशन बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। गांधी जी के ऊपर 3 इंस्टीट्यूट बने हुए सेंटर में, उन पर आरोप लगे कि ये जो 3 इंस्टीट्यूट है यहाँ से फॉरेन से फंडिंग हो रही है, उसकी जांच के लिए भारत सरकार ने कमीशन बनाया जिसका नाम क्या था? पीडी कुताल। इस कमीशन का नाम रखा गया कुताल आयोग, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? पीडी कुताल, जो राजस्थान के रह चुके हैं लोकायुक्त। एमबी शर्मा मैंने बता दिया कौन सा टेन्योर है? मैक्सिमम टेन्योर है। विनोद शंकर दवे मिनिमम टेन्योर। एमबी शर्मा मैक्सिमम टेन्योर। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे, और राजस्थान के रह चुके हैं, एक्टिंग गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके अलावा जीएल गुप्ता नाम याद रखना। एसएस कोठारी हुआ जिनके समय पर कार्यकाल 5 से 8 और 8 से कितना किया गया? 5 साल। पीके लोहरा क्या है? वर्तमान है, और वर्तमान कौन से हैं? 13वें। कौन सा हाईकोर्ट के जज हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के। तो राजस्थान में अब तक कितने लोकायुक्त रह चुके हैं? राजस्थान कितने लोकायुक्त रह चुके हैं? 13। राजस्थान के एकमात्र उपलोकायुक्त कौन है? केपी मेनन। राजस्थान में पहले कौन से पद पर रह चुके हैं? चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनके बाद में कभी उपलोकायुक्त किसको अपॉइंट किया गया? नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। अब मैं वापस आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उनके जवाब दे दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लोकायुक्त के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन और, अगर आप लोग चाहोगे तो 4 से बाद एक बार दोनों को एक साथ देख लेंगे, ठीक है? तो मुझे बताओ कि पहले लोकायुक्त कौन थे? अभी कौन है? अभी कौन से क्रम के हैं? 13वें। कौन से क्रम के हैं? राजस्थान के एकमात्र उपलोकायुक्त केपी मेनन। मैक्सिमम टेन्योर एमबी शर्मा। मिनिमम विनोद शंकर। पहले एक्टिंग लोकायुक्त डीपी गुप्ता। अब हाईकोर्ट का नाम बोलूंगा, उनके चीफ जस्टिस बोलेंगे आप लोग। सिक्किम हाईकोर्ट के सीजे एमएल, दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे मिलाप चंद, राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे डीपी, ये तीनों भी राजस्थान के रह चुके हैं लोकायुक्त। राजस्थान के इन तीनों में से कौन से 2 हाईकोर्ट सीजे राजस्थान के एक्टिंग गवर्नर भी रह चुके हैं? डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन। ये दोनों राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। आपको पूछ लेंगे राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के एक्टिंग गवर्नर जो कि राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, तो कितना नाम है? 2 है। राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आईडी दुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के एकमात्र एक्टिंग सीजे, एकमात्र कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो कि राजस्थान के लोकायुक्त रहे, एमएल जोशी। क्या नाम है? इसमें एक और ऐड करना चाहता हूं, भी कर सकते हो कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान के वर्तमान सेक्रेटरी जो है वो तो है गौरीशंकर शर्मा। कौन है इसमें सेक्रेटरी होता है जो वर्तमान में? कौन है? गौरीशंकर शर्मा। और पहले जो है वो है केसी शंकरन है। ये दो नाम याद रखना। राजस्थान वापस कर रहा हूं, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान के वर्तमान सेक्रेटरी कौन है? गौरीशंकर शर्मा। राजस्थान लोकायुक्त संस्थान के पहले सेक्रेटरी कौन थे? केसी शंकरन। के शंकरन तो आईएएस थे, और गौरीशंकर शर्मा जो है डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, अभी डेपुटेशन पर है। क्या है? डीजे डिस्ट्रिक्ट जज है। इनमें से कौन सी कमेटी जो है उसका संबंध लोकायुक्त संस्थान से नहीं है? आपको आए ना जवाब देना है। बीडी कल्ला, हरिशंकर बाबड़ा, अरुण कुमार समिति, नरपत मल्होत्रा। इसका मतलब कौन सी कमेटी नहीं है? अरुण कुमार समिति का संबंध राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं से, तो 96 में बनी थी। कब बनी थी? 96। इस प्रकार से लोकायुक्त संस्थान क्या हो चुका है? समाप्त। अब आगे चलेंगे। लोकायुक्त संस्थान अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? राज्यपाल को। तो हमने अब तक तीनों कमीशन जो पढ़े हैं, सैक, आरपीएससी, लोकायुक्त, तीनों ने अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको दी है? इसको राज्यपाल को। अब बच्चे दोनों कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे चलेंगे। ये लोकायुक्त संबंधित क्वेश्चन और एसएसआर से दोनों को एक साथ करेंगे। एक साथ आप मुझे बता दो सबके आंसर, और आप आंसर बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आंसर करना सही है कि नहीं है? ऐसा आपको पता लगता है कि हमें जो पढ़ा में याद है या नहीं है? अब आगे चलते हैं। देखो मैं वापस कह रहा हूं, बार-बार इन पांचों कमीशन से कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। ये तो क्वेश्चन आएंगे 5, और 5 सही होने चाहिए अपने। समझ गए ना? आरपीसी काम पूछेगा तो ध्यान रखना, उसको एडवाइजरी नहीं बताकर उसकी जो सलाह है उसको कंपल्सरी बता देगा। या फिर आरपीसी से बहुत सारे मामलों जिनमें कार्रवाई नहीं करती है, या आरपीसी से बहुत सारे मामलों में सरकार सलाह नहीं लेती है, उनको शामिल कर देगा उसमें। 2-4 लिख देगा। लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछेंगे तो लोकायुक्त संस्थान कैसे बना देगा कि ये खुद दंड प्रदान करने का काम करता है, ये खुद अनुशासन में कार्रवाई करता है। तो ये करता है क्या? नहीं करता।
सेम स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछेगा तो जानबूझकर स्टेटमेंट में एमएलए एमपी लिख देगा। एमएलए की वोट लिस्ट तैयार करवाना, एमपी चुनाव करवाना, एमएलए की वोटिंग को लेकर लोगों को अवेयर करना, जबकि सारे काम किसके हैं? सीईओ के हैं। और पहला अभी मैक्सिमम मिनिमम क्रम ये तो अवगत होना चाहिए, ये तो याद होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में नाम ही क्यों साथ है, जैसे मैं कहूंगी लोकायुक्त में नाम ही दे रहा है, तो आपको ये पूछ ले कि इनमें से कौन राजस्थान का लोकायुक्त रहा है या नहीं रहा, तो सही करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी लोकायुक्त के बारे में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है वो नाम हो गए 10, तीन ही नाम और बचे हैं बस पीछे। और आप ये चलो कि जो तेरा नाम उसमें जो आपको 4 ऑप्शन देगा उसमें से दूसरे कमीशन को उठाकर चेयरपर्सन लिखेगा, फिर आप देखते पहचान जाओगे, पहचान जाओगे ना। जैसे पूछ लेगा कि एसएचआरसी का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन एक्टिंग चेयरपर्सन नहीं रहा, और समालो 10 समझ से घटिया दीजिए, तो उधर से पता लग जाए किसके चेयरपर्सन रहे आरपीसी के, लेकिन एसएचआरसी चेयरमैन रही नहीं। समझ में आ गया मेरी बात? इसलिए ऑप्शन को कभी जो है ऑप्शन देखते नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा छोड़ दिया, एक बार ऑप्शन में आंसर होता है। अब ऐसे होंगे जिनको आप देखकर भाई ऑप्शन में आंसर तो एक ही होगा ना, पर आप 4 में से ऐसा देखकर समझोगे तो पक्का नहीं है, ये तो मुझे एकदम कंफर्म है क्योंकि मैंने पढ़ा था। इधर देखो, अब हम चलेंगे एसएचआरसी की ओर, इस ओर चलेंगे। तो हमने सबसे पहले करवा दी चुनाव, उसके बाद हमने करवा दी एग्जाम, और उसके बाद हमने रोक दिया करप्शन को। अब हम क्या करेंगे? अब आपके और हमारे खुद के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको कहा कि राजस्थान के अंदर 3 संविधानिक आयोग काम कर रहे हैं, कितने काम करे संविधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी 3 है, और हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कितने हैं? 2। तो संविधानिक आयोग कौन कौन से थे? आरपीसी था और कौन सा था? सेक, ये थे। अब बचे हुए तीनों यानी हमने सबसे पहले पढ़ा लोकायुक्त को, अभी हम पढ़ रहे हैं एसएचआरसी को, उसके बाद पढ़ेंगे एसआईसी को। तीनों कमीशन कैसे हैं? संविधानिक है। तो हम कहें कि पूरे भारत के अंदर एक एक्ट लाया गया 1990 के बाद, सभी को पता है एलपीजी का दौर था, और एलपीजी के दौर के बाद हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से सीखी, मैंने बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट किया। उसमें एक बड़ी चीज हमने इंपोर्ट की कौन सी थी? मानव अधिकारों का संरक्षण, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये मूल अधिकारों के अलावा एक व्यक्ति के पास जितने भी अधिकार हैं वो सारे कौन से अधिकार हैं? मानव अधिकार है। तो 93 के अंदर भारत सरकार जो है वो पार्लियामेंट के माध्यम से एक्ट लेकर आई, जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। क्या नाम है इस एक्ट का? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसका नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। एक सरकार एक कानून लेकर आई, इसने सरकार ने कानून बनाया, और इस कानून में प्रोविजन किया कि सेंट्रल स्टेट दोनों जगह पर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए 2 कमीशन होंगे, कि सेंटर में जो मानव अधिकारों का संरक्षण करेगा उसका नाम तो होगा एसआरसी, क्या नाम होगा? और स्टेट में जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन करेगा कौन करेगा? एसएचआरसी, राज्य मानव अधिकार आयोग। तो जब आप इस कानून को पढ़ेंगे, जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे जो कि 93 का एक्ट है, इसकी धारा 21 में प्रावधान है, कौन सी धारा में? इसके सेक्शन 21 के अंदर प्रोविजन है कि हर स्टेट में क्या होगा? जम्मू कश्मीर को छोड़कर एक एसएचआरसी होगा, एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा जो आम आदमी के मानव अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा। तो इन दोनों का स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन होगा, अपना अपना विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा। जैसे ये काम करेगा यूनियन प्लस करंट लिस्ट के मामलों में, इस यूनियन और जो समवर्ती सूची करंट लिस्ट है उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उसमें अपील करेंगे आप एसएचआरसी में, और एसएचआरसी में अपील करेंगे राज्य व समवर्ती सूची। यानी इसका मतलब है कि इन दोनों का स्पेसिफिक जो जुरिसडिक्शन है, इसका तो यूनियन लिस्ट और इसका स्टेट लिस्ट है, और समवर्ती सूची के विषयों में करंट लिस्ट के मामले में आप दोनों में से किसी भी कमीशन में जा सकते हो। आप चाहो तो एसएचआरसी में अपील कर दो, आप चाहो तो एसएचआरसी में अपील कर दो। मेरी बात समझ आ गई? तो जब धारा 21 में प्रावधान किया गया कि हर स्टेट में एक एसएचआरसी होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो राजस्थान सरकार ने 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद 18 जनवरी 1999 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। राजस्थान सरकार ने एसएचआरसी को लेकर नोटिफिकेशन कब जारी किया? 18 जनवरी 1999। और राजस्थान के अंदर मार्च 2000 में, कब की बात है? मार्च 2000 के अंदर क्या बना दिया? एसएचआरसी, एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया जो आपके और मेरे मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ये कमीशन किस तरीके से काम करेगा इसको लेकर सरकार ने जो रूल बनाए, सरकार ने जो नियम बनाए, वो नियम बनाए 2001 में। कब बनाए थे? 2001 में। और 2001 में नियम तो बनाए गए, उसके साथ साथ इनको लागू किया गया 19 जनवरी 2001। कब लागू किया गया? राज्य मानव अधिकार को चलाने के लिए रूल बनाए गए 2001 के, और इन नियमों को राजस्थान में कब लागू किया गया? 19 जनवरी 2001। अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, संविधान के अंदर तो आर्टिकल, और एक्ट जो उसके अंदर होते हैं सेक्शंस, धाराएं होती हैं। अगर आप इस कानून को पढ़ेंगे तो इसकी एक धारा है, इसका एक सेक्शन है 2D। कौन सेक्शन है? उस धारा 2D के अंदर मानव अधिकारों की परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आपको मानव अधिकारों की परिभाषा पढ़नी हो तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा कौन सी है? 2D, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखी हुई है, जिसके अंदर मानव अधिकारों की लिखी हुई है परिभाषा। तो आप देखो, आपको पूछे राजस्थान के अंदर जो राज्य मानव अधिकार काम कर रहा है वो कैसा आयोग है? सांविधिक है। इसको किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसका नोटिफिकेशन राजस्थान में कब जारी हुआ? 18 जनवरी 1999। ये बना कब? मार्च 2000। इसके नियम कब बने? 2001। और ये कब लागू हुए? 19 जनवरी 2001। मानव अधिकारों की परिभाषा इस कानून की धारा में धारा 2D। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब एसएचआरसी के बारे में कुछ बातें जो आपको पूछ सकते हैं, पहले बता रहा हूं आपको। एसएचआरसी में सबसे पहले बात, अपील फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। एसएचआरसी में अपील निःशुल्क होती है, पहली बात। एसएचआरसी में अपील फैक्स से भी की जा सकती है। एसएचआरसी के अंदर अपील आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हो। एसएचआरसी को भी सो मोटो कार्रवाई करने का अधिकार है। एसएचआरसी के अंदर आप जो अपील करेंगे वो 8 शेड्यूल की 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में कर सकते हैं। अगर आप एसएचआरसी में अपील करेंगे तो मानव अधिकार आयोग 7 दिन के अंदर आपकी अपील पर सुनवाई करेगा, और अगर मान लो अर्जेंट मैटर है, अगर मान लो अत्यावश्यक मामला तो 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो कैसे एसएचआरसी? अच्छा, एसएचआरसी के अंदर भी एक सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आप अपील केवल किसके खिलाफ होती है? सिविल सर्वेंट। अगर मान लो दो आम आदमी है, दो नागरिक है, उनमें से एक नागरिक अपील नहीं कर सकता कि दूसरे नागरिक ने मेरे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन केवल कौन करेगा? सिविल सर्वेंट। उसके खिलाफ जांच कौन करेगा? एसएचआरसी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपील केवल किसके खिलाफ हो सकती है? सिविल सर्वेंट के खिलाफ। क्या इसको मोटो कार्रवाई कर सकता है? कर सकता है। क्या अपील के लिए कॉस्ट लगती है? हाँ। लोकायुक्त में अपील के लिए फीस लगती है, क्या लगती है? कितने रुपए? क्या इसको मोटो कार्रवाई कर सकता है? कर सकता है। किस लैंग्वेज में अपील कर सकते हैं? 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन किसी भी लैंग्वेज के अंदर। कितने दिन में सुनवाई करेगा? 7 दिन। और अत्यावश्यक मामलों में 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स के अंदर अपील की जाएगी, और अपील के 24 आवर के अंदर जो है ये सुनवाई करेगा और संबंधित एजेंसी को डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा। एसएचआरसी के अंदर केवल 2 लिस्ट के मामलों में अपील होगी, कौन कौन सी है? राज्य और समवर्ती सूची, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो जब इसको बनाया गया, बात कर रहा हूं 2000 की, तब तो इसके अंदर मेंबर हुआ करते थे 1+4, एक तो चेयरपर्सन और 4 क्या थे? मेंबर। लेकिन 2006 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके इसमें मेंबर कितने कर दिए? 2। क्या आज एसएचआरसी के अंदर केवल कितने मेंबर हो सकते हैं? 2, जबकि स्थापना समय कितने थे? 4। तब इनको बढ़ाकर 2 किया 6। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रखा है, उसमें उल्टा कर दिया उसको। 2006 के अंदर एसएचआरसी के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 4, जबकि 2006 के अंदर सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर दी गई थी। तो इतनी बात मेरे समझ आ गई। एसएचआरसी को अगर आप काम करते हो देखेंगे तो देखो एसएचआरसी तरीके से काम करता है। ऊपर ऊपर तो होगा चेयरमैन, इसके नीचे होंगे मेंबर। मेंबर कितने होते हैं? 2।
इसके नीचे होगा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। यहाँ के सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी कहते हैं। कौन सा अधिकारी कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। और सेक्रेटरी के लिए लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी ऐसा होगा जो सेक्रेटरीट में, सचिवालय में कम से कम कौन से रैंक होना चाहिए? सचिव रैंक का होना चाहिए, सेक्रेटरी रैंक होगा। क्योंकि आप देखेंगे अगर सेक्रेटरीट में जाओगे, आपने सभी सचिवालय पढ़ रखा है, सचिवालय के अंदर सबसे नीचे मान लो जीएस जॉइंट सेक्रेटरी, ये भी आईएएस होता है। और जॉइंट सेक्रेटरी प्रमोट होकर क्या बनता है? सेक्रेटरी। ये भी कौन होगा? सीनियर आईएएस। इसका मतलब है इसका सेक्रेटरी जो कम से कम क्या होगा? सचिवालय में इस रैंक होगा। इस रैंक होने का मतलब है सीनियर आईएएस। कैसा आईएएस अधिकारी होगा? इसके ठीक नीचे जो है वो होगा डेप्यूटी सेक्रेटरी, वो होगा उप सचिव। कौन होगा? उप सचिव। जो कौन होता है? आरएएस। और पांचों कमीशन के अंदर एकमात्र कमीशन है जिसकी खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसकी खुद की अन्वेषण शाखा है, खुद की जांच शाखा, जिसको बोलते हैं एसआईडब्ल्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग। इसको बोलते हैं विशेष जांच शाखा। कौन शाखा बोलते हैं इसको? विशेष जांच शाखा। और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो विशेष जांच शाखा है, इसका हेड कम से कम आईपीएस अधिकारी होगा। किस रैंक का? आईजी। और इस आईजी के ठीक नीचे कौन होगा? एडिशनल एसपी। तो कौन होता है? आरपीएस। लेकिन यहाँ पर सीनियर आईपीएस जो है इस विंग को देखिएगा, जिसका नाम क्या है? विशेष जांच शाखा। इस शाखा का काम क्या है कि दोनों जो काम देंगे जांच का, वो सारी जांच कौन करेगी? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग। इसलिए कहते हैं कि एकमात्र कमीशन जिसकी खुद की जांच शाखा है, कौन सा है? राज्य मानव अधिकार आयोग। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एकमात्र कमीशन है जिसके पास खुद के पास इन्वेस्टिगेशन विंग है, और उसका हेड कम से कम कौन से रैंक का अधिकारी होता है? आईजी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक रैंक का क्या होता है? इसमें एक जांच शाखा का प्रमुख मुखिया जो है वो होगा। इतनी बात समझ गए? और एकमात्र बार बार करो, एकमात्र कमीशन इसके पास इस प्रकार की विंग है और किसी के पास नहीं है। उसके इसके अलावा जितने भी कमीशन है उन्हें मेंबर या चेयरपर्सन खुद ही सुनवाई करते हैं और खुद ही जांच करते हैं। इस कमीशन के बाद खुद ही क्या है? जांच एजेंसी है। खुद ही क्या है? जांच एजेंसी। अब आपने जब एसएचआरसी के बारे में देख लिया है, तो एसएचआरसी में फिर आगे वही जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, सामान्य सेवा शर्तें। भाई क्या है? सामान्य सेवा शर्तें। स्टार्ट करेंगे आगे? तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, योग्यता। तो योग्यता में हमें 3 लोगों की योग्यता देखनी पड़ेगी। एक तो चेयरपर्सन की है और 2 मेंबर, मेंबर नंबर फर्स्ट, मेंबर नंबर सेकंड। तो आप सभी को पता है कि चेयरमैन जो है अब कौन बन सकता है? हाई कोर्ट जज। ये पहले यानी पहले कब? 2019 से पहले, 2019 से पहले केवल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसका चेयरपर्सन बन सकता था। और आप एक लंबी लिस्ट है, आप सभी को पता है कि अब तक एसएचआरसी के अंदर चेयरपर्सन रह चुके 6। पहले कौन थे? कांता भटनागर, दूसरे सगीर अहमद, तीसरे एनके जैन, चौथे प्रकाश टाटिया। ये चारों ऐसे लोग हैं जो या तो किसी हाई कोर्ट के सीजे थे और या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके बाद 2019 में जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास है, वहां से हाई कोर्ट जज एसएचआरसी का चेयरपर्सन बनने लग गया, क्योंकि 2019 के अंदर आकर क्वालिफिकेशन क्या करती चेंज। 2019 से पहले केवल कौन बन सकता था? हाई कोर्ट का सीजे। तो कल मुझे किसी ने आकर कहा कि आपने हाई कोर्ट सीजे और जज लिखा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। अगर मैं लिख दूं क्वालिफिकेशन 10th पास होगी, तो क्या 12th पास फॉर्म नहीं भर सकता? क्या ग्रेजुएशन क्या फॉर्म नहीं भर सकता? भर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हमने लिख दिया हाई कोर्ट का जज, तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट जज भी इसका चेयरपर्सन बन सकता है। ये कब से किया गया? 2019। तो इसका मतलब है कि जो 93 का एक्ट है, 1993 का कानून, उसमें एक बार तो संशोधन हुआ 2006 में, और 2006 में इसमें तो सदस्य 4 से घटाकर 1 कर दिया। तो और दूसरा अमेंडमेंट कब किया गया? 2019 में। इसमें एक तो जो चेयरपर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया, एक जो अध्यक्ष है उसकी योग्यता को चेंज कर दिया, और दूसरा हमने कहा कि इसके अंदर अब आगे चर्चा करेंगे, कार्यकाल जो पहले 5 या 17 था उसको घटाकर कितना कर दिया? 3 या 17 वर्ष कर दिया। ये तो बड़े चेंज किए गए। तो यहाँ पर हम चेयरमैन क्वालिफिकेशन कर दिए। एक मेंबर जो है वो भी जुडिशरी से होगा, तो या तो होगा हाईकोर्ट का जज और या फिर ऐसा डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास कितने साल एक्सपीरियंस हो, तो कम से कम 7 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, तो कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। इसका मतलब चेयरपर्सन और एक मेंबर दोनों कहां से हैं? जुडिशरी से। दोनों न्यायपालिका से हो गए। एक मेंबर ऐसा होगा जो मानव अधिकारों के रखता हो विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज इन ह्यूमन राइट्स, जिसके पास मानव अधिकारों के होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए। और वर्तमान में 3 पद भरे हैं। इसके चेयरपर्सन तो गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है। इसके एक मेंबर है वो है रामचंद्र सिंह झाला। कौन है? जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है। और इसके एक मेंबर है वो है अशोक गुप्ता, जो कि रिटायर्ड आईपीएस है। कौन है? अशोक गुप्ता। तो पहले कौन हुआ करते थे? महेश गोयल। अब आजकल चेंज हो गया, अब कौन बन गए? अशोक गुप्ता। वो भी क्या है? रिटायर्ड आईपीएस है। तो चेयरपर्सन कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, जो कि एसएचआरसी के छठे चेयरपर्सन। आगे चर्चा करेंगे वापस हम कौन चेयरपर्सन है छठे। एक मेंबर कौन है? रामचंद्र सिंह झाला। कौन सा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है? राजस्थान हाईकोर्ट। एक मेंबर कौन है? अशोक गुप्ता। क्या है? रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड। अब यहाँ पर जब आपने योग्यता देख लिया, तो यहाँ पर हम करवाएंगे नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। हम क्या देखेंगे? अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट मैंने आपको पहले कहा कि 5 कमीशन में करना किसको है? राज्यपाल को। 5 कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करेगा, लेकिन गवर्नर यहाँ पर भी किसके रिकमेंडेशन करेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, एक समिति होगी। अब समिति 2 प्रकार की होगी। ऐसे राज्य जहां पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसे राज्य जहां पर केवल विधानसभा है, तो समिति मेंबर कितने होंगे? 4। तो अगर मान लो किसी स्टेट में दोनों हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसमें एडिशनल मेंबर कितने होंगे? 2। इसका मतलब कितने लोग होंगे? 6। 4 लोग कौन कौन होंगे? एक तो होगा सीएम। सीएम हमेशा कमेटी क्या होगा? चेयरपर्सन। ये कमेटी जो बनेगी, अगर विधान परिषद भी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, तो कमेटी में 6 लोग होंगे और 6 में चेयरपर्सन किसको बनाया जाएगा? सीएम को। दूसरा कौन होगा? स्पीकर। तीसरा कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन। और चौथा कौन होगा? होम मिनिस्टर, राज्य गृह मंत्री। राजस्थान के अंदर वर्तमान सीएम कौन है? स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। एलओपी कौन है? और गृह मंत्री कौन है? स्वयं सीएम ही है। मुख्यमंत्री महोदय के पास ही क्या है? ये विभाग है, गृह विभाग। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के कितने राज्यों में है? 6। पता है ना सबको? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद है ना 6 राज्य? अरे जम्मू कश्मीर भी था, इन 2019 में वहां से काउंसिल को अबॉलिश कर दिया। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है, तो उसका चेयरपर्सन प्लस वहां पर काम करने वाला लीडर ऑफ अपोजिशन, या वहां पर विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी इसके सदस्य होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6। कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? सीएम। कौन कौन है? सीएम, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसका चेयरपर्सन और यहाँ पर काम करने वाला, यहाँ पर या लीडर ऑफ अपोजिशन, विधान परिषद में विपक्ष का नेता। 20 कमेटी का क्या होगा? मेंबर होगा। तो कमेटी में कुल कितने लोग होते हैं? 6। कमेटी किसको रिकमेंड करेगी? राज्यपाल को। अपॉइंटमेंट सारी कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मौत की बात करें, शपथ की बात करें, लोकायुक्त शपथ किसने दिलाई थी? राज्यपाल ने। लोकायुक्त की ओथ जो उसको पढ़कर किसने सुनाया था? चीफ सेक्रेटरी ने। एसएचआरसी जो है, हालांकि मैंने तो आज तक ओथ नहीं देखी, मैंने आज तक शपथ नहीं दी एसएचआरसी के अंदर, लेकिन आरपीएस ने मान लिया कि एसएचआरसी के अंदर ओथ जो कौन दिलवाता है? राज्यपाल। इसलिए हमें मानना पड़ेगा। मैंने तो कई बार सर्च करके देखा गूगल पर। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का देखना, आप जो देखोगे ना ओथ ऑफ राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसके अंदर ओथ दिखा देंगे आपको, शपथ लेते दिखा देंगे। लेकिन एसएचआरसी के अंदर कहीं भी आपको कोई ओथ नहीं दिखाएंगे। लेकिन आरपीएस ने मान लिया कि इसमें ओथ जो कौन दिलवाता है? राज्यपाल। ये राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति।
राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति। और यहाँ पर भी उस ओथ को पढ़कर कौन सुनाएगा? चीफ सेक्रेटरी। राज्य का मुख्य सचिव जो है वो ओथ को पढ़कर सुनाएगा। ओथ का मान के चलो हमेशा ऐसे होता है, अगर आप राजस्थान के वर्तमान सीएम श्री भजनलाल शर्मा की वो देखेंगे, उसी दिन आपको पता है तो डेप्यूटी सीएम को दिलेगी, तीनों लोगों को दिलेगी, तो वहां पर तीनों लोग प्लस राज्यपाल 4 लोग तो ही हैं, और कॉर्नर में आप देखेंगे तो वहां पर तात्कालिक चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा खड़ी हुई है, तो पहले पढ़कर अपॉइंटमेंट का वारंट पढ़कर सुनाती है, उसके बाद सीएम डेप्यूटी सीएम अग्रोथ लेते हैं। मान के चलो कि ओथ के अंदर शपथ के अंदर हमेशा कौन खड़ा होता है? चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव अपॉइंटमेंट का वारंट पढ़कर सुनाता है, मुख्य सचिव अपॉइंटमेंट का जो वारंट लेटर है उसको पढ़कर सुनाएगा। तो मैंने आपको कहा कि शपथ इसको राज्यपाल दिलाएगा, और कार्यकाल टेन्योर जो है वो 2019 से चेंज कर दिया, चेंज कर दिया 2019, टेन्योर जो 2019 से चेंज कर दिया, और 2019 से कार्यकाल जो है ये कितना कर दिया? 3 या 70 वर्ष, जो पहले कितना था? 5 या 70। अगर आप सैलरी की बात देखेंगे, वेतन की बात देखेंगे, तो सैलरी जो चेयरपर्सन है उसकी तो हाईकोर्ट सीजे के बराबर, और मेंबर किसके बराबर है? हाईकोर्ट जज। और ये तीनों समिति आयोग के अंदर ऐसा ही है, तीनों स्टैट्यूटरी कमीशन के अंदर ऐसे, लोकायुक्त की सैलरी हाईकोर्ट सीजे, उप लोकायुक्त हाईकोर्ट जज, एसएसआरसी में चेयरपर्सन की सैलरी हाईकोर्ट सीजे, मेंबर की सैलरी हाईकोर्ट जज। और आगे आप पढ़ेंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, हालांकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2019 से इसमें प्रोविजन किया गया है कि सैलरी अलाउंसेस कौन दे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही कर रखा है कि चेयरपर्सन की सैलरी हाईकोर्ट सीजे, मेंबर की सैलरी हाईकोर्ट जज। तीनों समिति आयोग के अंदर सैलरी के प्रोविजन एक जैसे ही है, बस केवल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में सैलरी को डिटरमाइन करने का काम, वेतन पदों को निर्धारित करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। 2019 से, कब से? 2019 से। इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? उसके बाद इस्तीफा, अगर मान लो रिजाइन करना, रिजाइन किसको करेंगे? राज्यपाल को। एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। इसमें एक है टर्मिनेशन, निष्कासन। तो निष्कासन मान के चलो कि टर्मिनेशन ठीक वैसे होता है जैसे आरपीसी के अंदर होता है, बस इसके अंदर सस्पेंशन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा। उसके अलावा टर्मिनेशन ठीक वैसे होगा, निष्कासन ठीक वैसे होगा जैसे किसमें होता है? आरपीसी में। जैसे मैं कहूं कि इसमें 2 मामले करके कदाचार व असमर्थता, लेकिन मिसकंडक्ट और इनकेपेसिटी का मामला है, तो टर्मिनेशन किसको करना है? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को जांच किसे करवानी? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन राष्ट्रपति की जांच के दौरान राज्यपाल को यहाँ पर सस्पेंशन के अधिकार नहीं है, निलंबन के अधिकार नहीं है। ये अगर मान लो बचे तीनों मामले कौन कौन से हैं? दिवालियापन है, मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकृति है, और लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीनों मामलों के अंदर टर्मिनेशन के अधिकार किसके होंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। मिसकंडक्ट इनकेपेसिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, टर्मिनेशन राष्ट्रपति को करना है। लेकिन तीनों मामलों में बैंक्रप्सी, मेंटल डिसऑर्डर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन तीनों मामलों के अंदर टर्मिनेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति, डायरेक्टली, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच के। ये इसके जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई बन सकता है। और मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पुराने आए क्वेश्चन है, उसे 25 में से 5 या 7 बार पूछा हुआ है। एसएसआरसी के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? कौन होता है? सीएम। मेरी बात समझ आ गई क्या? अब आपको कहूंगा एसएसआरसी को बनाया कब गया? मार्च 2000। इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 18 जनवरी 1999। किस एक्ट के अंतर्गत बनाए? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसको चलाने के रूल कब बने? 2001। कब लागू हुए? 19 जनवरी 2001, 19 जनवरी 2001। मेरी बात समझ आ गई? एसएसआरसी कौन से 2 लिस्ट के मामले में सुनवाई करता है? राज्य में समर्थित। क्या यूनियन लिस्ट के मामले में सुनवाई का अधिकार है? नहीं है। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अपील होगी? फैक्स अपील कर सकते हैं, सो मोटो कार्रवाई कर सकता है। सामान्य मामलों कितने दिन में सुनवाई करेगा? 7। इमरजेंसी मैटर्स 24 आवर, 24। कौन सी लिस्ट के कौन सी ड्यू जो है उसकी लैंग्वेज में अपील कर सकते हैं? 8वीं। 8 अनुसूची में शामिल किसी भाषा में एसएसआरसी के अंदर क्या हो सकती है? अपील। क्या पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपील होगी? यहाँ पर किसके खिलाफ अपील होगी? केवल सिविल सर्वेंट, केवल लोक सेवकों के खिलाफ अपील होगी। जबकि ये सेम बात हमने कहा थी लोकायुक्त में। क्या एसएसआरसी को खुद को किसी सिविल सर्वेंट को दंडित करने का अधिकार है? नहीं है। ये भी कैसा कमीशन है? एडवाइजरी। ये भी एक सलाहकारी आयोग है। कैसा आयोग है? सलाहकारी। इस सेक्शन के अंदर एसएसआरसी का प्रोविजन है धारा 21 टूटी में, तो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। मानवाधिकार की परिभाषा तो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की धारा 2D में, और मानवाधिकार आयोग जो है उसका प्रावधान द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की धारा कौन सी है? 21। अब जब हम धाराओं की बात कर रहे हैं तो कुछ धाराएं आपको याद भी होनी चाहिए। मैं लिखवा भी याद है क्या आपको? तो अगर अब मैं कह रहा हूं कि मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि सामान्यतः लोग ऐसे क्वेश्चन सही नहीं करते, और मैं चाहता हूं कि कम से कम वो क्वेश्चन आप सही करो ताकि औरों से 2-3 क्वेश्चन आगे जाओ। चले जाओगे? ये धारा वाले कोई याद नहीं करता जितना आप याद करोगे। और बाई चांस क्वेश्चन पूछते हैं धारा वाले, तो बाई चांस मान लो पूछ लिया कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर विशेष जांच शाखा होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, इसका प्रावधान किस धारा में? धारा 37 में आ जाएगा, सेक्शन 37 किस धारा में? तो सुनो, देखो इनको ही याद करना, मैं बता रहा हूं। देखो आपको, देखो एसएसआरसी के अंदर इधर तो है सेक्शन, इधर तो है धारा, और इधर है प्रोविजन, इधर है प्रावधान। तो मैंने आपको पहले कहा कि एसएसआरसी के प्रावधान इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं। उसी प्रकार से ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसके अंदर बहुत सारे अध्याय हैं। हमारे काम के जो अध्याय वो है 5, 6, 7, 8। अभी हम चर्चा करेंगे करके। तो हमें जो धाराएं याद रखनी है, सुनो, हमें जो धाराएं याद रखनी है वो है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। एक बात देख लो, और आप सभी को पता है कि इसको याद करने का तरीका है, कार्ड क्या है? सी का मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कंपोजिशन, 22 में ए का मतलब अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, 23 के अंदर आर का मतलब रिमूवल, निष्कासन, और 24 के अंदर क्या है? टेन्योर है, कार्यकाल है, और 25 के अंदर है एक्टिंग चेयरपर्सन, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष कोई भी पूछ सकता है मेंबर में से, और एक्टिंग चेयरपर्सन को हमेशा कौन अपॉइंट करेगा? राज्यपाल। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर काम कौन देखेगा? कमीशन का सेक्रेटरी। बताया था मैंने कल आपको। आरपीसी का चेयरमैन एक्टिंग चेयरपर्सन कौन होगा? मेंबर में से कोई भी। क्या सीनियर मोस्ट होना जरूरी है? नहीं है। अगर लोकायुक्त का पद खाली है, कौन काम करेगा? लोकायुक्त। और दोनों पद खाली हो तो हाईकोर्ट का जज लोकायुक्त के रूप में काम करेगा। हाईकोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट करेगा, और हाईकोर्ट का जज कौन सा एक्टिंग लोकायुक्त के रूप में काम करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन उसका रिक्वेस्ट कौन करेगा? राजस्थान का राज्यपाल। कि भाई दोनों पद खाली पड़े तो हाईकोर्ट जज जो है वो एक्टिंग लोकायुक्त के रूप में काम करे, ऑफिसिएटिंग लोकायुक्त के रूप में काम करे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो अगर चेयरपर्सन का पद खाली पड़ा है तो चेयरपर्सन के रूप में हमेशा काम कौन करेगा? मेंबर काम करेगा। तो मेंबर में से किसी मेंबर को एक्टिंग चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा? राज्यपाल। कौन से सेक्शन के अंदर? 26, 25 के अंदर। 26 के अंदर सेवा शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, और सेवा शर्तें हमेशा कौन तय करता है? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य मानवाधिकार आयोग ने सेवा शर्तें कौन तय करेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। 27 के अंदर है आयोग के अंदर पदाधिकारी। जैसे मैंने आपको कहा कि आयोग का सेक्रेटरी कम से कम कौन से रैंक का होगा? सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी रैंक का। इसका दूसरा नाम क्या होगा? मुख्य कार्यपालक अधिकारी। बताया मैंने आपको, वो सारी बातें किसमें लिखी हुई है?
28 के अंदर है एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन। 28 के अंदर क्या लिखा हुआ है? वार्षिक प्रतिवेदन। और 29 के अंदर लिखा हुआ है कि एनएचआरसी से संबंधित कुछ सेक्शन है जो एसएचआरसी में भी लागू होंगे। यानी एनएचआरसी बहुत सारी धाराएं हैं जो एसएचआरसी में लागू होंगी, वो है 9 से लेकर 18 छोड़कर 11। याद है क्या? कुछ धाराएं मैंने आपको कहा कि एसएचआरसी का प्रावधान धारा 21 में, तो इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक धाराएं किससे संबंधित है? एनएचआरसी। भाई शुरू में तो एनएचआरसी है, उस सेक्टर बाद में एसएचआरसी है, तो 1 से लेकर 20 तक क्या है? एनएचआरसी। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि एनएचआरसी के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो एसएचआरसी में लागू होंगे, जो राज्य मानव अधिकार में लागू होंगे, वो है 9 से 18 छोड़कर 11। यानी 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे सेक्शन कहां पर लागू होंगे? एसएचआरसी में लागू होंगे, जो बेसिकली किसके हैं? एनएचआरसी के। कहां से कहां तक है? 9 से 18 किसको छोड़ना है? 11 को। मेरी बात समझ आ गई? 30 के अंदर और 31 के अंदर, 30 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है अगर सरकार चाहे तो राज्य के अंदर ह्यूमन राइट कोड बना सकती है, राज्य मानव अधिकार न्यायालय बना सकती है। सरकार चाहे तो 31 में जब ह्यूमन राइट कोड बनेगी तो यहाँ पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, जिसको बोलते हैं विशेष लोक अभियोजक। नाम सुना क्या आप लोगों ने? ये बेसिकली एक तरह से सरकारी वकील है कि सरकार अगर मान लो ऐसे कोर्ट बनेगी तो सेक्शन 31 के अंदर किसके प्रोविजन है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजक के क्या है? प्रावधान। क्या मेरी इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? तो सबसे पहले देखो धारा 21 में क्या है? कंपोजिशन, 22 में अपॉइंटमेंट, 23 में टर्मिनेशन, 24 में, 25 में एक्टिंग चेयरपर्सन, 26 में कौन तय करता है? 27 में पदाधिकारी, 28 में वार्षिक प्रतिवेदन, 29 में एनएचआरसी प्रावधान का लागू होंगे। एसएचआरसी में कौन से सेक्शन है? 9 से 18। इसको छोड़कर 30 में क्या है? ह्यूमन राइट कोड, 31 में विशेष लोक अभियोजक, 33 में प्रोविजन है कि राज्य सरकार हर साल आयोग को क्या देगी? वित्तीय अनुदान, हर साल फाइनेंशियल ग्रांट देगी। धारा सेक्शन 33 के अंदर प्रोविजन है कि आयोग को हर साल राज्य सरकार वित्तीय अनुदान देगी। ये प्रोविजन किया गया फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि आयोग को बार-बार सरकार के पास नहीं जाना पड़े, इसलिए इस एक्ट में प्रोविजन कर दिए कि कमीशन को हर साल सरकार एनुअल ग्रांट देगी, हर साल फिक्स अमाउंट देगी, जिससे आयोग का काम चल सके, आयोग अपने खर्चे चला सके। कौन सेक्शन प्रोविजन? 33। इसी को बोलते हैं आयोग को क्या प्राप्त है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसको कहते हैं कि आयोग को कौन सी स्वायत्ता प्राप्त है? वित्तीय स्वायत्ता। 37 के अंदर है वो एसआईडब्ल्यू, स्पेशल एजेंसी जो आयोग के अंदर होती है और इसका हमेशा हेड जो है वो कम से कम कौन से रैंक का होगा? आईजी। तो विशेष जांच का प्रावधान इस एक्ट की धारा में 37। 41 में लिखा हुआ कि आयोग को लेकर कभी नियम बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा 2001 में बने, तो नियम हमेशा कौन बनेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो इसका मतलब ये है कि आयोग के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन, सेवा शर्तें और रूल बनाने की शक्ति दोनों किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार। तो हमने 30 तक तो देख लिया। 31 के अंदर कौन सा कोर्ट है? 30 में क्या? ह्यूमन राइट कोर्ट। 31 में यहाँ पर सरकारी वकील जो खड़ा होगा उसका नाम क्या होगा? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 33 में आयोग को हर साल एनुअल ग्रांट मिलेगा, कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं? आयोग को प्राप्त वित्तीय स्वायत्ता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर कमीशन। 37 के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग। 41 में आयोग को लेकर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ये सारे प्रोविजन आपको एक एक करके याद होने चाहिए। ये मैंने आपको बता रखा है कि इसमें चूंकि चैप्टर भी है, तो एक ये जो 29 तक है, 21 से 29 तक है चैप्टर 5, 30 31 है चैप्टर 6, 33 है केवल चैप्टर 7, 37 और 41 है चैप्टर 8। ये ध्यान रखना। ये लिखा है मैंने तो नहीं लिखा मैं। 21 से लेकर 29 तक जो प्रावधान है वो तो भाग है अध्याय 5 के। इसके भाग है अध्याय 5। 30 31 किसका भाग है? अध्याय 6। 33 किसका भाग है? अध्याय 7। 37 और 41 किसका भाग है? अध्याय 8 चैप्टर 8। भाग उसी का पूछ लेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में? अध्याय 5। किस अध्याय के अंदर आयोग को वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है? अध्याय 7। किस सेक्शन में वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है? 33। किस सेक्शन के अंदर आयोग के अंदर एक विशेष शाखा होती है? विशेष जांच शाखा होती है 37। किस चैप्टर के अंदर आयोग के अंदर विशेष जांच शाखा होती है? चैप्टर 8। तो इधर से पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। और आपको पूछे राज्य मानव अधिकार किस अध्याय से स्टार्ट होता है? चैप्टर 5। किस अध्याय के अंदर किस सेक्शन के अंदर मानव अधिकार की परिभाषा की हुई है? 2D। 2D। किस सेक्शन के अंदर राज्य मानव अधिकार आयोग है? 21। किस सेक्शन में राज्य के अंदर मानव अधिकार हो सकते हैं? 30। वहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, कौन सेक्शन लिखा हुआ है? आयोग को फाइनेंशियल ग्रांट के सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग होती है 37। आयोग को लेकर हमेशा नियम कौन बनेगा? राज्य सरकार। इस सेक्शन में 41। इस चैप्टर में चैप्टर 8 अध्याय 8। ये सारी धाराएं याद करनी पड़ेगी और उसको लिख होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा तो इतना याद है कि सबको? दो देखिए, बताओ देखिए मेरे को दो चार चीजें। किस अध्याय के अंदर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है? अध्याय चैप्टर 7। किस अध्याय के अंदर ह्यूमन राइट कोर्ट है? किस सेक्शन में? धारा एनएचआरसी के कौन से सेक्शन एसएचआरसी में लागू होते हैं? 9 से 18 छोड़कर 11। एक्टिंग चेयरपर्सन का प्रोविजन कौन सेक्शन में है? 25। एक्टिंग चेयरपर्सन कहां से अपॉइंट होगा? मेंबर में से। अपॉइंट कौन करेगा? इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि आयोग को लेकर नियम राज्य सरकार बनेगी। 41। धारा 41। इस सेक्शन के अंदर आयोग के अंदर अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति लिखी हुई है। कार्ड सीआरटी, का मतलब 22, 21 और 22। ये पूछ रखे तो पूछ रहा हूं ना, सारी चीजें पूछ रखी पहले, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ये सारे सेक्शन याद होने चाहिए कम से कम आपको। और कहां से कहां तक चैप्टर है? 5 से लेकर 8। 5 में कहां से कहां तक? 21 और 29। 30 31 किस चैप्टर के पार्ट है? 6 के। 33 7 का। 37 41 8 के। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब आपको कहूं कि आयोग ऑटोनोमस है कि नहीं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कहेंगे आयोग ऑटोनोमस है। सबसे पहले तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? ट्रांसपेरेंट है। आयोग में अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कैसा है? स्टेबल है। कितने साल है? 3 या 17 वर्ष। चौथा हम कहेंगे कि सर्टेन क्वालिफिकेशन है कि हर पद पर जाने के लिए क्या निश्चित योग्यता है। चौथा पांचवा हम कहेंगे कि यहाँ पर अध्यक्ष सदस्य को हटाने का प्रावधान जो टर्मिनेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा क्या कॉम्प्लेक्स है। अपॉइंटमेंट राज्यपाल का हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति। आप अपॉइंटमेंट के बाद में किसी प्रकार का नॉन प्रॉफिटेबल चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने कहा कि आयोग जो उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, आयोग को वित्तीय स्वायत्ता देगी। कौन सेक्शन के अंदर? 33। कौन से अध्याय में? चैप्टर 7। इसलिए कह सकते हैं कि आयोग तो कैसा है? स्वायत्ता वाला आयोग है। आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस है और आयोग बखूबी या बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान के अंदर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। अब आपने चलो इतना देख लिया, ये तो आपने अभी तक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देखी। अब अगर हम देखें एसएचआरसी के अंदर चेयरपर्सन वगैरह देखें, पहले कार्य देख लें। पहले कार्य देखो तो एसएचआरसी जो है इसके अगर आप कार्य देखेंगे, अगर आप इसके फंक्शंस देखेंगे तो देखो कार्य इस तरीके से करता है। हाँ, तो कार्य में सबसे पहले ये कौन से 2 लिस्ट के मामले? कौन कौन 2 लिस्ट है? राज्य में समृद्धि, स्टेट और जो कंकरेंट लिस्ट से संबंधित जो मानव अधिकार उल्लंघन घटनाएं, ह्यूमन राइट वायलेशन घटनाएं हैं, उनमें ये शिकायत स्वीकार करेगा। कंप्लेन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ये स्वीकार करेगा कौन? एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग। कौन सी 2 लिस्ट है?
राज्य व संवर्ती सूची, स्टेट एंड कंट्रोल लिस्ट, इन दोनों लिस्ट के मामले में, दोनों सूची के मामले में ये अपील स्वीकार करेगा, कंप्लेन स्वीकार करेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी मैंने कहा कि स्वतः संज्ञान द्वारा भी सो मोटो भी कार्रवाई कर सकता है। क्या सकता है? सो मोटो। आप अपील कर दो, सो मोटो कार्रवाई कर लेगा। अपील केवल किसके खिलाफ होगी? केवल लोक सेवक के खिलाफ, केवल सिविल सर्वेंट के खिलाफ। ये भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा कि लोकायुक्त को सीपीसी 1908 वो सारी शक्तियां सीपीसी 1908 के तहत किसके पास है? एसएसआरसी के पास भी है। अपील जब स्वीकार कर ली तो जांच होगी, जब जांच करेगा तो सिविल सर्वेंट को अपने पास बुला लेगा, दूसरे सिविल सर्वेंट को बुला लेगा, दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा और उनके ऑफिस से कोई फाइल अपने पास मंगवा लेगा। ये अधिकार है या नहीं है? तो पहले अपील स्वीकार कर ली, उसके बाद क्या कर ली? जांच। और जांच के बाद इसके बाद तीन प्रकार शक्तियां। पहला, वही सिविल सर्वेंट अगर मान लो वास्तव में मानवाधिकार को उल्लंघन किया तो पहला तो ये उसके खिलाफ लिखेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और वही किसके लिए? डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई। इसका मतलब है कि इसको खुद को कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। क्या कार्रवाई करने का अधिकार? वापस क्या कर दी? एडवाइस कर दी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसे लोकायुक्त ने किया था, ऐसा किया था लोकायुक्त ने। दूसरा, ये जो पीड़ित व्यक्ति है उसको मुआवजा नहीं दे सकता, मुआवजे की भी क्या करेगा? सिफारिश। और वो भी रिकमेंडेशन किसको देनी है? वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और अगर मान लो आयोग का अध्यक्ष सदस्य उसने मान लो देखा कि वास्तव में बहुत बड़ा या बहुत गलत तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो कई बार कमीशन कहा चला जाए खुद कोर्ट में। ये कमीशन खुद जाकर न्यायालय में क्या कर देगा? अपील। यानी वो प्रयास करेगा कि सिविल सर्वेंट को न्यायालय दंडित करे। दोनों मामलों में स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया और डिसिप्लिनरी एक्शन, कंपनसेशन, यानी दोनों ही देने का अधिकार नहीं है। ना तो मुआवजा दे सकता है और न ही किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, कोई प्रकार का एक्शन ले सकता है। और तीसरा, मैंने आपको कहा कि ये कई बार खुद जाकर अपील कर दिया कहां पर? कोर्ट में। ये चाहता है कि मैं तो दंडित नहीं कर सका पर मैं डायरेक्टली कोर्ट में जाकर इसको पनिशमेंट लूं। कौन? एसएसआरसी। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों प्रोविजन को देखकर आपको लग रहा है कि एडवाइजरी है? आपको देखने लग रहा है कि वास्तव में सलाहकारी आयोग है? अगर सलाहकारी नहीं होता तो खुद पनिशमेंट देता। और इसी कारण जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको पूर्व सीजेआई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के एचएल दत्तू ने इसको टूथलेस टाइगर कहा था, दंतविहीन बाघ। क्या कहा था? तो बेसिकली दंतविहीन बाघ एनएचआरसी को कहा था किसने? एचएल दत्तू ने। एचएल दत्तू पूर्व सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था कि भैया एनएचआरसी चेयरपर्सन बने तो एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का सीजर हो उसको एनएचआरसी में चेयरपर्सन बना दिया। तो यहाँ जाकर महसूस किया कि इसके बाद को शक नहीं है, इसको तो बार-बार लिखना पड़ता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा कि तो क्या है? दंतविहीन बाघ है। क्या है ये? दंतविहीन बाघ। इतनी बात समझिए क्या? अपील, जांच, कार्रवाई। तो खुद ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं की। उसके अलावा राजस्थान सरकार किसी भी सरकारी कार्यालय का इंस्पेक्शन कर सकता है, चाहे वो जेल हो और चाहे पुलिस स्टेशन हो। हर सरकारी इंस्टीट्यूशन का जो इसको हम कह सकते हैं कि क्या अधिकार है? इंस्पेक्शन का अधिकार है। ये मानवाधिकारों को लेकर एक मैगजीन निकालता है, एक पत्रिका निकालता है। इसका नाम क्या है? मानवाधिकार संदेश। क्या नाम है? मानवाधिकार संदेश। ये मानवाधिकारों को लेकर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस करवाता है। ये मानवाधिकारों को लेकर आपको रमे करने काम करता है, जागरूक करने काम करता है। ये मानवाधिकारों को लेकर आपको मोटिवेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिलों के अंदर क्या बनाता है? मानवाधिकार इकाई, डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स सेल बोलते हैं इनको, जिला मानवाधिकार इकाई। ये ऐसे एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करेगा। एनजीओ क्या करेगा? प्रोत्साहित। उसके साथ साथ कहते हैं कि इसका काम ये भी है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करे, ये शोध विकास कार्य करे। किसको लेकर? मानवाधिकार को लेकर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं खुद एडवाइजरी है और ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर आपको ट्रीट करने काम करता है, आपको लेकर जागरूक करने काम करता है। आपको मुझे जागरूक करने के लिए इसने जिले में क्या बना रखी है? जिला मानवाधिकार डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स सेल्स, जिला मानवाधिकार इकाई। ये ह्यूमन राइट्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाता है। एक मैगजीन को पब्लिश करता है, इसका नाम क्या है? स्पंदन मैगजीन। किसकी है? आरबीसी के। और इसकी मैगजीन का नाम क्या है? मानवाधिकार। ये क्वार्टरली मैगजीन है, 3 महीने में एक बार आती है। 3 महीने में क्या आती है? एक बार। ओवरऑल यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? ओवरऑल कंक्लूजन ये है, एसएसआरसी इज आल्सो एन एडवाइजरी कमीशन। राज्य मानवाधिकार एक विकास आयोग है, एक सलाहकारी आयोग है। क्या राज्य मानवाधिकार ऑटोनोमस है? इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कौन सेक्शन में दी गई है? धारा 33। 33 नहीं, कौन सी है? 33। यहाँ तक मेरी बात सुन आपके, ये राज्य मानवाधिकार आयोग। लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार से आरपीएससी जैसे बहुत सारे मामले जो सरकार डिस्कस नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे मामले हैं जिनमें एसएसआरसी कार्रवाई नहीं करेगा। एसएसआरसी को कार्य करने का अधिकार नहीं है। अब आपको क्या करेगा? जैसे पूछेगा इनमें से कौन सा काम है, यहाँ से एक तो काम ले जाकर रख देगा जो किसके नहीं। जैसे एसएसआरसी उन मामलों में कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा जो कैसे विवाद है? व्यक्तिगत विवाद। चाहे हम कह सकते हैं कि ये विवाद ऐसे, जैसे मान लो 2 भाई हैं और ये मान लो आरएस और ये मान लो मित्र आम नागरिक है, आम आदमी, मैंगो पीपल है। तो मान लो इनके बीच में झगड़ा है प्रॉपर्टी का। कौन सा झगड़ा है? प्रॉपर्टी का। कौन सा विवाद है? व्यक्तिगत विवाद है, फैमिली डिस्प्यूट है, पारिवारिक विवाद है। इसका निपटान जो है न्यायालय करेगा। अब ये नहीं कह सकते भैया सिविल सर्वेंट तो खिलाफ अपील करते हैं कि भाई इन्होंने मेरे मानवाधिकारों क्या किया उल्लंघन। अपील क्यों नहीं होगी? कौन सा विवाद है? व्यक्तिगत विवाद। इनके ऑफिस से संबंधित कोई मामला होता है तो फिर भी हो सकता है। इनके ऑफिस में कोई आया, उससे इन्होंने गलत तरीके से बदतमीजी से बात की, उसको एंटरटेन नहीं किया, उसको कोऑपरेट नहीं किया, तो वो व्यक्ति कहां चला जाएगा? मानवाधिकार आयोग में। अगर इन दोनों बीच में व्यक्तिगत विवाद है तो ये फिर कहां जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे, बजाय किसके? ह्यूमन राइट कोर्ट में। पहली बात। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। कौन सा विवाद है? संपत्ति विवाद है। तीसरा, औद्योगिक विवाद। दोनों बीच में फैक्ट्री को लेकर विवाद है। कौन सा विवाद है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो चाहे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विवाद, चाहे हम कह सकते हैं संपत्ति को लेकर विवाद हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, चाहे औद्योगिक विवाद हो, तीनों अपील नहीं हो सकती। कहां पर? एसएसआरसी में। चौथा, ऐसे मामले जो 1 वर्ष से पुराने, कितने वर्ष से पुराने? ऐसे मामले जिनका संबंध किससे है? सेना से। किससे है? ऐसे मामले जो किसी अन्य आयोग में लंबित है, किसी अदर कमीशन में पेंडिंग है। जैसे मान लो किसी महिला कहती है कि भाई एक व्यक्ति ने सिविल सर्वेंट ने उसके साथ गलत व्यवहार किया उसके ऑफिस में, और वो पहले से चली गई कहां पर? स्टेट वुमेन कमीशन के अंदर, राज्य महिला के अंदर। और चूंकि वो मामला ऑलरेडी पेंडिंग है कहां पर? राज्य महिला के अंदर। तो क्या आप उस पैरेलल पेंडिंग मामले के साथ एसएसआर से अपील कर सकते हैं? नहीं। अगर मामला कहां पर लंबित है? कोर्ट में। अगर मामला न्यायालय में लंबित है, सिविल कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, तो आप अपील नहीं कर सकते। कहां पर? एसएसआर से। न्यायालय में लंबित, जुडिशरी में लंबित या कोर्ट के अंदर लंबित, किन मामलों में अपील कर सकते हैं? जहां पर कोर्ट परमिशन दे। कोर्ट की परमिशन से तो एसएसआरसी कोर्ट में पेंडिंग मामलों में इंटरवेंशन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन बिना कोर्ट की परमिशन के ऐसे मामले जो भी कोर्ट में चल रहे हैं, उन मामलों में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस एसएसआरसी का नहीं होगा, किसी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं होगा। ये सारे वो मामले हैं जिनमें आप राज्य मानवाधिकार आयोग में अपील नहीं कर सकते। कर सकते हैं अपील? नहीं कर सकते। राज्य मानवाधिकार आयोग है। कौन सा आयोग है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब आपको 5-7 स्टेटमेंट बोलूंगा,
आपको हाँ नाम जवाब देना, हाँ ना। अभी रुको। राज्य मानव अधिकार आयोग को लेकर राजस्थान में 2001 में नियम बनाए गए। राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामले जो कोर्ट में पेंडिंग है जांच कर सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग को जांच के दौरान सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है क्या? राज्य मानव अधिकार आयोग मैगजीन पब्लिश करता है, इसका नाम है मानव अधिकार समाचार। क्या नाम है? मानव अधिकार संदेश। राज्य मानव अधिकार आयोग में अपील करने के पश्चात यह 10 दिन में सुनवाई करता है। कितने दिन में करता है? 7। और इमरजेंसी में 24 घंटे, विद इन 24 आवर जो क्या करेगा? सुनवाई। राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में। राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रावधान इसी अधिनियम के अध्याय 5 में, चैप्टर 5 में है या नहीं है? राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी छठे अध्यक्ष हैं। सही है। राज्य मानव अधिकार आयोग में वर्तमान में 1+4 सदस्यों का प्रावधान है। कितने हैं? 1+2, 1+2। स्टेट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। कब कब? 2006 और 2000। एसएचआरसी का चेयरपर्सन केवल किसी हाईकोर्ट का सीजे बन सकता है। हाईकोर्ट जज भी एसएचआरसी क्या बन सकता है? चेयरपर्सन। कब से? 2019 से। एसएचआरसी में करंट टेन्योर 5 या 70 वर्ष है। कितना है? 3 और 70 ईयर, विच रिजल्ट कब से? 2019 2019। इतनी बात सब लोग समझ गए। एसएचआरसी के अंदर एक इंपोर्टेंट प्रोविजन ये है, एसएचआरसी के अंदर रिपोर्टमेंट हो सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अंदर पुनर्नियुक्ति प्रावधान है। किसके प्रावधान है? पुनर्नियुक्ति। क्या एसएचआरसी के अंदर चेयरपर्सन मेंबर दोनों को शपथ दिलाने का, मौत दिलाने का राज्यपाल करता है? हाँ या ना? एसएचआरसी को स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए 18 जनवरी 1999 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसको एस्टेब्लिश किया गया जुलाई 2000 में। कब किया गया था? मार्च 2000। इस बात से, इतनी बात से लोग सहमत हो गए? पक्की बात है? अभी तो देखो, अब मैं आपको एसएचआरसी के चेयरपर्सन मेंबर वैसे बता दूंगा आपको, इसकी जरूरत है नहीं अपने को। इसमें है क्या चेयरपर्सन मेंबर? मसले आराम से बैठ, बहुत सारा देख रहा है, कैसे निकालता हूँ, देखो बढ़िया काम है। हाँ, अब इससे मेरे हिसाब से हो सकता है, हिसाब से ये क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग, आप बताओगे? ये रहे यहाँ से स्टार्ट होते थे। अब आपसे क्यों पता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में अब तक अध्यक्ष रह चुके हैं? 6 कितने रह चुके हैं? पहले थी कांता भटनागर, और मैंने पहले कहा कि पांचों कमीशन में एकमात्र कमीशन से महिला अध्यक्ष रही कौन है? कांता भटनागर। दूसरे हैं सगीर अहमद, तीसरे हैं एन के जैन, चौथे हैं प्रकाश टाटिया, पांचवें गोपाल कृष्ण व्यास, और छठे वर्तमान कौन है? तो पहली बात कांता भटनागर। अब एक बात और सुन लो जो आपको पता नहीं होगी, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कहीं पर, पढ़ा कि मैंने खुद ने खोल कर देखा कि मैंने एक दिन बैठे-बैठे रिसर्च की कि जैसे हमने देखा राजस्थान हाईकोर्ट में आज तक कोई महिला सीजन नहीं रही, तो राजस्थान हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन अपॉइंट हुई? तो पूछ सकते हैं आपको, कांता भटनागर है। कांता भटनागर राजस्थान हाईकोर्ट की पहली फीमेल जज है, जिनको बाद में मद्रास हाईकोर्ट का सीजे बनाया गया, तो बाद में जाकर मद्रास हाईकोर्ट क्या बन गई? मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अभी वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं, 3 है ना? इनसे पहले केवल 10 महिला न्यायाधीश रही हैं, यानी इनको मिलाकर टोटल महिला न्यायाधीश कितनी है? 13। और पहली कौन है? कांता भटनागर। कांता भटनागर राजस्थान हाईकोर्ट की पहली फीमेल जज है, और कांता भटनागर मद्रास हाईकोर्ट की सीजे रह चुकी है, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की पहली चेयरपर्सन रही है, उसके साथ साथ मिनिमम टेन्योर भी नहीं गई है। न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में किसका है? कांता भटनागर। आगे पूछे फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एसएचआरसी, मिनिमम टेन्योर है चेयरपर्सन कांता, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट कांता भटनागर। पहली बात। दूसरा जो है, मैंने आपको कहा कि दूसरे चेयरपर्सन है सगीर अहमद। कौन थे? सगीर अहमद एकमात्र एसएचआरसी के चेयरपर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हालांकि उससे पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सीजे थे, उससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन हमारे जो 6 चेयरपर्सन आज एसएचआरसी के, उसमें केवल एक ही चेयरपर्सन ऐसे जो कहां से थे? सुप्रीम कोर्ट से। तो उनके बारे में कहते हैं कि माइनॉरिटी से पहले चेयरपर्सन भी कौन है? सगीर अहमद है। जैसे आपको पूछे कि एसएचआरसी में अल्पसंख्यक समुदाय से पहले अध्यक्ष बनाया, उनका नाम क्या है? सगीर अहमद। तीसरे चेयरपर्सन तो है वो है नगेंद्र कुमार जैन। कौन है? एन के जैन, जो कि मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीजे रह चुके हैं। मैक्सिमम टेन्योर है चेयरपर्सन किसका है? नगेंद्र कुमार जैन। नगेंद्र कुमार जैन के बारे में 2 बातें याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त रह चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पूछ लेंगे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन, जो कि हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त रहे, मिनिमम टेन्योर कांता, मैक्सिमम टेन्योर नगेंद्र कुमार। चौथे चेयरपर्सन मैंने आपको कहा प्रकाश टाटिया, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज थे, बाद में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, झारखंड उच्च न्यायालय के बन गए मुख्य न्यायाधीश। गोपाल कृष्ण व्यास, जिनके बारे में आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और इन्हीं के समय से पहली बार किसी हाईकोर्ट जज को एसएचआरसी का चेयरपर्सन बनाया गया, जबकि इससे पहले तो चेयरपर्सन बने या तो किसी हाईकोर्ट के सीजे थे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और आज वर्तमान जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन से नंबर के हैं? छठे। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब तक कितने अध्यक्ष वर्तमान से कितने चुके हैं? 6। पहले कौन थी? वर्तमान कौन से हैं? कौन से क्रम के हैं? मैक्सिमम टेन्योर नगेंद्र कुमार, मिनिमम टेन्योर एकमात्र महिला अध्यक्ष, पहले माइनॉरिटी के चेयरपर्सन, एकमात्र अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो झारखंड हाईकोर्ट के सीजे थे। प्रकाश, किस ईयर में, किस वर्ष के अंदर पहली बार हाईकोर्ट जज को एसएचआरसी चेयरपर्सन बनाया गया? 2019। 2000 एसएचआरसी के चेयरपर्सन है। अब एसएचआरसी के अंदर बहुत सारे एक्टिंग चेयरपर्सन रह चुके हैं, उनके नाम भी कम से कम आपको याद होना चाहिए, और कम से कम इतना याद रखना है कि जो पहले थे वो थे अमर सिंह गोतारा। कौन थे? और जो लेटेस्ट जो रह चुके हैं वो रामचंद्र सिंह झाला ही हैं। रामचंद्र सिंह झाला जो करंट मेंबर है, थोड़े समय पहले तक वो एक्टिंग चेयरपर्सन थे, उसके बाद में फुल टाइम चेयरपर्सन किसको बना दिया? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम, हालांकि आप भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन एक्टिंग चेयरपर्सन रहा या नहीं रहा। एक्टिंग चेयरपर्सन जो रहे हैं उनमें एक तो अमर सिंह गोतारा, एक है जगत सिंह, एक कौन है? अमर सिंह गोतारा, जगत सिंह, पुखरा सीरवी, एचआर कुड़ी, भाई चंद्र शर्मा और रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह तो पहले एक्टिंग चेयरपर्सन कौन थे? अमर सिंह। एसएचआरसी के अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर में 2 मेंबर के नाम आपको याद रखने, नमो नारायण मीणा का मिनिमम टेन्योर है और पुखरा सीरवी का मैक्सिमम टेन्योर है। आपको पूछे राज्य मानव अधिकार के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, मिनिमम टेन्योर है मेंबर नमो नारायण 1 साल रहे। नमो नारायण मीणा एकमात्र मेंबर है जो सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्र में क्या रह चुके हैं? मंत्री, वित्त राज्य मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? वित्त राज्य मंत्री। ये सारी बातें आपको एसएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर के बारे में पता होनी चाहिए। अब आप लोग अगर अनुमति दें तो मैं एसएचआरसी कोई 15-20 क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, है? और वो सारे वही हैं जो पहले आ चुके हैं, जब आप कर दोगे भी। ये तो मैंने सारी बताई थी आपको,
यहाँ में देख लीजिए तो अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह पुकरा, सीरवी, एचआर कोड़ी, महेश चंद्र शर्मा, रामचंद्र सिंह झाला। अब तक 6 एक्टिंग चेयरपर्सन रह चुके हैं। कितने रह चुके हैं? 6। एक मात्र अल्पसंख्यक एक मात्र तो नहीं है, पहले है, दूसरे इनके जैन भी है। अध्यक्ष न्यूनतम कार्यकाल वर्तमान कौन है, कौन से क्रम के हैं, प्रथम कौन है, एक मात्र महिला अध्यक्ष। यहाँ देख लीजिए नॉमिनेट मीणा और पुकरा, सीरवी। इनमें से कौन स्टेट ह्यूमैनिटी कमीशन का चेयरपर्सन नहीं था? प्रेमचंद जैन देखिए, ये कौन है? ये भी है, ये पहली है मैक्सिमम, सॉरी पहली है सुप्रीम कोर्ट और मैक्सिमम। ये देखो देखिए, सत्य नहीं है। अब पहली बात है कि इसमें क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, सत्य नहीं है। मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया, मार्च 2000 तक, ये नहीं है। अब आप देखो ये किस में नहीं है, ये भी नहीं है, अब ये दिख नहीं रहा, पर चलो देखेंगे। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, सही है। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, सही है। जुलाई 2000 से 2005 से न्यायाधीश एस गोदारा के अध्यक्ष थे, तो कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग चेयरपर्सन थे अमर सिंह गोदारा ही है। तो अमर सिंह गोदारा अध्यक्ष थे क्या, कार्यवाहक अध्यक्ष थे। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब कौन सा सही है? केवल ये लास्ट ऑप्शन है, ये बी एस सी के पास में सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा अच्छा, ए और डी, तो ये नहीं है, सत्य ही पूछा। ए और डी तो ही नहीं है इसमें, ए और डी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब सत्य कौन सा है, वो वाला बी और सी। आयोग के बारे में सही है, इसकी नोटिफिकेशन 18 जनवरी 1999 को जारी हुआ, मार्च 2000 से कार्य कर रहे हैं। 2000 से प्रोविजन किया गया, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। ये लाइन किसके बारे में लिखी हुई है? सगीर अहमद के बारे में। सगीर, तो स्टेटमेंट तो सही है, कौन सा गलत है? केवल सी गलत है। कौन सा आंसर होगा इसका? एबीडी, एबी। अभी तो आपको पता है कौन अपॉइंट हो सकता है, अध्यक्ष कौन होगा इसमें? इनमें से सबसे सही कौन सा है? ये भाई जस्ट तो जुडिशरी से होगा, चेयरपर्सन जो है ये जुडिशरी से है क्या? ये चीफ सेक्रेटरी अधिकारी है, ये सोशल वर्कर, ये आईजी। देखो देखिए, मानवाधिकार 2006 से इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। वर्तमान चेयरपर्सन गंगाराम मूलचंदानी है, केवल बी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये तो आपको वैसे कर दोगे। अच्छा कौन सा अध्यक्ष नहीं रहने के जन रहते क्या? प्रकाश नाटिया, सगीर अहमद, ये कार्यवाही क्या थे? ये आप कर दोगे, ये आपके लिए बहुत। हाँ, राज्य मानव अधिकार में नियुक्ति के लिए कमेटी बनती है, उस कमेटी में कौन कौन शामिल है? मुख्य न्यायमूर्ति है क्या? नहीं है। मुख्यमंत्री है। विधानसभा के अध्यक्ष है क्या? नहीं है। है विधानसभा स्पीकर तो है। गृह मंत्री है क्या? विपक्ष नेता है, बस यही है। अब यहाँ से गलत क्यों? यहाँ पर कौन है? वित्त मंत्री है क्या? और यहाँ पर वापस के लिख रहे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता। इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्या है? 70 वर्ष। ये देखते आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहिए। क्या होगा? देखो ये आप हम करिए, ये देखो देखिए कौन सा कथन सही है। इसका राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 बनाया था किसको? यह एक स्वायत्त इकाई, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है, ऑटोनोमस है। अब तीसरा चौथा गलत क्यों है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी 35 में 33 में, ये भी गलत है। और इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं, इसी की जांच एजेंसी है, इसी एकमात्र कमीशन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये कहना गलत होगा, किसी कोई एजेंसी नहीं। ये क्वेश्चन आया भाई, कब स्थापना हुई? 2000 में। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये तो अस्तित्व में कब आया? एक साथ जो कमेटी बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। ये तो आपके लिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ये देखोगे। आयोग अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, यही है। अब इसे मुख्यमंत्री कर सकता है क्या? राष्ट्रपति, होम डिपार्टमेंट, अधिसूचना कब जारी हुई? ये तो बहुत नेता काम के नहीं है ना, ये तो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। कौन से सब कम कार्यकाल के लिए मेंबर रहते हैं? नमो नारायण मीणा, ये इनको मैच करना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 93 का। इसका आयोग का गठन, राज्य मानव अधिकार गठन कब हुआ? 2000। संरक्षण अधिनियम कब का है? संशोधन 2006। और इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? 18 जनवरी 1999। तो सही आंसर क्या होगा? सी, नहीं 2 1 3 4 सही आंसर होगा। बस बस देखो देखिए कौन सा सही नहीं है। मैंने 4 स्टेटमेंट तरीके से मैंने कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कि ये किसी भी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन करने पर जांच करता है, कहता है ना। ये इसको ये ऑटोनोमस कमीशन है और अपनी इसको जो ऑटोनॉमी मिली हुई 93 के एक्ट से मिली हुई है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान उच्च मानव, ये गलत है। परिचय एजेंसी तो होती है, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तीसरा। किस धारा में एसएचआर की प्रोविजन है? 21 22 में क्या है? अपॉइंटमेंट, 24 में कार्यकाल, 25 में एक्टिंग चेयरपर्सन कार्यवाहक अध्यक्ष, ऐसे पता होना चाहिए आपको, हालांकि आगे लिखना नहीं है। नियुक्ति 22 में भाई सीआरटी कार्ड, 21 22 23, तो 22 में क्या अपॉइंटमेंट है? क्या होगा आंसर? सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? कांता भटनागर। कौन सा गलत है? मार्च 2000 बना, अध्यक्ष से 3 सदस्य हैं, बस ये गलत है। कितने मेंबर होते हैं? 2। तो बार-बार देख लो, या तो सदस्य वाला पूछा है। अच्छा ये तो सही है, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य सही है। इसकी अधिसूचना 1999 में जारी की गई। अब ये देखो आयोग स्वायत्त संस्थान नहीं है, वो चेक करो आप लोगों को। एक मात्र अवेयर, ये कहां गया हो? ये बस इस तरह से होगा। ये सदस्यगण कितने हो सकते हैं? 2। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं पहले। नियुक्ति 22, कौन सा मिल नहीं होता, कौन सा मिल नहीं है? मुख्य न्यायाधीश, जो कमेटी बनती है उसमें कौन सा मिल नहीं? चीफ। ये अब इसे पूछा कि ध्यानपूर्वक पढ़ो, पढ़ना एक आंसर भी करना है। देखो देखें, राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी प्राप्त मानव अधिकार निगरानी संस्थान है, सही है। इसकी स्वायत्तता इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति पद्धति ट्रांसपेरेंट है, इसका निश्चित कार्यकाल होता है और इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली हुई है। एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जज, कोर्ट जज होना चाहिए। ये कह रहा है कि पारंगत विधिवेत्ता ऐसा व्यक्ति इसके पास लॉ में स्पेशलाइजेशन ऐसा थोड़ी है, उसको क्या होना चाहिए? कम से कम हाई कोर्ट जज। इसका मतलब सही कौन सा? केवल ए और बी। ए और इस अध्याय के अंदर मानव अधिकार का प्रावधान है, अध्याय 5। 7 में क्या है?
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और 8 में क्या था 37 और 41 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग, और आयोग को लेकर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ये तो कर दो क्या, शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है? देख कर दो क्या, कौन शामिल नहीं होता है? राज्यपाल तो नियुक्ति करने वाला है, कमेटी का मेंबर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल। ऐसे कई बार भूल जाती है आदमी से, राज्यपाल तो अपॉइंटमेंट करने वाला, कमेटी का मेंबर नहीं है, उसने जानबूझ के लिखा इसमें राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे सगीर अहमद, कौन सा कथन सही नहीं है करके फिर आगे बढ़ेंगे, वो तो इतना तो आता है, कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना आपने। इधर देखो, यह एक बहुसदस्यीय निकाय जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट जज भी हो सकता है, कौन हो सकता है? बस यही खत्म हो गया, आगे चलते हैं। ये आप लोग बहुत ही साधारण क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये तो आप कुछ है ही नहीं आप लोगों के लिए, ये मुझे सबसे नहीं, ये नहीं है, ये तो कर दो क्या, ये देखो कौन सा मानवाधिकार कार्य नहीं है? मानवाधिकार उल्लंघन की स्वेच्छा से 100 मोटर जांच कर सकता है, किसी जेल को देखना, अरे देखना, निरीक्षण करना होता है, जेल को जाकर देखना क्या है, इंस्पेक्शन करना है। तीसरा, मानवाधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मानवाधिकार को उल्लंघन करने वालों को सजा देना, पनिशमेंट देना, कैसे काम नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है? चौथा। इस प्रकार से हमने 4 कमीशन पूरे कर लिए थे कमीशन। अब मैं जो 5 कमीशन पूरे करूंगा, मैं 5 कमीशन के बारे में आपको 10 मिनट के अंदर यहाँ पर एक साथ सबका अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन, कब क्या एक्ट है, कौन सा एक्ट प्रोविजन है, कौन सस्पेंड करेगा, कौन टर्मिनेट करेगा, अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी में कौन-कौन होते हैं, इस्तीफा किसको देंगे, सैलरी किसके बराबर है, रूल कब का बना उनको लेकर आप बहुत चर्चा कर लेंगे एक साथ, या कोई जरूरी नहीं है? नहीं जरूरी, तुम बताना भी, मैं पूछूंगा तुम्हें। हाँ, लोकायुक्त का नियम कब बना था लोकायुक्त को लेकर? हाँ, नहीं बना, नियम नहीं बने तो वैसे काम करी संस्था, अरे वो आपके डिवीजन के लिए मेरे तो क्या मिल रहा है? इधर देखो, अब है राज्य सूचना आयोग, कौन सा आयोग है? इन्फॉर्मेशन कमीशन है। चलेंगे आगे। अच्छा 5-7 थोड़ी क्लास आप लोगों की, अच्छा करंट वाली है, या 4 साथ की उधर, अच्छा 4 से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं मेरी क्लास है अभी 5-7, और 5-7 क्लास इसलिए उसमें ले सकते हो, छोटे-छोटे बच्चे उधर, तो उनको आज के लिए कराता हूं मैं। अब उनको स्टेट पॉलिटी पहले पढ़ाती मैंने, तो उनको आधे घंटे लास्ट के देर के बस 6:30 तो पढ़ेंगे स्टेट पॉलिटी, रिवीजन डेली, एक टॉपिक का क्वेश्चन भी कराता हूं, उनको आती एक एक को खड़ा करके, वो सारे वो लोग जो रिवीजन कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है, पढ़ करके आते हो, कोई भी गलत नहीं बताता हूं मैं उनको, एक बार बताते हुए 10 पेज याद करते हैं, 10 पेज है एसडीसी याद करके आते हैं। देखो ये हमने 4 कमीशन पूरे किए, 5वां कमीशन जो है इसका नाम है राज्य सूचना आयोग, क्या नाम है? इसको बोलते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। कौन सा कमीशन है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, राज्य सूचना आयोग जो है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि इसका संबंध एक अधिकार है जिसका नाम है सूचना का अधिकार। क्या नाम है? इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आप सबको बताओगे दुनिया में सबसे पहले करप्शन को रोकने के लिए एजेंसी बनी कहां पर बनी? स्वीडन में। स्वीडन ही वो देश है जहां पर सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून है। कौन सा कानून है? अगर कहीं पर आरटीआई भारत दुनिया में सबसे पहले कहीं पर आया तो आरटीआई सबसे पहले कहां पर आया था? स्वीडन के अंदर। कब आया था? 1766, 1766। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लेकर पहले बात टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट ने केस में की थी, इसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका नाम है एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार। ये मामला कब का है? 1981 का। आज कई जगह 1981 में लिखा हुआ है, तो 1981 में के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कोर्ट के अंदर कि भारत के अंदर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसा एक्ट लाया जाना चाहिए। भारत में सबसे पहले सूचना के अधिकार कानून को लेकर ऐसे एनजीओ जिन्होंने सूचना के अधिकार कानून को लेकर मूवमेंट चलाया, आंदोलन संगठन के नाम दो है, एक तो मजदूर किसान शक्ति संगठन और एक है परिवर्तन। एमकेएस रिटायर्ड आईएएस अरुणा रोय उनका है, और परिवर्तन संस्थान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री किसका है? अरविंद केजरीवाल। तो एमकेएस जो है इसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। और इन आपको जानकारी भी आश्चर्य होगा ना कि आपको होता नहीं है, ये दोनों एनजीओ जो है इनका संबंध राजस्थान से कहां से है? इन दोनों एनजीओ की क्रम इसलिए राजस्थान थी, राजस्थान में इन्होंने रहकर मूवमेंट चलाया। राजस्थान के अंदर पीडीएस जो है इसको आप बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको आप कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उन्होंने कहा कि इसके अंदर करप्शन भ्रष्टाचार है, इस करप्शन को कम करने के लिए राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार को आरटीआई एक्ट लाना चाहिए। आंदोलन चला राजस्थान में, और भारत का पहला राज्य जहां पर सूचना का अधिकार कानून आया वो है तमिलनाडु। आंदोलन कहां चला? राजस्थान में। और कहां पर कानून आया? तमिलनाडु। और बात है 96 के, तो की बात है। इसके बाद दूसरा स्टेट जो सूचना का अधिकार कानून लेकर आया वो आपका रमणीय स्थल है, कौन सा? गोवा। जहां पर कब आया? 97। कब आया था? 1997 में। राजस्थान में अगर सूचना का अधिकार कानून आया तो कब आया था? 2000 में। और हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि हम तो राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कि राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू पार्लियामेंट पास करवाया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो अपने स्तर के ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट ला चुके थे, अपने राज्य के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, सिविल सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए, पारदर्शिता के लिए वो राज्य अपने अपने स्तर पर अपने कानून पहले बना चुके थे। उसमें राजस्थान भी है, और राजस्थान में कानून कब बना और इसको लागू किया गया? 26 जनवरी 2000। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 2001 को इसको किया गया लागू, और 26 जनवरी 2001 को इसको लागू किया गया। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। कौन थे? इतिहास हम लोग समझ गए। अब भारत सरकार जो है वो 2005 के अंदर एक लेकर आई जिसका नाम राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट। कौन सा एक्ट लेकर आई? सूचना का अधिकार कानून, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें प्रोविजन केस में प्रावधान किया गया कि वैसे इस सेंटर में तो होगा सीआईसी और स्टेट में होगा एसआईसी। ये भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू कर दिया, लेकिन ये कहा गया कि इसकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है कि सही तरीके से स्टेट में इंप्लीमेंट हो, सही तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, केंद्र सरकारी कार्यालय है, वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो सेंटर में तो बना दिया सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग, और राज्य में राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट को लागू करवाएगा वो कौन सा आयोग है? एसआईसी। तो राजस्थान के अंदर भी ये प्रोविजन किया गया कि राजस्थान में भी कमीशन होगा जिसका नाम होगा आरएसआईसी। इसका नाम क्या होगा? राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। क्या नाम है?
अगर आप ओटीएस जाएंगे तो ओटीएस की पिछली तरफ जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ओटीएस की बिल्डिंग में मान लो राज्य सूचना आयोग का क्या कार्यालय। राज्य सूचना आयोग जो है जब इसका प्रोविजन किस एक्ट में किया गया, सूचना का अधिकार कानून। सूचना का अधिकार कानून का अगर आप सेक्शन 15 पढ़ेंगे, कौन सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें प्रोविजन है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर स्टेट में क्या होगा, एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा। कौन सी धारा में प्रावधान है, जबकि एसएसआरसी का प्रावधान किसमें था, 21 में। एक्ट कौन सा था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका प्रावधान कौन से कानून में, सूचना का अधिकार कानून 2005 किस धारा में है। और अगर आप चैप्टर भी याद रखना, चैप्टर 4 है, कौन चैप्टर है, अध्याय 4, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट उसका चैप्टर 4 है, अध्याय 4 के अंदर राज्य सूचना के प्रावधान। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4। और राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट में कुल चैप्टर जो है वो है 6। इस सूचना का अधिकार कानून 2005 जो है इसके अंदर कुल अध्याय कितने हैं, 6। और चौथे चैप्टर के अंदर प्रावधान किया हुआ है जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर स्टेट में क्या होगा, एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा। तो जब इसका प्रावधान इस कानून के तहत किसमें कर दिया, 15 में, और अध्याय, तो राजस्थान सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी की थी 13 अप्रैल 2006 और इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की 5 दिन बाद। कब कर दी गई, 18 अप्रैल 2006। राजस्थान में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कब बना है, 18 अप्रैल 2006। सेक कब बना था, जुलाई 94। आरबीएससी 22 दिसंबर 1949। एसएचआरसी मार्च 2000। लोकायुक्त 3 फरवरी 1973। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन 18 अप्रैल 2006। सेक को चलाने के लिए नियम बनाए गए 94 में। आरबीएससी के लिए नियम 2 है 1951 के, एक 1963 का, एक ऑर्डिनेंस है 1975 और एक एक्ट का 1976। लोकायुक्त संस्थान को चलाने के लिए नियम बने 1974 में, यानी अगले साल। और एसआईसी जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, अच्छा एसएसआरसी जो है उसके नियम कब बने, 2001 के। कब लागू हुए, 19 जनवरी 2001। और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है इसको चलाने के लिए जो नियम बनाए गए बने 2007 में। रूल कब के हैं, 2007। मेरी बात समझ आ रही है। तो वर्तमान में ये कौन से नियमों के अंतर्गत काम कर रहा है, 2007 के नियम है। कब के नियम है, 2007। इतनी बात सब लोग समझ गए। अब कुछ इंपोर्टेंट बातें जो आपको पूछ सकते हैं कि राज्य सूचना आयोग जो है सबसे पहली बात 2 लिस्ट के मामलों में सुनवाई करेगा, वो स्टेट और कंकरेंट। राज्य और समवर्ती सूची के जो विषयों पर सुनवाई करेगा। राज्य सूचना आयोग जो है इसकी सलाह बातें करी है, इसकी एडवाइस, इसके जो हम कह सकते हैं इसके जो निर्णय, इसके जो डिसीजन है वो सारे कैसे हैं, कंपल्सिव है, उनको मानना पड़ेगा। जबकि हमने एसएचआरसी को पढ़ लिया, लोकायुक्त को पढ़ लिया, आरबीसी को पढ़ लिया, सारे कैसे थे, एडवाइजरी। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की आदेश, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के निर्णय, डिसीजन राजस्थान सरकार के सभी कार्यालयों पर, राजस्थान सरकार की सभी पब्लिक अथॉरिटी पर कैसे हैं, कंपल्सिव बातें करी है। राज्य सूचना आयोग को 250 रुपए से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार कितना है, 250 से 25,000। राज्य सूचना आयोग के द्वारा मैक्सिमम जुर्माना कितना लग सकता है, 25,000 रुपए, मिनिमम 250 रुपए। इसके आदेश बातें करी है। राज्य सूचना आयोग में अपील करने के लिए आपको, या सूचना के अधिकार अधिनियम जो है उसके अंतर्गत आपको अपील करने के लिए 10 रुपए का शुल्क लगता है। कितने रुपए, 10 रुपए। अगर व्यक्ति बीपीएल फैमिली से है, अगर व्यक्ति बीपीएल परिवार से है तो अपील कैसे होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे अपील होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या। एकमात्र आयोग जिसके आदेश कैसे हैं, बातें करी हैं, इसके ऑर्डर, जिसके डिसीजन कैसे हैं, कंपल्सिव है। इसके ऊपर सभी सिविल सर्वेंट के ऊपर, सभी लोक सेवकों के ऊपर। मजदूर किसान शक्ति संगठन में परिवर्तन, एनजीओ का संबंध किस कानून से है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। भारत में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून कहां पर आया, तमिलनाडु। इस आयोग, किस कानून के अंदर ऐसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के प्रावधान है, आरटी एक्ट 2005। किस अध्याय में प्रावधान है, 4। किस सेक्शन में प्रोविजन है, 15, सेक्शन 15। इतनी बात सबको समझ गए क्या। राज्य सूचना के बारे में 2 बातें याद रखनी है आपको। राज्य सूचना आयोग का आजकल एक जो बेंच, इसकी एक पीठ जो काम बना दी जोधपुर, राज्य सूचना की एक पीठ आजकल जोधपुर में काम कर रही है। और ये काम कब से कर रही है, 2023 से। कब से काम कर रही है, 2023 से। आज के लिए एडिशनल बेंच है जो काम कर रही है जोधपुर में। और ये भी किस मुख्यमंत्री के समय होता है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। पहली इंपोर्टेंट बात। दूसरी इंपोर्टेंट बात कि आजकल इसने अपना एक पोर्टल बना रखा है कि सूचना आयोग का अपना एक पोर्टल जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। इसका नाम है आरटी 2.0। क्या नाम इसका, आरटी 2.0। और इस पोर्टल को बनाया गया था राज्य सूचना के अंदर 2022 में। कब बनाया गया था, अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 के अंदर राज्य सूचना के अंदर एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है आरटी 2.0। क्या नाम है, राज्य सूचना की अतिरिक्त पीठ कहां पर बनाई गई है, जोधपुर में। कब बनी थी, 2023 में। एक इंपोर्टेंट बात और जो राज्य सूचना की साइट पर लिखी मैंने कल देखी है, वो ये कि 2023 से राज्य सूचना ने वर्चुअल हीयरिंग स्टार्ट किया। तो हीयरिंग समझते हो क्या, ऑनलाइन। ऑनलाइन हीयरिंग हो सकती है, आपको फिजिकली वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये वर्चुअल हीयरिंग की शुरुआत 2023 में की गई एक डिसीजन के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट का है। और उस केस का नाम है किशन जैन। क्या नाम है किसका नाम, किशन जैन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इस किशन जैन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में सभी राज्य सूचना को डायरेक्शन दी कि वो वर्चुअल हीयरिंग भी करेंगे, जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी करता है। देखा क्या आप लोगों ने, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, जज ने लगाई फटकार। हम जाकर देखते हैं क्या फटकार लगे, लगता है फटकार तो मुझे ही नहीं होता नहीं। तो वो ये है कि अब राज्य में जैसे हाईकोर्ट में वर्चुअल हीयरिंग होती है, वैसे उसी प्रकार की हीयरिंग आजकल इस कमीशन में भी होती है। कब से किया गया, 2023 से। किस मामले में, किशन जैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे शुरुआत की गई वर्चुअल हीयरिंग की। अब ऑनलाइन हीयरिंग भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में हो सकती है। इतनी बात सब लोग समझिए क्या। एडिशनल बेंच का इसके नए पोर्टल का नाम क्या है, आरटी 2.0। कब बनाए गए, 2022। और किस केस के बाद वर्चुअल हीयरिंग की शुरुआत हुई है, किशन जैन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब की बात है, 2023। किसके डायरेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसकी शुरुआत की गई है। अब आगे वही बात का मतलब क्या है कि वही जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, सामान्य सेवा शर्तें। तो सामान्य सेवा शर्तों की बात अगर हम करें तो वही बात की सबसे पहले योग्यता, क्वालिफिकेशन। योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसमें 6 क्षेत्र हैं लगभग, या हम कह सकते हैं वेरियस सेक्टर्स हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं जहां से यहाँ अध्यक्ष, चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें इंपोर्टेंट बात है कि यहाँ पर चेयरपर्सन और जो मेंबर है उनकी अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों क्वालिफिकेशन एक जैसी है। जैसे पहले तो लिखा हो कि इनमें से किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट, प्रबंध। मैंने ऐसे व्यक्ति है मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर चुका हूं, विधि, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जर्नलिज्म, पत्रकारिता और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इन विभिन्न क्षेत्रों से कोई व्यक्ति हो सकता है जो इसका हेड बन सकता है। भाई कौन से शुरुआत की वर्चुअल हीयरिंग की, अब ऑनलाइन हीयरिंग भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में हो सकती है। इतनी बात सब लोग समझिए क्या। एडिशनल बेंच का इसके नए पोर्टल का नाम क्या है, आरटी 2.0। कब बनाए गए, 2022। और किस केस के बाद वर्चुअल हीयरिंग की शुरुआत हुई है,
कि संसद जैन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब की बात है? 2023। किसके डायरेक्शन पर? सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसकी शुरुआत की गई है। अब आगे वही बात का मतलब क्या है कि वही जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, सामान्य सेवा शर्त। तो सामान्य सेवा शर्तों की बात अगर हम करें तो वही बात की सबसे पहले योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात करेंगे। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसमें 6 क्षेत्र हैं लगभग, या हम कह सकते हैं वेरियस सेक्टर्स हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, जहां से यहाँ अध्यक्ष या चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर चेयरपर्सन और जो मेंबर है उनकी अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों क्वालिफिकेशन एक जैसी है। जैसे पहले तो लिखा हुआ कि इनमें से किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट, प्रबंध। मैंने ऐसे व्यक्ति मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर चुका हूँ, विधि, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जर्नलिज्म, पत्रकारिता और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इन विभिन्न क्षेत्रों से कोई व्यक्ति हो सकता है जो इसका हेड बन सकता है। भाई कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट है, लॉ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जर्नलिज्म है, प्रशासन और एक सोशल सर्विस, समाज सेवा। छठा कौन सा है? समाज सेवा। अब कई बार क्या करेंगे, आपको पूछ लेंगे जैसे किस क्षेत्र से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में नियुक्ति नहीं हो सकती, उसमें जानबूझ के लिख देगा स्पोर्ट्स, या कहीं खेल लिखा है, जानबूझ के लिख देगा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन है कि नहीं। इसमें केवल 6 क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट है, लॉ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जर्नलिज्म है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशल सर्विस है। प्रबंध, विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, प्रशासन और समाज सेवा। उसके अलावा लिखा होगा इसके अलावा यहाँ के अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ना वो एमएलए होना चाहिए, ना उसको एमएलसी होना चाहिए और नहीं क्या होना चाहिए, एमपी। अगर ऐसा है तो पहले क्या करेगा? रिजाइन। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि एमएलए, एमपी या मेंबर बनकर करेगा क्या। अगर मान लो कार्यकाल 2-4 महीने बचाओ, आगे जीतने संभावना नहीं हो तो क्या बन जाएगा? मेंबर। तो यहाँ ये 3 शर्तें दे रखी है, या तो इन क्षेत्रों से हो, उसके साथ साथ कौन सा पद है? लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो, और तीसरा अगर एमएलए, एमपी, एमएलसी है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, यहाँ पर अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, नियुक्ति की बात करें, तो नियुक्ति यहाँ पर भी राज्यपाल करेगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या बनी हुई है? कमेटी। यहाँ पर भी एक समिति बनी हुई है। उस समिति के अंदर कुछ सदस्य कितने होते हैं? 3। तो 2 तो परमानेंट अपने, कौन कौन है? एक तो सीएम है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी, और तीसरा यहाँ पर वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, वो कैबिनेट मंत्री होगा। इसको किसने नॉमिनेट किया हो? जिसको सीएम द्वारा नामित किया गया हो, जिसको सीएम द्वारा नॉमिनेट किया गया हो। और मैंने आपको पहले कहा कि आज अभी हम चर्चा करेंगे राजस्थान में इसका कंपोजिशन जो है, संरचना, वैसे इस सेक्शन के अंदर हो सकती है 1+10, यानी इसमें एक तो होगा सीएसआईसी, चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 हो सकते हैं इसमें सदस्य जिनका नाम है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। लेकिन राजस्थान में इसका कंपोजिशन कितना है? 1+4, यानी मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं कितने हो सकते हैं? 10। लेकिन राजस्थान में कितने हैं? 1+4। राजस्थान में मेंबर कितने बनेंगे? 4। अब इसमें प्रोविजन है कि इस कमेटी में 3 लोग होंगे, एक होगा सीएम, एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा वो कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको किसने नॉमिनेट किया हो। वर्तमान में थोड़े दिन पहले यहाँ पर पूरे कमीशन के अंदर ही बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया। जैसे इसमें भी हाल में 3 मेंबर अपॉइंट किए गए, सुरेश गुप्ता, महेंद्र पारेख, टीकाराम शर्मा। अब इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए जिनका नाम है एमएल लाठर, जो पहले इसके मेंबर थे। इन चारों लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया, तो उसके बाद कमेटी बनी होगी। उस कमेटी के अंदर जो वो कैबिनेट मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट किया गया सीएम के द्वारा, उनका नाम है जोगराम पटेल। क्या नाम है? जोगराम पटेल का वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र लूणी, और ये वर्तमान में लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री। आपको पूछेंगे हाल ही में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में नियुक्ति की गई, जो कि इसमें एक सदस्य मुख्यमंत्री नामित होता है। कौन थे? जोगराम पटेल। कौन से मंत्री हैं? विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लूणी, जोधपुर। इतनी बात समझ गए? तो मैं सबसे पहले देख ली क्वालिफिकेशन, उसके बाद हमने देख लिया अपॉइंटमेंट। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 10। राजस्थान में कितने प्रोविजन है? 1+4। तो राजस्थान में वर्तमान में अगर इसका कंपोजिशन देखेंगे, राजस्थान में सबसे पहले मैं इसके हेड कौन है? एमएल लाठर है, एमएल लाठर। और इसमें 3 मेंबर है। एमएल लाठर जो है वो डीजीपी रह चुके हैं, पहले इसके मेंबर थे एसआईसी, है ना मेंबर। और इसमें भी 3 मेंबर है। इसका मतलब 3 मेंबर कौन कौन? एक तो सुरेश गुप्ता, एक है महेंद्र पारेख, और एक कौन है? एक है टीकाराम शर्मा। ये दोनों रिटायर्ड आईएएस हैं, और टीकाराम शर्मा लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, विधि विभाग के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसका मतलब है कि चौथा पद जो कैसा है? रिक्त है, वैकेंट है। यानी इसमें 3 ही पद भरे हैं, एक पद क्या वैकेंट है। इसके भी चेयरपर्सन हेड कौन है? एमएल लाठर, क्या रह चुके हैं? डीजीपी। इससे पहले क्या थे इसके मेंबर? 4 में से कितने पद भरे हैं? 3। तो इस अधिकारी कौन कौन है? सुरेश गुप्ता और महेंद्र पारेख, और तीसरे मेंबर कौन है इसके? टीकाराम शर्मा, जो कि लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, विधि विभाग के अंदर रह चुके हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, विधि विभाग के अंदर संयुक्त सचिव रह चुके हैं। इसमें एक पोस्ट भी क्या है? वैकेंट। एक पद भी क्या पड़ा है? रिक्त। इतना सब लोग समझ गए? अब जब हमने क्वालिफिकेशन देख ली, हमने अपॉइंटमेंट देख लिया, हमने इसका कंपोजिशन देख लिया, हमने इसकी संरचना देख ली, हमने इसमें वर्तमान सदस्य इसके अध्यक्ष कौन उनको देख लिया। अब हमें देखना पड़ेगा वेतन भत्ते और कार्यकाल। तो अगर हम टेन्योर और सैलरी अलाउंसेस की बात करें, कार्यकाल और वेतन भत्ते की बात करें, तो ये 2019 से कब की बात है? और 2019 का मतलब है कि जो आरटीए एक्ट 2000 का, उसमें 2015 के 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। आरटीए एक्ट 2005 जो है उसके अंदर 2019 में संशोधन किए गए, और 2019 में संशोधन करके अमेंडमेंट करके इसमें प्रोविजन किया गया कि 2019 से टेन्योर और सैलरी ये दोनों कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। और इसको आप इंडायरेक्टली भी कह सकते हो कि 2019 से राज्य सूचना आयोग में सेवा शर्तें, इसको आप कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन तय कर रहा है? केंद्र सरकार। ये बड़ी बात है। तो आप सीधा पूछ लेगा किस आयोग में सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है? राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। आप सीधा पूछ लेगा किस वर्ष से केंद्र सरकार राज्य सूचना आयोग में सेवा शर्तों का निर्धारण कर रही है? 2019। आगे पूछ लेगा राज्य सूचना आयोग में टेन्योर और सैलरी अलाउंसेस कौन तय करता है? केंद्र सरकार। कब से? 2019 से। तो वर्तमान में केंद्र सरकार ने कार्यकाल तो कर रखा 3 या 65 वर्ष। क्या कर रखा है? 3 या 65 वर्ष जो भी पहले। और वेतन भत्ते वही है कि जो उसका हेड है, जिसको आप सीएसआईसी कह रहे हैं, इसके तो हाईकोर्ट के सीजे के बराबर है। और इसके जो मेंबर है जिनको आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, राज्य सूचना आयोग, इनकी सैलरी हाईकोर्ट जज के बराबर है। कि सेम वही है, लोकायुक्त उपलोकायुक्त, एसएसआर से चेयरपर्सन मेंबर, सीएसआईसी व एसआईसी। इतनी बात समझ गए? अगर इनमें से किसी को इस्तीफा देना हो तो इस्तीफा रेजिग्नेशन उसी को देना जिसको अपॉइंट किया। किसको देंगे? राज्यपाल को। अगर रिजाइन करना तो रिजाइन किसको करेंगे? राज्यपाल को। अगर इनको एनुअल रिपोर्ट देनी हो, अपना वार्षिक प्रतिवेदन देना हो, तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे? राज्य सरकार को। ऐसे 2 कमीशन जो अपने एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, एसएचआरसी और एसआईसी, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब अगर हम यहाँ पर टर्मिनेशन की बात करें, अगर यहाँ पर हम निष्कासन की बात करें, तो निष्कासन हमेशा कौन करेगा? 2 मामले। पहला तो है कदाचार व असमर्थता, पहला मामला तो है कदाचार व असमर्थता, मिसकंडक्ट एंड कैपेसिटी। और बचे हुए 2-3 मामले जो है वो ये बैंकरप्सी,
दिवालियापन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद और मानसिक विकृति, मेंटल डिसऑर्डर। ये तीन मामले, पहला बैंकरप्सी, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तीसरा मानसिक विकृति। इन दोनों मामलों में टर्मिनेशन राज्यपाल करेगा, इन मामलों में तीनों राज्यपाल करेगा, लेकिन दोनों फर्क क्या है? राज्यपाल इन दोनों मामलों में टर्मिनेशन करेगा तो वो जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट से, इसकी जांच के पश्चात सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात और इन तीनों मामलों में डायरेक्टली कर देगा। वैसे जैसे हमने किसमें देखा था, हमने देखा था एसएसआरसी में, बस यहाँ पर राष्ट्रपति था, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह कौन टर्मिनेशन करा? राज्यपाल। आगे पांचों कमीशन में से कौन सा कमीशन इसमें राज्यपाल टर्मिनेशन करा था? लोकायुक्त। तो बचे हुए तीन कौन कौन से हैं? सैक, आरपीएससी, एसएसआरसी, तीनों में टर्मिनेशन कौन करा? राष्ट्रपति। यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह कि जब भी राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा तो जिसके खिलाफ जांच चल रही है उसको सस्पेंड करने का अधिकार किसको होगा? राज्यपाल को होगा। यानी एसआईसी के अंदर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर राज्यपाल ही टर्मिनेट करता है, राज्यपाल को किसका अधिकार है? सस्पेंशन का। ऐसा आपने कहां पर देखा था? आरपीएससी में। क्या आरपीएससी में सस्पेंशन के प्रोविजन होते हैं, लेकिन सस्पेंशन तो राज्यपाल कर रहा है, लेकिन टर्मिनेशन कौन करता है? वहां पर राष्ट्रपति। यहाँ पर टर्मिनेशन और सस्पेंशन दोनों कौन करता है? राज्यपाल। ये फर्क है किसमें? आरपीएससी में, इसमें। कितनी बात सब लोग समझ गए क्या? तो मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 10 बार लाइन बोलूंगा, आपको हाई ना हो जॉब, अगर गलत होगा तो आप बात करेक्ट करेंगे उसको, कर दो क्या? राज्य सूचना आयोग क्या आदेश सलाहकारी है? इसका आदेश कैसे है? राज्य सूचना आयोग स्टेट व कनकरेंट लिस्ट के मामले में सुनवाई करता है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का प्रावधान सूचना का अधिकार 2005 में, इसके अध्याय 5 में, चैप्टर किसमें है? 4 में। 15 के अंदर अपॉइंटमेंट होते हैं, 12-15 ही है, 15 के अंदर जो इसका कंपोजिशन इसका प्रावधान है। अच्छा ठीक है, राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी है। राज्य सूचना आयोग में अपील करने के लिए राज्य सूचना आयोग का एक पीठ या एक बेंच जो है हाल ही में अजमेर बनेगी, कहाँ बनेगी है? इसके एक नए पोर्टल का नाम RT 2.0 है, इसके एक नए पोर्टल का नाम RT 2.0 है। एक ही बात है, 0 और O एक ही बात है। किशन जैन बना भारत सरकार मामले के पश्चात स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने वर्चुअल हियरिंग की शुरुआत की। सही है, इसके पोर्टल को अप्रैल 2022 में बनाया गया। सूचना का अधिकार कानून में कुल अध्याय 6 है, चैप्टर कुल कितने हैं? 6। सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपील करने के लिए 10 रुपए का शुल्क लगता है, बीपीएल परिवार के लिए निःशुल्क है। निःशुल्क है क्या? सूचना के अधिकार जो राज्य सूचना आयोग है उसमें अपॉइंटमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होना आवश्यक है? प्रबंध, मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल, मनोरंजन, साहित्य, समाज सेवा, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता। नहीं है, नहीं है, ये सारे वो मैंने बोलते जो राज्यपाल एक बड़ा सदस्य मनोनीत करता है, कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसको मिक्स करेंगे यहाँ पर लगा, तो हमें याद रहेगा कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा है, सही है, सही है, सही है, और वो लगभग क्या होंगे? गलत। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 6 क्षेत्र कितने क्षेत्र है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में सस्पेंशन का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। टर्मिनेशन कौन करेगा? राज्यपाल। यानी हम कह सकते हैं निष्कासन का अधिकार भी किसको है? गवर्नर को। इतनी बात सब लोग समझ गए। इसमें अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनती है उसमें कितने लोग होते हैं? 3। हाल ही में सीएम ने किस कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया? जोगाराम। इनमें से कौन वर्तमान में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का मेंबर नहीं है? ध्यान से सुनना, एमएल लाटर सदस्य है क्या? नहीं है, या नहीं है? राजेंद्र प्रसाद बरवड़ है क्या? अशोक गुप्ता और सुरेश गुप्ता है। अशोक गुप्ता कहां पर थे? एसएसआरसी में थे। तीनों नहीं है। महेंद्र पारेख, सुरेश गुप्ता, गंगाराम मूलचंदानी, टीकाराम शर्मा, एक पद क्या पड़ा? अभी खाली है। इतनी बात सब समझ गए क्या? ये कौन सा कमीशन है? अब इसमें हमें कुछ सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, इसकी कुछ धाराएं हमें याद रखनी पड़ेंगी। धाराएं पे मत जाना, पर धाराएं याद रखनी पड़ेगी। देखो सेक्शंस कौन कौन से हैं। अगर हम इसकी धाराओं की बात करें तो धाराएं देखो इस तरीके से, इधर सेक्शन, इधर है प्रोविजन, इधर प्रावधान, इधर क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन मैंने आपको काम कहां से स्टार्ट करेंगे? 15 से। कहां स्टार्ट करेंगे? 15। तो इसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 19, 19, 1, 19, 3, 19, 7, 19, 8, 20, 25, 1, 25, 1। अब इसमें हमें 2 चैप्टर याद रखने के, 2 चैप्टर इस अधिनियम के, हमें इस कानून के हमें 2 अध्याय याद रखने, 2 चैप्टर याद रखने, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, और 2 चैप्टर याद रखने आपको, जिनका संबंध राज्य सूचना आयोग से। तो सबसे पहले 15 में क्या है? स्ट्रक्चर है, संरचना है। 16 में टेन्योर, कार्यकाल, कार्यकाल था। 17 में रिमूवल, निष्कासन। 17 में क्या है? निष्कासन। 18, 19, 20 और 25 इन चारों सेक्शन के अंदर राज्य सूचना के क्या है? कार्य। 19 के अंदर बता रखा है प्रोसेस ऑफ अपील, अपील की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया है प्रोसेस ऑफ अपील है, अपील की प्रक्रिया। 19 एक जो है उसके अंदर है फर्स्ट सप्लीमेंट अथॉरिटी। कौन सा सप्लीमेंट अथॉरिटी है? हालांकि मैंने आपको पहले बता रखा है प्रत्येक प्रोविजन ऐसे है। जैसे सबसे पहले दोनों एक साथ है भी नहीं। सबसे पहले देखो, हर ऑफिस के अंदर होगा पीआईओ। हर ऑफिस के अंदर जहां आरटीआई लागू होगा वहां पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा। आप जब भी अपील करते हैं, जब भी आप आरटीआई के तहत आप सूचना चाहते हैं, आप हमेशा उस ऑफिस में किसके नाम से लेटर लिखते हैं? लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अगर वो सूचना को सही तरीके से उपलब्ध नहीं करवाए, सूचना प्रदान करने से मना कर दे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उसी के ऑफिस में होगा सीनियर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, एसपीओ, वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी, उसको अपील करेंगे। तो चूंकि आप इसके खिलाफ इसके पास ये फर्स्ट सप्लीमेंट अथॉरिटी, इसने जो डिसीजन दिया उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप इसके खिलाफ अपील करेंगे सेकंड अपील अथॉरिटी को। और सेकंड अपील अथॉरिटी में से कौन होता है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। तो बेसिकली राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत कौन सा अपील अथॉरिटी है? सेकंड अपील अथॉरिटी है, द्वितीय अपील अधिकारी। कौन सा अपील अधिकारी है? तो 19(1) में तो देखो इसका एसपीओ को जिक्र है फर्स्ट अपील अथॉरिटी, और 19(3) में कौन है? सेकंड अपील अथॉरिटी। 19(7) में लिखा हुआ कि इसके आदेश कैसे हैं? कंपल्सरी है, इसके आदेश कैसे हैं? बाध्यकारी है। 19(8) में लिखा हुआ कि ये सूचना का अधिकार कानून जो उसका क्या करवाएगा? क्रियान्वयन। और 20 में मैंने कहा कि क्या लगेगा? जुर्माना। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को फाइन या पेनल्टी लगाने का अधिकार है कौन सेक्शन के अंदर? 20 के अंदर। और जुर्माना कितने रुपए से कितने रुपए हो सकता है? 250 रुपए से लेकर 25,000। और 25(1) में लिखा हुआ है कि आरटीआई एक्ट उसकी मॉनिटरिंग करेगा, कि सूचना का अधिकार कानून जो उसका मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अध्याय 5 जो है उसमें, अध्याय 4 जो है इसमें तो प्रोविजन है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के, और 5 में इसकी कार्यवाही शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स। 5 में की इसकी कार्यवाही शक्तियां। तो क्या सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग को 250 रुपए से लेकर 25,000 जुर्माना लगाने का अधिकार है? कौन सेक्शन में इसका प्रोविजन है? 20। तो हम कहेंगे राज्य सूचना आयोग का कंपोजिशन कौन सेक्शन में है? 15। टेन्योर, टर्मिनेशन, कार्य कौन से 4 सेक्शन में? 18, 19, 20 और 25।
अपील का प्रोसेस 19, फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी 19(1), सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी कौन होता है? सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी राज्य सूचना आयोग खुद, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन खुद। 19(7) में इसके आदेश कैसे होंगे? 19(8) में किसको एग्जीक्यूट करवाएगा? सेक्शन 20 के अंदर क्या लगेगा? कितने रुपए से कितने रुपए? 25(1) में आरटीआई की क्या करेगा? मॉनिटरिंग। और 4 के अंदर अध्याय 4 जो है उसमें खुद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, और 5 के अंदर इसकी कार्यवाही क्या है? शक्ति है। राज्य सूचना आयोग है। कौन सा आयोग है? राज्य सूचना आयोग। अब देखो राज्य सूचना आयोग के अंदर अब तक जो चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, जब तक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं, उन सबके नाम और उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे क्यों घर जाना बाहर बाहर जा सकते हो, दिक्कत नहीं। चलती क्लास में बाहर जिसको जाना जा सकता है, बैग लेकर नहीं जाएगा बस। बाहर जा सकते हैं, 2 घंटे हो गए, जा सकते हैं। पानी वानी पीना बिल्कुल बिना पूछे जा सकते हैं, बस बैग लेकर नहीं। बैग लेकर जाओगे तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने भी हंसकर कहा कि बीमार हो, अभी जाते हैं कहा था बीमार हो। बीमार आदमी को हंसी आती है क्या? बीमार आदमी तो टेंशन में होगा, भाई तो एग्जाम टाइम आएगा, ये भी बीमारी आ गई, ये थी बात समझ गए क्या? अब मैं कह रहा हूं कि राज्य के अंदर बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं, चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि राज्य के पहले चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे एमडी कोरानी। कौन थे? एमडी कोरानी पहले हैं और मैक्सिमम टेन्योर भी नहीं गए। क्या नाम है? एमडी कोरानी। दूसरे जो थे वो थे टी श्रीनिवासन। कौन थे? टी श्रीनिवासन एमएल लाठर की तरह पहले कमीशन के मेंबर रह चुके थे, कमीशन के रह चुके थे सदस्य। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे 2 चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो पहले इसके सदस्य रह चुके हैं। कौन कौन है? एमएल लाठर और दूसरे कौन थे? टी श्रीनिवासन। टी श्रीनिवासन तीसरे उसके चेयरपर्सन थे या हेड थे वो थे सुरेश चौधरी। कौन थे? जिनका मिनिमम टेन्योर एज चेयरपर्सन है या मिनिमम टेन्योर एज सीएसआई। तो सबसे पहले कौन थे? एमडी कोरानी, दूसरे टी श्रीनिवासन, तीसरे और चौथे कौन थे? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, राष्ट्र मुख्य सचिव रह चुके हैं। और डीबी गुप्ता मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, सीएम के एडवाइजर भी रह चुके हैं। कौन? डीबी गुप्ता। और 5वें वर्तमान कौन है? एमएल लाठर, जो डीजीपी भी रह चुके हैं और इस कमीशन के पहले क्या रह चुके हैं? मेंबर। इसका मतलब है कि आज तक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में कितने चेयरपर्सन रह चुके हैं? 5। आज तक स्टेट इलेक्शन कमीशन कितने रह चुके हैं? 7। अभी 7वें। आज तक आरपीसी के चेयरमैन कितने रह चुके हैं? 39 रह चुके हैं। आज तक लोकल कितने रह चुके हैं? 13 कितने रह चुके हैं? आज तक एसएचआर के चेयरपर्सन कितने रह चुके हैं? 6। और आज तक सीएसआई से कितने रह चुके हैं? 5। 5वें वर्तमान कौन है? एमएल लाठर। पहले कौन थे? एमडी कोरानी, एमडी मैक्सिमम टेन्योर एमडी कोरानी, मिनिमम टेन्योर सुरेश चौधरी। वो चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, डीबी गुप्ता। डीबी ऐसे 2 सीएसआई या ऐसे कमीशन के चेयरपर्सन वो जो पहले इसके मेंबर थे, एमएल लाठर और टी श्रीनिवासन। ये बात समझ गए। सदस्य की अगर बात करें, अगर मेंबर की बात करें, तो एज ए मेंबर अगर किसी का मैक्सिमम टेन्योर है, जो लिखा हुआ नहीं पुराने वालों के पास, एज ए मेंबर किसी का मैक्सिमम टेन्योर है वो आशुतोष शर्मा। कौन है? और एज ए मेंबर किसी का मिनिमम टेन्योर है तो टी श्रीनिवासन का ही है। और कमीशन के अंदर पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया तो शीतल धनखड़। कौन है? शीतल धनखड़। शीतल एज ए मेंबर अगर आपको लिखना हो मैक्सिमम टेन्योर, एज ए मेंबर मैक्सिमम टेन्योर किसका था? आशुतोष शर्मा। और एज ए मेंबर अगर किसी का मिनिमम टेन्योर था तो वो टी श्रीनिवासन है, जो बाद में जाकर इसके चेयरपर्सन बन गए। और आयोग के अंदर पहली बार अगर किसी महिला सदस्य को नियुक्त किया गया तो वो शीतल धनखड़। यानी कमीशन की पहली महिला सदस्य कौन है? शीतल धनखड़। शीतल। और वर्तमान में इसमें 4 में से कितने पद बने हुए हैं? 3। तो 3 कौन कौन है? सुरेश गुप्ता, महेंद्र पारेख, टीकाराम शर्मा। वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? एमएल लाठर। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है। कौन सा कमीशन है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। इसको भी वही सीपीसी 19 के तहत सारी शक्तियां प्राप्त है। ये भी किसी सिविल सर्वेंट को अपने बुला सकता है, डायरेक्टली बुला सकता है, स्टेटमेंट ले सकता है और उनसे कोई भी रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। ये सारी बातें, सारी चर्चाएं पहले कर चुके हैं। मेरी बात समझ आ गई? कौन सा कमीशन था? अब इनके बारे में जो ये जो अब तक रहे हैं उन सबके बारे में लिखा हुआ है। एमडी कोरानी का सर्वाधिक कार्यकाल है। उसके बाद टी श्रीनिवासन पहले क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद सुरेश चौधरी कह सकते हैं न्यूनतम। उसके बाद डीबी गुप्ता लंबे समय तक क्या रहे? चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद कौन है? भी एमएल लाठर। ये वर्तमान इसका हम कह सकते हैं सदस्य है। तो आयोग के वर्तमान टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं? 4। अभी कौन कौन है? महेंद्र कुमार पारेख, सुरेश गुप्ता, टीकाराम शर्मा। एक पद भी क्या पड़ा है? खाली। टी श्रीनिवासन का सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, आशुतोष शर्मा का मैक्सिमम टेन्योर, एकमात्र महिला सदस्य कौन दी है? शीतल धनखड़। राज्य सूचना गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006। कब बनाया गया था इसको? 18 अप्रैल 2006। कब इसकी नई पीठ नहीं बनाई गई? जोधपुर। ये कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। इसका आदेश बाध्यकारी कौन? सेक्शन 19(7). राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन है भी? यानी जब भी पूछा होगा तब इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? अरे एमडी कोरानी होगा। टी श्रीनिवासन 200 मेंबर होंगे, बाद में क्या बन गए? चेयरपर्सन। और वर्तमान में कौन है? एमएल लाठर। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसके हिसाब से बताओ। देखिए एमडी कोरानी है। ये राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसको 250 रुपए से लेकर 50,000 तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। कितने रुपए है? 25,000। मैं जुर्माना कितना होगा? 25,000। ये आपके काम का दूसरे एग्जाम में हमारे आरटीआई का सीधा लिखा हुआ नहीं गई। आरटीआई 2005 में काफी लोग इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। क्या होगा इसमें? आरआई से, राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये वापस आरआई इसका आंसर होगा। कितना जो मैक्सिमम जुर्माना लगा सकता है? 25,000। मतलब देखो देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और रिस्पांसिबिलिटी बढ़ाना। सही बात है। और इसका जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व रमना रॉय ने किया। क्या था ना? कौन से संगठन ने किया था? एमकेएसएस। एमके। इसका दोनों विकल्प क्या है? सही है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है, गठित समिति सदस्य नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है क्या? विपक्ष का नेता। सीएम द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर, हाई कोर्ट जज नहीं होता। कौन सा आंसर होगा? 4। कब बना? 18 अप्रैल 2006। प्रथम मुख्य सूचना कौन थे? एमडी कोरानी। एमडी। इनमें से कोई आपको सूचना दिख रहा है? तीनों में कोई भी दिख रहा है क्या? ये कौन थे? वेरी गुड। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे। कौन थे? स्टेट अमरजीत सिंह, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एनके जैन, एसएचआरसी के चेयरपर्सन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये आप कर दो कि आप मुख्य सूचना की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। सूचना आयोग कब बना? 18 अप्रैल 2006। ये देखो देखिए, इनमें से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति
निर्देशित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बस ये यहाँ पोजीशन लीडर ऑपोजिशन लिखा हुआ है, यहाँ वो कैबिनेट मिनिस्टर लिखा हुआ, कौन थे भी? जवाहरलाल पटेल। जो उस कमेटी क्या थे? मेंबर थे। ये सारी बातें हुई जो बार बार रिपीट हो रही, सब कुछ आता है आपको। तो पांचों कमीशन पूरी कर दी हमने, पांचों कमीशन क्या हो चुके हैं पूरे। तो मैं आपको सीधे अब फिक्स 5 मिनट के अंदर कुछ बातें पूछूंगा, उनके जवाब दे दिए, इसका मतलब मान जाऊंगा कि आपने क्या ये सारी चीजें याद है। अगर याद है आपको तो देखना भैया, मैं आपको आयोग के नाम बोलूंगा, आपको उनका स्थापना और अधिसूचना का टाइम बताना है, या पहले नोटिफिकेशन बताऊं मुझे? तो देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाने का डिसीजन सरकार ने कब लिया? 17 जून को। बना कब? 1 जुलाई 94 बना था। आरपीएससी का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 20 अगस्त को। और कब बनाई? ठीक है, आपका जो लोकायुक्त है इसको लेकर इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर कब किया? 26 मार्च को। कब किए थे? और इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 3 फरवरी को। ठीक है, एसएचआरसी का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 18 जनवरी 1999। कब बनाए? मार्च 2000। इसका नोटिफिकेशन एसआईसी का 13 अप्रैल 2006। बना कब? सभी के आप नियम बताएंगे मुझे, नियम कब बने, क्या बनाएंगे, रूल्स बताएंगे। सेक का रूल कब का है? 94। आरपीएससी का 91 के 2 है, एक 1963 का है, और एक ऑर्डिनेंस 1975 और एक एक्ट 1976। लोकायुक्त का 74, एसएचआरसी 2001 और एसआईसी 2007 2000। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है सभी कमीशन में कौन करता है? राज्यपाल। आरपीएससी और सेक में राज्यपाल को रिकमेंडेशन कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट कमेटी में कितने लोग होते हैं? 3। कौन कौन है? सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाईकोर्ट का सीजे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एसएचआरसी के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी में कितने लोग होते हैं? अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो 6, कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? एसआईसी के अंदर अपॉइंटमेंट कमेटी में कितने लोग होते हैं? 3। दो लोग कॉमन कौन कौन है? सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरा कौन है? सभी कमीशन में रेजिग्नेशन किसको देंगे? अब मुझे बताओ टर्मिनेशन के बारे में, निष्कासन के बारे में। सेक में टर्मिनेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति। आरपीसी में, लोकायुक्त में राज्यपाल, एसएचआरसी राष्ट्रपति और एसआईसी में राज्यपाल। कौन से दो आयोग में सस्पेंशन राज्यपाल करता है? आरपीएससी और एसआईसी। आरपीएससी में और राज्य सूचना आयोग में सस्पेंशन के अधिकार किसको है? किस एक आयोग के अंदर अपॉइंटमेंट की प्रोविजन है? एसएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग। सभी आयोगों के अंदर कार्यकाल बताएंगे मुझे। सेक का कार्यकाल कितना है? 5 कब से है? 2002। आरपीएससी 6 कब से है? 1976, 41st अमेंडमेंट 1976। एसएचआरसी के अंदर 370, लोकायुक्त 5 एसआईसी 3 3। किस आयोग के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है? एसआईसी, राज्य सूचना आयोग। इतनी बात सभी लोग सहमत हैं? किस आयोग के अंदर शपथ के प्रावधान नहीं है? आरपीसी और सेक। आरपीसी और सेक में और के प्रोविजन नहीं है। बचे हुए तीनों स्टैट्यूटरी कमीशन के अंदर, बचे हुए तीनों सांविधिक आयोग के अंदर शपथ के प्रावधान है। और कौन दिलाता है? राज्य एनुअल रिपोर्ट। आरपीसी किसको देगा? सेक, लोकायुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एसएचआरसी स्टेट गवर्नमेंट। राज्य पांचों कमीशन में कौन से कमीशन है जिनके सलाह जो है वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है? आरपीएससी, एसएचआरसी, लोकायुक्त। ये तीनों तीनों कमीशन कैसे हैं? सलाहकारी हैं। तीनों तीनों एडवाइजरी हैं, तीनों तीनों सलाहकारी हैं। किस आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। किस आयोग की एक बेंच जोधपुर में? एसआईसी, राज्य सूचना आयोग। किस आयोग की पत्रिका का नाम मानवाधिकार संदेश है? किस आयोग की पत्रिका का नाम कसौटी है? आरपीएससी। स्पंदन, आरपीएससी। कसौटी और स्पंदन दोनों किसकी मैगजीन है? आरपीएससी की। अगर वैसे याद होना चाहिए, कसौटी और स्पंदन इसकी मैगजीन है? आरपीएससी। अब मुझे आप सभी आयोगों का कंपोजिशन बताएंगे, संरचना बताएंगे। सेक कैसा कमीशन है? 1 मेंबर कमीशन, एक सदस्य है। आरपीएससी 1+7 कब से है? जब बनाए गए तब कितने थे? 1+2। अब कितने हैं? 1+7। लोकायुक्त में एक लोकायुक्त के साथ क्या होंगे? एक से अधिक उप लोकायुक्त। कितने भी हो सकते हैं? राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त केपी मेनन। एसएचआरसी में मेंबर कितने होते हैं? 1+2। जब बनाए गए तब कितने थे? 1+4। कब से 1+2 है? 2006। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 10। राजस्थान में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? ये सारी बातें आपको पता है। अब आपको पहले अभी मैक्सिमम मिनिमम ये सारी बातें मुझे 2-4 बता दो, उसके बाद हम चलेंगे सिटीजन चार्टर की ओर, नागरिक अधिकार पत्र की ओर। सेक के पहले चेयरपर्सन कौन थे? अमर सिंह राठौड़। अभी कौन है? मधुकर गुप्ता। मैक्सिमम टेन्योर, मिनिमम टेन्योर, एनआर पसीन। अभी कौन सा चेयरपर्सन है? 7वें, क्या नाम है? आरपीसी के पहले चेयरमैन एस के घोष, पहले एक्टिंग चेयरपर्सन एल जोशी, वर्तमान चेयरपर्सन कैलाश मीणा। कौन से हैं? 39वें। मैक्सिमम टेन्योर डीएस तिवारी, देवी शंकर। मिनिमम टेन्योर पीएल रावत व पीएस यादव। पहले लोकायुक्त आईडी दुआ। अभी कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन से नंबर के हैं? 13वें। मैक्सिमम टेन्योर महेंद्र भूषण सर। मिनिमम टेन्योर विनोद शंकर दवे। पहले एक्टिंग लोकायुक्त डीपी गुप्ता। एकमात्र लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट से थे आईडी दुआ। आईडी एसएचआरसी के पहले चेयरपर्सन कांता भटनागर। अभी कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन से हैं? छठे। एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता भटनागर। कांता। मैक्सिमम टेन्योर एन के जैन, नगेंद्र कुमार। मिनिमम टेन्योर कांता भटनागर। कांता। पहले एक्टिंग चेयरपर्सन अमर सिंह गोदारा। अमर सिंह। पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? एमडी कोरानी। अभी कौन है? एमएल। कौन से क्रम के हैं? 5वें। मैक्सिमम टेन्योर एमडी कोरानी। मिनिमम टेन्योर सुरेश चौधरी। एकमात्र महिला सदस्य सीता धनखड़। एज ए मेंबर मैक्सिमम टेन्योर आशुतोष शर्मा। मिनिमम टेन्योर टी श्रीनिवासन। एसएचआरसी में एज ए मेंबर मैक्सिमम टेन्योर पुखरा सिरवी। मिनिमम टेन्योर नमोदन मीणा। क्या पांचों कमीशन में ऐसा कोई कमीशन है क्या इसके चेयरपर्सन महिला रही हो? कौन है? कांता भटनागर एसएचआरसी की चेयरपर्सन थी। कांता भटनागर राजस्थान हाईकोर्ट की रह चुकी है, पहली फीमेल जज। राजस्थान हाईकोर्ट में पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया तो कौन है? कांता भटनागर। अब तक राजस्थान हाईकोर्ट में महिला जज कितनी रह चुकी हैं? वर्तमान वालों मिलाएंगे तो 13। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में 3 महिला जज काम कर रही हैं, सुभा मेहता, नूपुर भाटी और रेखा बोरान। क्या नाम है? इनसे पहले 10 और रह चुके हैं, तो महिला न्यायाधीश टोटल कितनी है? 13। वर्तमान में कितनी है? 3। पहले कितनी थी? 10। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे चलोगे? अब आगे चलेंगे सिटीजन चार्टर की ओर। या पहले छोटा टॉपिक माध्यम तक कर दोगे? देखो माध्यम तक
कांच ये तो पूरे ब्रेक कर दिया। 2 मिनट एक बार रेस्ट करो, कोई पानी देगा ना, बहुत इमरजेंसी जोन है, आराम बैठे रहो है, 2-4 गोली कर जाएगा सर, 2 मिनट जा सकते हो तो ठीक, 2 मिनट बाद महादेव का स्टार्ट कर दूंगा। सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, और सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट इसलिए राज्य सरकार को जब भी लीगल ओपिनियन की आवश्यकता होती है, जब भी लीगल एड चाहिए, जब भी कानूनी सलाह चाहिए, तो कानूनी सलाह कौन प्रदान करेगा? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल वो व्यक्ति है जो राज्य सरकार को समय समय पर सलाह प्रदान करेगा, एडवाइस करने का काम करेगा, कौन? महाधिवक्ता। अब इसमें इंपोर्टेंट बात है कि महाधिवक्ता का प्रावधान 2 जगह है, कि महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान में भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महाधिवक्ता को लेकर महाधिवक्ता शब्द को अगर आप देखेंगे इस शब्द को आप 3 आर्टिकल में देख सकते हैं, 165, 177, 194, यानी महाधिवक्ता टर्म को 3 आर्टिकल में देख सकते हैं, 165, 177, 194, और महाधिवक्ता पद का प्रावधान एक कानून में भी है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन कानून, इसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, क्या नाम इसका? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भारतीय संविधान और एक कानून जिसका नाम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इन दोनों में महाधिवक्ता पद का प्रावधान है, कह सकते हैं क्या? महाधिवक्ता पद का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह है। मैंने आपको कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल सबसे पहले कौन सा है? आर्टिकल 165, दूसरा आर्टिकल 177, तीसरा आर्टिकल 194। अब इनमें क्या लिखा मैं आपको बताऊंगा। 165 में तो महाधिवक्ता पद का प्रावधान है, 177 में लिख रखा कि महाधिवक्ता कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ या इन द सिटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है। और 194 में लिखा हुआ कि महाधिवक्ता अगर विधानमंडल में जाकर बोलता है, अगर विधानमंडल में जाकर लेजिस्लेचर में जाकर अपना कथन कहता है या जाकर कोई स्टेटमेंट देता है, उसको वो सभी प्रिविलेजेस होंगे, सभी विशेषाधिकार होंगे जो आर्टिकल 194 के अंदर एमएलए और एमएलसी के पास होते हैं। यानी हमारे एमएलए को जो विशेषाधिकार दिए गए, जो प्रिविलेजेस दिए गए, वो सारे विशेषाधिकार किसके पास होंगे? महाधिवक्ता के पास। कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? 194। महाधिवक्ता लेजिस्लेचर की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? 177। महाधिवक्ता पद का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में? 165। किस कानून में इसका प्रावधान है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। महाधिवक्ता के बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी। पहली बात, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। कौन सा अधिकारी है? ये राज्य का सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है, यानी इससे बड़ा कोई कानून को जानकारी नहीं होता। पहली बात, इसलिए राज्य सरकार को कह देता है लीगल एड, इसलिए राज्य सरकार को ये विधिक सलाह देने का काम करता है। कौन सलाह प्रदान करने का काम करता है? लीगल एड प्रोवाइड करेगा, विधिक सलाह प्रदान करने का काम करेगा। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, महाधिवक्ता का जो पद है वो कोई सरकारी पद नहीं है,
इट इज नॉट ए गवर्नमेंट पोस्ट बिकॉज महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कैन कंटिन्यू हिज और हर प्राइवेट प्रैक्टिस आल्सो। कि महाधिवक्ता अपने काम के साथ साथ किसी निजी कंपनी को, किसी निजी व्यक्ति को भी सलाह प्रदान कर सकता है, बशर्ते उस मामले में उसने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं किया, उस मामले में राज्य सरकार को सलाह प्रदान नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि वो सरकारी पद नहीं है। महाधिवक्ता पद पर कार्य करने वाला जो लॉयर है या जो अधिवक्ता है वो अपने काम के साथ साथ राज्य सरकार को सलाह प्रदान करने का काम भी करेगा। लेकिन राज्य का सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को सलाह प्रदान करता है, लीगल एड प्रोवाइड करने का काम करता है, विधिक सलाह प्रदान करने का कार्य करता है। राजस्थान के अंदर महाधिवक्ता, हालांकि प्रोविजन होते हुए इसको 1950 में कर दिया था, लेकिन राजस्थान के अंदर महाधिवक्ता को पहली बार अपॉइंट कब किया गया? 1957 में। राजस्थान में महाधिवक्ता पद पर पहली बार नियुक्ति कब की गई? 1957 में। और राजस्थान के पहले महाधिवक्ता थे जीसी कासलीवाल कौन थे? और एज ए एडवोकेट जनरल मैक्सिमम टेन्योर महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका है? जीसी कासलीवाल का है। 15 साल तक राजस्थान के महाधिवक्ता रहे, 57 से लेकर 72 तक, 1957 से लेकर 1972 तक राजस्थान क्या रहे? महाधिवक्ता। क्या नाम है इनका? जीसी कासलीवाल। जब आपने इतनी बात देख ली है तो एक इंपोर्टेंट बात हो रही है कि राजस्थान के अंदर महाधिवक्ता जो है ये वर्तमान महाधिवक्ता है 19वें है, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। इनका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया गया उसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान महाधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर होगा, क्योंकि कई बार महाधिवक्ता का मुख्यालय जोधपुर रखा गया, और जोधपुर इसलिए रखा गया क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट, राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर। लेकिन वर्तमान महाधिवक्ता के नियुक्ति आदेश में लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है इनका कार्यालय, इनका मुख्यालय कहां पर होगा? जयपुर। इनका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। पहले महाधिवक्ता की नियुक्ति कब हुई? 57 में। कौन है? जीसी कासलीवाल। स्टेट का सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में, 165 में है। अब अगर आप एडवोकेट जनरल की टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, अगर आप महाधिवक्ता पद की सेवा शर्तें देखें तो वही बात, सबसे पहले अपॉइंटमेंट है, पर नियुक्ति जो है वो लिखी हुई 165 में, और 165 में इसकी नियुक्ति में से कौन करता है? राज्यपाल। और उसको सलाह कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में? 165। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, अगर आप इसकी योग्यता देखेंगे, योग्यता में लिखा हुआ है सेम एज हाईकोर्ट जज। इसकी योग्यता किसके समान होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। और हाईकोर्ट जज की दो क्वालिफिकेशन होती है, जो कि आर्टिकल 217 मेंशन्ड है, आर्टिकल 217 पहले भारत का नागरिक, और दूसरा या तो उसने एज ए डिस्ट्रिक्ट जज 10 साल काम किया, या फिर वो एक से अधिक हाईकोर्ट में कम से कम 10 साल प्रैक्टिस कर चुका हो, फिर उसके पास उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 साल काम कर चुका हो, 10 साल। उसी व्यक्ति को आप क्या बना सकते हैं? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ये बात भी अनुच्छेद 165 में लिखी हुई है। कौन सा आर्टिकल लिखी हुई है? 165। अगर महाधिवक्ता के पारिश्रमिक देखेंगे, अगर आप इसका रिम्यूनरेशन देखेंगे, अगर आप इसकी सैलरी देखेंगे, तो उसके बारे में लिखा हुआ सेम एज डिटरमाइंड बाय गवर्नर। कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। अगर इसको रिजाइन करना हो, अगर इसको इस्तीफा देना हो, तो इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल। अगर इसका टर्मिनेशन करना हो, अगर इसका निष्कासन करना हो, कौन करेगा? राज्यपाल। यानी हम कह सकते हैं इसका अपॉइंटमेंट, इसकी सैलरी अलाउंस, इसका रेजिग्नेशन, इसका टर्मिनेशन, सबका संबंध किससे? राज्यपाल से। इसको हटाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। अगर हम इससे कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की बात करें, तो हमने पहले कहा कि इसका कार्यकाल लिखा हुआ है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसके प्रसाद पर्यंत है, इसका मतलब है कि अंटिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर जब तक चाहेगा तब तक काम करेगा, गवर्नर जब चाहेगा तब इसको क्या कर देंगे? टर्मिनेट। इसका मतलब है कि इसको लेकर लगभग सभी अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इसके पास है, राज्यपाल के पास। एक आप इसकी फोटो लेना भी, एक मैं आपको दिखा रहा हूं, बाई चांस आपको पूछ ले। ये देखो, ये अगर आप एडवोकेट जनरल को देखेंगे तो यहाँ पर एक आदेश है, लाइन देखना, लाइन कहां से गई? लाइन आएगी बीच में, कहां गई? अरे नहीं, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, ये वर्तमान महाधिवक्ता का नियुक्ति आदेश है। तो सबसे पहले महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन सा डिपार्टमेंट करता है? विधि एवं विधि कार्य विभाग। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल में राज्यपाल करता है? 165। वर्तमान कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन से हैं? 19वें। इसमें लिखा हुआ है कि वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जब तक राज्यपाल चाहेंगे राज्यपाल एडवोकेट जनरल देंगे। इनका मुख्यालय कहां पर होगा? जयपुर। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि महाधिवक्ता अपने काम के साथ साथ राजस्थान लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट है, राजस्थान का जो विधि विभाग है, उसका एक मैनुअल, उसकी बुक है, उसके अंदर भी कौन कौन से सेक्शन है? 7, 8, 9, इनमें भी कुछ महाधिवक्ता काम लिखे हुए हैं, वो काम भी साथ में करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्या नाम इसका? नाम राजस्थान लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट। ये है कौन सा विभाग है? ये विभाग है। इसके एक मैनुअल, इसकी बुक है, उसकी धारा कौन सी है? 6, 7 और 7, 8 और 9। इन तीनों धाराओं के अंदर जो काम लिखे हुए हैं वो काम भी राज्य का महाधिवक्ता करेगा। कौन करेगा? महाधिवक्ता। इतनी बात सब लोग समझिए क्या? इसके फोटो ले लो। वैसे आपको वैसे याद हो गया होगा, अरे वो सिद्धांत पर काम नहीं करना जिसमें सभी लोग काम करते हैं, आई डेंट फॉरगेट, राघव भूल जाओ। बट और अब वैसे देखिए चीज ज्यादा याद रहती है। तो आपको पूछे महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है? लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट है। विधि है, विधि कार्य विभाग। इस बात को मानते हो क्या? अब आगे सुनो कि अब आपने महाधिवक्ता को लेकर सामान्य सेवा शर्त देख ली। महाधिवक्ता के राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की योग्यता डीजी के समान होती है, हाईकोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। राजस्थान में पहली बार एजी का अपॉइंटमेंट 1957 में किया गया, 1957 में किया गया। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल थे, जीसी कासलीवाल। महाधिवक्ता को विधानमंडल की, स्टेट लेजिस्लेचर की बैठकों में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, वोटिंग राइट है। इसको जब भी विधानमंडल के, अच्छा विधानमंडल की समितियों में, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर उसकी बहुत सारी कमेटी है, उन कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि विधानमंडल की किसी भी समिति का बन सकता है सदस्य, किसी भी कमेटी का इसको मेंबर बनाया जा सकता है। महाधिवक्ता को आर्टिकल 194 में, अनुच्छेद 194 में वो सभी प्रिविलेजेस होंगे, वो सभी विशेषाधिकार होंगे जो किसको होते हैं? एमएलए या एमएलसी। एमएलए और एमएलसी को प्राप्त सभी विशेषाधिकार। एमएलसी होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर स्टेट के अंदर दोनों हाउस होंगे तो विधानसभा में बैठेगा एमएलए, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, विधान परिषद भी होगी, तो कौन बैठेगा? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब आपने इतनी बात देख ली है तो सीधा देख लेते हैं कार्य कौन कौन से। तो अगर हम इसे कार्य की बात करें तो इसका पहला कार्य है राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना, तो प्रोवाइड लीगल एड टू स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करने का काम करेगा, और ये इसका काम लिखा हुआ आर्टिकल 165(2) में। कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? आर्टिकल 165 में तीन ही आर्टिकल है, 165(1), 165(2), 165(3). और ये जो हमने इसके पारिश्रमिक,
और इसका जो निष्कासन दिखा है, जैसे पारित समिति को जो कार्यकाल दिखा था, ये दोनों बातें किसमें लिखी हुई है? 165(3) में, आर्टिकल 165(3). तो पहला तो हमने कहा कि सरकार को लीगल प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ राज्य सरकार बहुत सारे मामलों में पार्टी होती है। राज्य सरकार जिन जिन मामलों में पार्टी होगी, तो ये राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करेगा किसके अंदर? इन कोर्ट। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कौन जाएगा? एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में कौन जाएगा? महाधिवक्ता। तीसरी इंपोर्टेंट बात मैंने आपको कहा कि राज्य विधानमंडल जो है, हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी बैठक में भाग ले सकता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है, उसके अंदर बहुत सारी कमेटी बनी हुई है। याद है समितियां? राजस्थान की विधानसभा की कुल कितनी समितियां हैं? वैसे तो 22 होती है, 18 सामान्य, 4 वित्तीय समिति। इस साल समितियां 26, 22 तो सामान्य समिति और 4 फाइनेंशियल कमेटी। आगे चर्चा करेंगे कौन से 4 नई समिति बनेगी, कल होगी चर्चा इस पर, कब चर्चा करेंगे? कल। तो मैंने आपको कहा कि ये विधानमंडल की बैठकों में उनकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके साथ साथ हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो असेंबली है, उसके किसी भी कमेटी का मेंबर बना जा सकता है। कमेटी बना सकते हैं इसको मेंबर। क्या वहां पर इसको बोलने का अधिकार है? वोटिंग राइट है? नहीं है। क्या ये हमारी विधानसभा किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है? बन सकता है। ये दोनों बातें लिखी हुई है आर्टिकल 177 में। कौन सी आर्टिकल लिखी हुई है? 177। ये बेसिकली राजस्थान के अंदर एडवोकेट जनरल का काम है, महाधिवक्ता काम है। महाधिवक्ता क्या है? कार्य। अब इसमें एक इंपोर्टेंट, अच्छा मैंने एक, पता है क्या, बुकलेट तैयार की है? मैंने स्टेट पॉलिटी की बुकलेट तैयार की है, इसमें मात्र 22 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है। तो आप उसमें कठिन से कठिन क्वेश्चन भी है, और आज तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आरपीएससी और राजस्थान अध्ययन बोर्ड ने पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे टॉपिक वाइज, वो मैंने एक जगह लिख दिया। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है, और लगभग क्वेश्चन कितने हैं? मात्र 22 है। मात्र कितने हैं? 22। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई क्या? यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आ गई? अब महाधिवक्ता के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। जैसे मालूम है कहूँ कि पहले महाधिवक्ता कौन है? जीसी कासलीवाल। अब एडवोकेट जनरल कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन से हैं? 19वें। राजस्थान के पहले एक्टिंग एडवोकेट जनरल कौन थे? ए.के. माथुर। राजस्थान के पहले कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन थे? ए.के. माथुर। वो महाधिवक्ता जो 3 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं, बी.पी. अग्रवाल। वो एडवोकेट जनरल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, एल.एम. सिंघवी। कौन है? लक्ष्मीमल सिंघवी। जीसी कासलीवाल जो है एकमात्र महाधिवक्ता है जो पहले एमएलए थे। पहले विधानसभा के अंदर एमएलए कौन थे? जीसी कासलीवाल। तो आगे मैं कहूँ कि वो एमएलए जो राजस्थान के महाधिवक्ता रहे, जीसी कासलीवाल। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, एल.एम. सिंघवी। पहले महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल। मैक्सिमम टेन्योर एज एन एडवोकेट जनरल जीसी कासलीवाल। वो महाधिवक्ता जिनके नेतृत्व में लोकायुक्त संस्थान में रिफॉर्म के लिए कमेटी बनेगी, नरपतमल लोढ़ा। कौन थे? नरपतमल लोढ़ा। कि कम से कम आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, सारी सूचना याद होनी चाहिए। अब आपको 5 लाइन बोलूंगा बस, उन 5 लाइनों के अगर आपने हां ना में सही जवाब दे दी, इसका मतलब महाधिवक्ता आपको आता है। और आप चाहो तो महाधिवक्ता के 4-5 क्वेश्चन कर सकता हूं। रॉन्ग क्वेश्चन, महाधिवक्ता का क्वेश्चन लगा दिए क्या? अब लगा दे। तो तब तक मुझे बताओ, देखिए राजस्थान में वर्तमान महाधिवक्ता का मुख्यालय जोधपुर है। कहां पर है? महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश राजस्थान का वित्त विभाग जारी करता है। कौन जारी करता है? विधि एवं विधि कार्य विभाग, लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट है। याद है सबको? ठीक है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल थे। महाधिवक्ता के सैलरी अलाउंसेस गवर्नर तय करता है। महाधिवक्ता का टर्मिनेशन गवर्नर तय करता है। महाधिवक्ता की योग्यता हाईकोर्ट जज की जैसे है। महाधिवक्ता आर्टिकल 177 में विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता को असेंबली किसी भी कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। महाधिवक्ता केंद्र के अटॉर्नी जनरल के अंडर में काम करता है। केंद्र सरकार के महान्यायवादी के अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। नहीं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो काम एडवोकेट जनरल राजस्थान सरकार के लिए करता है, वो सारे काम एटॉर्नी जनरल किसके लिए करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए। इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? वेरी गुड, किसमें है? 78 में। इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा कार्य में भाग ले सकता है? 177। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य गठन प्रसिद्ध में है। सही है। तो 1956 कानून, तो उसके बाद में 1957 में पहली बार महाधिवक्ता को अपॉइंट किया गया। जिससे कासलीवाल राजस्थान के फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे। ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को लीगल मामलों में एडवाइस कौन देगा? एडवोकेट जनरल। अब महाधिवक्ता का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा कार्य में भाग लेने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल में? 177। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। केवल ये सही है, गलत का चयन कीजिए। महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही गलत हो गया। गलत का चयन नहीं कर लिया, ये रहा। अब आगे वाले सही क्यों है? राज्य सरकार को लीगल प्रोवाइड करेगा, तब तक काम करेगा जब राज्यपाल चाहे। इसके सैलरी अलाउंसेस कौन तय करेगा? राज्यपाल। तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। गलत कौन सा है? पहला। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, विचार करना है, आंसर देना है। यह अनुच्छेद 165 के तहत एक संवैधानिक पद है। जीसी कासलीवाल प्रथम महाधिवक्ता थे। नरपतमल लोढ़ा राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता है। नहीं है, केवल ए और बी। अभी कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वेतन भत्ते कौन तय करता है? विचार कीजिए। ए.के. माथुर 3 बार महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त है। वो तो बी.पी. अग्रवाल थे। ए.के. माथुर तो पहले एक्टिंग एडवोकेट जनरल है। राज्य महाधिवक्ता को विधायक के समान विशेषाधिकार है। जैसे एमएलए के पास प्रिविलेजेस है, वो सारे प्रिविलेजेस को आर्टिकल 194 मिले हुए। राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति 1957 में की गई थी। सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? इसका मतलब इससे पूछा कि ए शब्द कथन, सही कथन नहीं है। कौन सा कथन नहीं है? ए। अच्छा तो कैसे होगा? चौथा 4 तो कथन नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? ए। अब मुझे लग रहा है क्लास छोड़ दो तो सही रहेगा। अभी कौन को महाधिवक्ता बनकर बैठ जाएगा, फिर वो कहेगा मैं तो 20वां महाधिवक्ता हूं। कौन सा महाधिवक्ता हूं? 20वां। ये देखो, राज्य, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के मूल अपील। ये तो हाईकोर्ट क्वेश्चन आगे बीच में मिक्स कर दिया। राज्य के वित्तीय लेखाओं परीक्षण है। अरे वित्तीय लेखाओं परीक्षण इनमें से कोई नहीं आएगा, सीएजी करता है। हर चीज का आंसर थोड़ी महाधिवक्ता होगा। इसमें आएगा नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। ये देखो, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर इन पर धारण करता है। महाधिवक्ता कार्यालय संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। नहीं लिखा हुआ कि भाई ये तो तब तक काम करेगा जब तक कौन चाहेगा राज्यपाल। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित है। केवल कौन सा है? ए और बी। कौन सही है? ए और बी। इसका मतलब महाधिवक्ता के बारे में आप प्रकांड विद्वान बन चुके हैं। अब आगे लेके चलूंगा सिटीजन चार्टर की ओर। अब चलते हैं, देखो अभी तो आप सबको पता ही है विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में मिले हैं महाधिवक्ता को? 194।
ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी होगा क्या? ये देखो आरबीसी क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम कानून अधिकारी, ये बताओ देखिए गलत कथनों का सम्मिलित कीजिए। सुमिलित की देखो, तीसरी कास्ट महादेव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बी पी अग्रवाल 3 कार्यकाल, एल एम सिंघवी फर्स्ट एक्टिंग एडवोकेट जनरल कौन थे? ए के माथुर। एल एम सिंघवी तो वो हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, कहां से? लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। एल एम सिंघवी वो है जिन्होंने लोकायुक्त का नाम अमूर्तमैन का नामकरण लोकपाल लोकायुक्त किया। एल एम सिंघवी वो है जिनके अनुशंसा के ऊपर भारतीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लक्ष्मण सिंघवी वो है जिनका संबंध राजस्थान के जोधपुर शहर से और दूसरे एडवोकेट जनरल है 1972 से लेकर 1977 तक राजस्थान में लगातार 5 साल क्या रहे? महाधिवक्ता। अब वैसे ये क्लास 3 घंटे की होगी, नहीं मैं तो भी 4 घंटे पढ़ाऊंगा, और कल आपके लिए सकते 3 घंटे ये 3 घंटे को दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे ही रहेगा ना? या ये काम करूं मैं कल 6 घंटे क्लास पूरे कर दूंगा, पर 6 घंटे लगातार एक सब्जेक्ट को पढ़ना सही है? 6 घंटे अभी आज पूरा कैसे होगा? 2 घंटे और 3 घंटे और बचे 7 बजने में। फिर देखो अब देखो सिटीजन चार्टर, इस सब्जेक्ट का मजाक मत लो, मैं पहले कह रहा हूं कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, और अगर मैं जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ लिया तो 7-8 क्वेश्चन आपको लेंगे, बस ये देखा स्टेट पॉलिटी, और अगर मैं नहीं पढ़ा तो आपको होगा कि ये है क्या स्टेट पॉलिटी, तो आपके ऊपर है। मैं चाह रहा हूं कि बाहर निकलो तो आप लोगों के सबसे आसान स्टेट पॉलिटी क्वेश्चन थे, ऐसे बोलो, और आप चाह रहे हो कि नहीं आपसे बोलो सबसे हार्ड क्या थे? स्टेट पॉलिटी के थे। देखो ये सिटीजन चार्टर का नाम सुना क्या आप लोगों ने? मैंने आपको पहले भी कहा इसका नाम है उसी में इसका अर्थ है कि ये वो राइट्स हैं जो आपको मिले, ये वो राइट्स है जो किसको मिले? नागरिकों को। ये वो चार्टर है जिसके माध्यम से नागरिकों को बहुत सारी सरकार के प्रोवाइड करती है राइट्स। तो नागरिक अधिकार पत्र कौन सा पत्र है? ये सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करती है सरकार, उसके साथ साथ जो सिविल सर्वेंट है उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है कि नागरिक अधिकार पत्र पत्र है वो डॉक्यूमेंट है, इसके माध्यम से नागरिकों को सरकार बहुत सारे अधिकार देने का प्रयास करती है। उसके साथ साथ वो लोक सेवक जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनके उत्तरदायित्व उनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का काम करती है कि भाई कोई भी सिविल सर्वेंट उसको काम करना पड़ेगा, किसके लिए? नागरिकों के लिए, आम आदमी के लिए। कौन सा चार्टर है? सिटीजन चार्टर। तो मैंने आपको कहा कि सिटीजन चार्टर में बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। सिटीजन चार्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिकली आप 5 प्रकार की चीजें देखेंगे। इस सिटीजन चार्टर को जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर है, जिस ऑफिस का नागरिक अधिकार पत्र है, उस ऑफिस का लिखा होगा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव एंड विजन, इसमें लिखा होगा इसका उद्देश्य व दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिव एंड विजन, उद्देश्य व दृष्टिकोण। दूसरा सिटीजन चार्टर के अंदर लिखा होता है नेम ऑफ सर्विसेज, कि आप जिस ऑफिस के अंदर जा रहे हैं उस ऑफिस के काम क्या है, तो या वो ऑफिस कौन कौन सेवाएं प्रोवाइड करता है, कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो लिखा होता है, इसको बोलते हैं सेवाओं का नाम। इस सर्विसेज के नाम क्या क्या है, सेवाओं के नाम क्या क्या है। तीसरा जब आप अंदर जाए तो आपको पहले से बताओ कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, इसको बोलते हैं कार्य विभाजन, और आपको भी बताओ कौन सा काम कितने ड्यूरेशन में होगा, ये भी आपको पहले से बताओ। तो सिटीजन चार्टर बाहर लिखते हैं जिसको बोलते हैं समयावधि, यानी सिटीजन चार्टर समय तो ऑफिस के बाहर लगाते हैं जिसमें आपको पहले से एक्नॉलेजमेंट हो, पहले से आपको ज्ञान हो कि आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो कौन कौन सर्विसेज आम आदमी प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज कितने टाइम में प्रोवाइड की जाएगी, कौन सा काम ऑफिस में कौन करेगा, इसको क्या बोलते हैं? कार्य विभाजन। और अगर काम नहीं हो तो आप शिकायत कैसे करेंगे या किसको शिकायत करेंगे, ये भी किसमें लिखा होगा? सिटीजन चार्टर में। लेकिन शिकायत के बाद क्या होगा, ये सिटीजन चार्टर में कहीं लिखा हुआ नहीं है। और सिटीजन चार्टर जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो ऑफिस प्रोसीजरल का पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है, इसलिए आप इसको लेकर कोई भी बिल कोर्ट में नहीं कर सकते, कहां नहीं जा सकते आप? कोर्ट में। यानी इसको लेकर आप किसी प्रकार के बिल काम नहीं कर सकते कोर्ट में। ये ऑफिस प्रोसीजरल का पार्ट है, ये ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट है, केवल कार्यालय का या कार्यालय प्रक्रिया का एक भाग है। जहां पर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप किसी व्यक्ति को कंप्लेन करो उस ऑफिस के अंदर, तो आप काम करवाए और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें, उस सिविल सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई करें जो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि सामान्यतया ऑफिस के अंदर एबीसीडी देखने मिलती है, पता है मैंने एबीसीडी कि मैं आप किसी पास काम करवाने के तो वो पहले आपको अवॉइड करेगा, अवॉइड का मतलब बात नहीं सुनेगा कि भाई मेरे काम है, ठीक है मैं क्या करूं, सबके काम ही होते हैं, काम ही करें तो बैठे बैठे। फिर कहते हैं कई बार बी का मतलब बाईपास करने की कोशिश करते हैं, तो ये काम है नहीं, तो तीसरी मंजिल पर होगा, तीसरी मंजिल पर 304 नंबर कमरे में काम होगा, तो तीसरी मंजिल पर आदमी पहुंचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको पता लगा मंजिल 2 ही है, तो सी का मतलब हो गया कंफ्यूज। दूसरी मंजिल पर जब तीसरी मंजिल नहीं मिली तो दूसरी मंजिल पर क्या हो गया? कंफ्यूज। और कंफ्यूज होने के बाद डी का मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब वहीं बैठ गया, थोड़े देर बाद उसके घर वाले उसको लेके वहां से। इसको बोलते हैं एबीसीडी। क्या बोलते हैं इसको? अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज एंड डिस्ट्रॉय। क्या बोलते हैं इसको? एबीसीडी। उसको रोकने के लिए सिटीजन चार्टर लगेगा कि आपको सारी बातें पहले से पता होगी कहां? ऑफिस के बारे में। क्या आपको ये नहीं कह सकते काम होगा क्योंकि आप पहले पढ़ कर आ गए डिवीजन ऑफ वर्क कि भैया मूल निवास कौन बनाएगा मुझे पहले से पता है, पढ़ कर आया हूं बात। और कब पॉसिबल होगा जब सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाहर मिल जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम आजकल कौन करता है? ये सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर जो है इसके कारण बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, कि आपको सारी बातें अगर मान लो ऑफिस बाहर पता लग जाए तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो काम जिस व्यक्ति को करना है उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जानकारी पहले हो चुकी है, किसको? नागरिक को, सिटीजन को जो ऑफिस में है। तो कहते हैं कि इससे सिविल सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लोक सेवकों की जवाबदेही क्या होती है? बढ़ती है। इससे करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही होगी, इससे बात करप्शन क्या होगा? कम होगा। इसमें शिकायत के प्रावधान भी है, तो कहते हैं कि नागरिक अधिकार पत्र से आप लोक सेवकों की शिकायत करके सिविल सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन करके अपने काम करवा सकते हैं। और अगर मान लो ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरमेंट अगर मान लो ऑफिस के अंदर होगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन अगर मान लो किसी भी स्टेट में होगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति सिविल सर्वेंट के प्रति आम आदमी का ट्रस्ट, आम आदमी का फेथ क्या होता बढ़ता है। आम आदमी का अगर फेथ बढ़ेगा, आम आदमी अगर प्रशासन विश्वास करेगा, प्रशासनिक अधिकारी में ट्रस्ट करेगा तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कि लोग बढ़ चढ़कर सरकारी योजनाओं में, प्रशासनिक कार्यक्रमों में, अभियानों में क्या लेंगे? भाग लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वास्तव में प्रशासन हमारी भलाई के लिए, वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, नहीं कि खुद के वेलफेयर के लिए। इसलिए सिटीजन चार्टर डॉक्यूमेंट को हमने अडॉप्ट किया सिस्टम कहां से? ब्रिटेन से। तो हमने देखा कि ये तो इसका कंपोनेंट है, नागरिक अधिकार पत्र में सारी बातें आपको देखने मिलेगी। एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिक अधिकार पत्र में या नागरिक अधिकार पत्र का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाना, टू रिड्यूस करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, प्रशासनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार को रोकना, टू रिसीव वेरियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेज, विभिन्न सरकारी कार्यालयों से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करना। है क्या उद्देश्य इसका? नहीं है। इसका उद्देश्य है आरटीआई का। इसमें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर आप नहीं मांग सकते हो। इन्फॉर्मेशन तो सरकार खुद दे रही है आपको, कहां पर? ऑफिस के बाहर। आप नहीं कि आप ऑफिस में जाकर किसी कर्मचारी करेंगे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके तहत? सिटीजन चार्टर के तहत। वो तो किससे मिलती है इन्फॉर्मेशन? सारी आरटीआई, सूचना का अधिकार कानून 2005। इतनी बात सब लोग समझ गए। मैंने आपको कहा कि नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत कहां से हुई? सिटीजन चार्टर की शुरुआत भी ब्रिटेन से। कहां से हुई है?
इसकी शुरुआत की गई ब्रिटेन से और ब्रिटेन में इसकी शुरुआत की गई थी 91 में। कब की गई थी? इसकी शुरुआत करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर। कौन थे? जॉन मेजर। तो आपको पूछे सिटीजन चार्टर सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई है? ब्रिटेन से। कब हुई? किस प्रधानमंत्री के समय? जॉन मेजर। और आप सभी को पता है कि 1990 के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों में एलपीजी रिफॉर्म हो रहे थे और आईटी जो उसका प्रभाव बढ़ गया और आईटी के कारण इन्फॉर्मेशन या कोई भी अगर मान लो नवाचार इनोवेशन रिफॉर्म किसी देश में हो रहा था तो तत्काल प्रभाव से सेकंडों मिनटों में काम हो जाता था दूसरे देशों में। तो सिटीजन चार्टर जैसा रिफॉर्म जो ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन में जॉन मेजर ने ऐसे कर्मचारी जो सिटीजन चार्टर के तहत अच्छा काम कर रहे थे उनको सम्मानित करने के लिए स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम है चार्टर मार्क स्कीम। क्या नाम है? तो आप मुझे चार्टर मार्क स्कीम का संबंध किससे है? तो चार्टर दिखते समझ जाना किससे है? सिटीजन चार्टर से। सिटीजन चार्टर। तब ये ऐसा रिफॉर्म जो ब्रिटेन में किया गया तो इस पर पहली बार चर्चा 96 के अंदर भारत में हुई। कब चर्चा हुई थी? 96 के अंदर और कॉन्फ्रेंस चली थी दिल्ली में, कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। ये भारत में मुख्य सचिवों का सम्मेलन कहाँ किया जाता था? नई दिल्ली में। कब की बात है? 1996 में। तो भारत के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में उपस्थित हुए, इकट्ठे हुए, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने पहली बार डिस्कस किया कि भाई ये रिफॉर्म जो है इसको हम भारत में क्यों नहीं करें या इसको हम भारत में लागू क्यों नहीं करें। कब की बात है? 96। 97 के अंदर उसी नई दिल्ली के अंदर सीएम की कॉन्फ्रेंस हुई। भारत के सभी सीएम कहाँ पहुंचे? नई दिल्ली। और बैठक बुलाई थी पीएम ने, प्रधानमंत्री थे उस समय इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल उन्होंने ये बैठक बुलाई। इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी उसमें वापस सिटीजन चार्टर सिस्टम पर डिस्कशन हुआ कि भाई भारत के राज्यों में नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो सभी राज्यों के सीएम ने एक साथ कहा कि पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करे, कि पहले केंद्र सरकार लागू करते फिर हम लागू कर देंगे, सभी स्टेट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बात को मानते हुए इसी साल 97 में सिटीजन चार्टर सिस्टम को लागू किया केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा जिसका नाम है फूड एंड सिविल सप्लाई। क्या नाम है? फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री ने इसको लागू किया। और ये जो दोनों कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इनकी थीम एक ही थी, वो थी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तरदायी व जवाबदेह प्रशासन। तो आपको पूछे भारत में पहली बार सिटीजन चार्टर सिस्टम को किस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया? 96 में। किसी कॉन्फ्रेंस थी? चीफ सेक्रेटरी की। कब किस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिटीजन चार्टर को लेकर डिसीजन लिया गया? 97 में। किसी कॉन्फ्रेंस थी? सीएम की। भारत में जब सिटीजन चार्टर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। भारत सरकार ने सिटीजन चार्टर सिस्टम को लागू किया 97 में। किस मिनिस्ट्री से लागू किया? फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। और जब 97 में भारत सरकार लागू कर दिया राजस्थान सरकार ने भी 98 में इसको इंप्लीमेंट किया और 98 में इसको इंप्लीमेंट इसी डिपार्टमेंट में किया। इसका नाम है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। कौन सा विभाग है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। क्योंकि बात है 1998 की। और दूसरा डिपार्टमेंट राजस्थान का जहां लागू किया गया वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और ये बात है 1999 की। क्योंकि बात है 1999। और उस समय राजस्थान के अंदर जब इसको लागू किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। और सिटीजन चार्टर को पूरे भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार 2011 में एक बिल लेकर आई जिसका नाम है सिटीजन चार्टर बिल। क्या नाम है? सिटीजन चार्टर को लेकर राजस्थान सरकार भारत सरकार एक बिल लेकर आई जिसका नाम है सिटीजन चार्टर बिल 2011 जो संसद से पारित नहीं हो पाए, जिसके अंदर प्रावधान देखिए सिटीजन चार्टर कोई भी अधिकार लागू नहीं करेगा उसके ऊपर 50,000 का फाइन होगा। यानी हर ऑफिस को सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन बिल है कब का? 2011 का। क्या नागरिक अधिकार पत्र को लेकर आप किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हो क्या? नहीं, ये ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट है। इसको लेकर आपका कोई भी कानून नहीं बना, इसको लेकर कोई भी एक्ट नहीं बना, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? वाद योग्य। वाद का मतलब आप इसको लेकर अपील नहीं कर सकते, इसको लेकर कोई सूट नहीं कर सकते, कहां पर? कोर्ट के अंदर। तो दावा नहीं कर सकते। कौन सा है? नागरिक अधिकार पत्र। तो नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम? कब हुई थी? 91। भारत में कब लागू हुआ? 97। राजस्थान में कब लागू हुआ? 98। किस कॉन्फ्रेंस में पहली बार डिस्कस किया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। किस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएम। किस वर्ष में बिल लाया गया? 2011। क्या बिल पास हुआ? नहीं हुआ। राजस्थान सरकार का पहला डिपार्टमेंट जहां पर इंप्लीमेंट किया गया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई। किस मुख्यमंत्री के समय लागू हुआ? भारत में किस मुख्यमंत्री के समय लागू हुआ? इंद्र कुमार गुजराल। किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुआ? इंद्र कुमार गुजराल। अभी तक हो गई 3.5 घंटे हो गए बोलते हो। इतनी बात लोग समझ गए क्या? इस तरीके से सिटीजन चार्टर सिस्टम लागू है। अभी से मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बताने की आवश्यकता, बताने की जरूरत है क्या? उसमें कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं आपको। करने के क्वेश्चन नहीं करने ना, आगे चलते हैं। चलो अब आगे सुनो। राजस्थान सरकार ने 2 कानून लागू किए जो कि सिटीजन चार्टर का एक्सपेंशन है। ये कानून से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं बार-बार मैं। इन कानूनों से पक्का क्वेश्चन आएगा लगातार हर एग्जाम में आरपीसी क्वेश्चन पूछ रहे दोनों कानूनों से। इसे दोनों कानूनों को ढंग से देख लेना, एक 2011 का और एक 2012 का। समझना है कि मेरी बात? और दोनों कानून एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सिटीजन चार्टर, दोनों कानून नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है। यानी सिटीजन चार्टर के जो मोटिव है उनको पूरा करने के लिए सरकार ने 2 अलग-अलग कानून बनाए। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार ने 2 लीगल राइट, 2 कानूनी अधिकार जो है वो आम आदमी को प्रदान किए। कितने कानूनी अधिकार हैं? 2 राइट्स वो आम आदमी प्रोवाइड किए। तो 2 कानून जो उसमें एक तो है राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, हालांकि इसका पूरा नाम है राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। क्या नाम है? राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। और दूसरे कानून का नाम है राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट। क्या नाम है? राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। ये 2 एक्ट है, 2011 का और 2012 का। ये दोनों कानूनों की 3 बड़ी विशेषता है। पहली विशेषता, दोनों कानून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय लागू है। दोनों कानूनों को लागू करने वाला डिपार्टमेंट एआरडी है। राजस्थान के अंदर कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहा है, कोई भी अगर प्रशासन में सुधार हो रहा है, तो उसको इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट हमेशा एक ही होगा, इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं प्रशासन सुधार विभाग। और राजस्थान के अंदर आरटीए एक्ट की मॉनिटरिंग जो करता है, यानी सभी राजस्थान सरकारी कार्यालयों में आरटीए लागू हो, किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो, किसी प्रकार की बाधा नहीं, वो भी कौन है? एआरडी। राजस्थान में आरटीए को देखने का काम राजस्थान के सरकारी कार्यालय में कौन करता है? एआरडी। इसका नाम है प्रशासनिक सुधार विभाग। आपको जब मैंने मेंस के अंदर सचिवालय पढ़ाया होगा, सेक्रेटरी पढ़ाया होगा ना, सचिवालय पढ़ लिया ना, तो मैंने बताया था सचिवालय के जब कार्य पढ़े थे तो हमने लिखा था कि सचिवालय के काम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना भी है। तो मैंने उसमें लिखवाया था कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कौन कर रहा है? प्रशासनिक सुधार विभाग। इसके अंदर मैंने इकाई भी लिखवाई थी, एक यूनिट जिसका नाम अगर आपको याद हो तो O&M,
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट है 1955 की, वही बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने का काम करती है, वही बेसिकली प्रशासन में सुधार करने का काम करती है। अब मैंने कहा दो लीगल राइट है, दोनों लीगल राइट में इंपोर्टेंट बात यह है कि इस कानून में तो कुल धाराएं हैं 11, कुल सेक्शन कितने हैं 11, और राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट में कुल सेक्शन है 13, कुल धारा कितनी है 13। तो मैंने कहा कि पहली इंपोर्टेंट बात, ये दोनों कानून किस मुख्यमंत्री के समय लागू है, अशोक गहलोत। इनको इंप्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एआरडी। और दोनों कानूनों की तीसरी कॉमन जो फीचर है, तीसरी जो कॉमन विशेषता है वो ये कि दोनों कानून नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है। दोनों कानून जो सिटीजन चार्टर का एक्सटेंशन है, तो दोनों कानूनों का उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा, वो दोनों उद्देश्य सिटीजन चार्टर के भी। तो मैं कहूंगी राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, उसका बेसिक मोटिव क्या है कि आप तक हम तक सरकारी सेवाएं समय पर पहुंचे, टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और सर्टेन टाइम पीरियड, कि आप तक हम तक सरकारी सेवाएं समय पर पहुंचे, ये सिटीजन चार्टर का मोटिव है। और अगर हम राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट को पढ़ेंगे, इसका नाम है देखो राजस्थान राइट टू हियरिंग, सुनवाई करना। सुनवाई किसकी होगी, आपकी मेरी शिकायतों की। तो कहते हैं कि राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट का जो बेसिक मोटिव है वो है टू डिस्पोज पब्लिक ग्रीवेंसेस इन सर्टेन टाइम पीरियड, कि सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपकी मेरी समस्याओं का समाधान एक निश्चित समयावधि में करें, इसको बोलते हैं जन शिकायतों का निवारण करना। इसका निवारण करना, तो उसका उद्देश्य तो है आप तक हम तक एक निश्चित समयावधि के अंदर सेवाएं पहुंचे, इसका उद्देश्य है जन शिकायतों का निवारण या जन शिकायतों का समाधान। ये दोनों मोटिव सिटीजन चार्टर के नहीं थे। तो इन दोनों मोटिव को पूरा करने के लिए सरकार दो अलग अलग एक्ट लेकर आई, दो अलग अलग कानून लेकर आई। एक कानून 2011 का और दूसरा कानून कब है 2012 का। राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट है, उसमें कुल धाराएं कितनी है 11, और इसमें कुल सेक्शन कितने हैं 13। इसको राजस्थान के राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की थी 21 सितंबर 2011, और इसको अनुमति प्रदान की है, सॉरी, इसको लागू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका क्रियान्वयन कब हुआ, 14 नवंबर 2011, बाल दिवस। कब किया गया, बाल दिवस। ये जो है राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट है, इसको राज्यपाल ने अनुमति दी 21 मई 2012, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ, ये लागू कब हुआ, 1 अगस्त 2012। राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट को गवर्नर ने असेंट का प्रोवाइड की, तो राजस्थान में कब इंप्लीमेंट हुआ, 14 नवंबर 2011, जो कि बाल दिवस है, जवाहरलाल नेहरू जयंती। इस कानून को राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की 21 मई को, और कब ये पूरे राजस्थान में लागू हुआ, 1 अगस्त 2012। अब हम सबसे पहले इस कानून को पढ़ेंगे, कौन से कानून को, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को 2011। तो मैंने आपको 3 विशेषता इसकी बता दी। ये पहला तो इसका इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एआरडी। इसको लागू करने वाला विभाग कौन सा है, प्रशासन सुधार विभाग। दूसरी इंपोर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून है। इसका बेसिक मोटिव है आपकी मेरी शिकायतों का समाधान करना, किसके अंदर, सॉरी, आप तक मेरे तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना। कब तक, एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर। जब राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को लागू किया गया तब इसमें 15 डिपार्टमेंट और 108 सेवाएं थी। कितने विभाग थे, 15 विभाग और सेवाएं कितनी थी, 108। और आज इसमें 28 डिपार्टमेंट है, 28 विभाग है, और सेवाएं कितनी है, 306। जो पहले 27 विभाग और 227 सेवाएं थी, 27 डिपार्टमेंट टू 87 डिपार्टमेंट सर्विसेज, जो आज बढ़कर कितनी हो गई है, 28 विभाग और 306 सेवाएं। चलिए इंपोर्टेंट बात, दूसरी इंपोर्टेंट बात कि इसका मोटिव है आप तक मेरे तक सरकारी सेवाओं को समय पर पहुंचाना। तो कहते हैं कि जब इसमें टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किया जाता है, भाई इसमें क्या किया गया, इसमें कहा कि भाई जहां भी जिस डिपार्टमेंट लागू होगा वहां पर लिखा होगा सेवा के नाम, ऑफिस के बाहर, और उसके बाद लिखा होगा उन सेवाओं को उपलब्ध करवाने की समयावधि, टाइम पीरियड टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। तो आपने अगर मान लो कहा कि भाई बिजली कनेक्शन 7 दिन उपलब्ध करवाएंगे, वो 7 दिन उपलब्ध नहीं करवा पाए, उपलब्ध नहीं करवा पाए, तो वो जो 7 दिन है जो आपको बताया गया, उन 7 दिन के अंदर राजकीय अवकाश को शामिल नहीं करेंगे। इसको शामिल नहीं करेंगे, पब्लिक हॉलिडे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा किसके अंदर, इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, समयावधि गणना में। तो आपको मैंने कहा कि 7 दिन में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा, उन 7 दिन के अंदर क्या शामिल नहीं होगा, पब्लिक हॉलिडे। जैसे संडे छुट्टी होती है तो संडे का दिन उन 7 दिन में शामिल नहीं होगा, तो बीच में पब्लिक हॉलिडे आ गया, महाशिवरात्रि है, दीपावली है, होली, उसके अवकाश है, उन पब्लिक हॉलिडे को भी इस टाइम पीरियड के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तब इसको इंप्लीमेंट किया गया, तब डिपार्टमेंट कितने शामिल थे, कितनी सर्विसेज थी, कितने डिपार्टमेंट है, कितने सर्विसेज है, 306। अब मैंने आपको कहा कि इसका मोटिव ये है कि आप तक मेरे तक सेवाएं पहुंचे, और सेवाएं नहीं पहुंच पाए, 7 दिन में कनेक्शन नहीं हुआ। इस कानून में प्रोविजन किया गया कि अगर आपका काम या आपका जो कार्य है अगर तय समय सीमा में नहीं हो, सर्टेन टाइम पीरियड में नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हैं किसको, फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी। किसको अपील करेंगे, आप उसी विभाग के अंदर एक अपील अधिकारी होगा जिसका नाम क्या है, फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी, और आप उसको अपील करेंगे विदिन 30 डेज। कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में। और जिस दिन इसके पास अपील होगी 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 21 दिन में ये अपील का डिस्पोजल करेगा, 21 दिन में अपील का क्या कर देगा, निस्तारण। कितने दिन में, केवल 21। कितने दिन में अपील हुई, 30। कौन से अप्लाइड अथॉरिटी के पास, फर्स्ट। अब आप इसमें जो डिसीजन 21 दिन में उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप जाएंगे सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी के पास। किसके पास, और सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी के पास इसके डिसीजन के 4 दिन में जा सकते हैं। लेकिन सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी कितने दिन में अपील का डिस्पोजल करेगा, ये कहीं भी कानून में मेंशन नहीं किया गया, तो इस कानून की सबसे बड़ी कमी है। फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी को बता दिया कि वो 21 दिन के अंदर कोई डिसीजन लेगा, लेकिन सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी कितने दिन में डिसीजन लेगा, उसको लेकर कानून क्या है, मौन है। और यहाँ पर एक इंपोर्टेंट बात ये है, इस कानून के अंदर अपील के 2 टियर है, अपील के 2 स्तर है, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी। प्रथम अपील अधिकारी पास कितने दिन में गए, 30। फर्स्ट से सेकंड के पास 60। फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी कितने दिन में डिसीजन दे रहा है, 21। कुल विभाग कितने शामिल आज, 28। कुल सर्विसेज 306। कुल विभाग पहले कब शामिल थे, कितने शामिल थे, 15। कुल सर्विसेज 108। ये कब की बात है, 2011, जब इस कानून को पहली बार इंप्लीमेंट किया गया। अब यहाँ पर प्रोविजन है कि फर्स्ट और सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी है, इन दोनों को वही सीपीसी 1908, कौन सा है, सीपीसी 1908 के तहत वो सभी शक्तियां प्राप्त है जो एसएचआरसी के पास थी, जो लोकायुक्त के पास थी। इस सभी प्रकार की शक्तियां जो किसको प्राप्त है, फर्स्ट और सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी दोनों प्राप्त है। तीसरी इंपोर्टेंट बात कि इस कानून के अंदर जुर्माने के प्रावधान है, फाइन का प्रोविजन है। फाइन 2 प्रकार के, एक तो है कार्य करने से मना करने पर, कार्य करने से क्या कर दिया, मना, और एक कार्य करने में देरी। एक तो डिनाइल फॉर सर्विस, कर लेता क्या करेगा, होता ना कि ऐसा करने में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत। और दूसरा है डिले इन सर्विस, कार्य करने में देरी होगी, ये 7 दिन की वजह लगा दी 20 दिन। तो कहते हैं कि क्योंकि इसमें बड़ा अपराध कौन सा है भाई, बड़ा कह सकते हैं राज्य कार्यों को उल्लंघन कहां पर, पहले में इसमें तो फाइन है 500 से 5000, और इसमें 250 से 5000। ये 250 और 500 दोनों
मिनिमम फाइन है और 5,000 क्या है मैक्सिमम फाइन है। 5,000 अधिकतम है और 500 250 क्या है मिनिमम है। क्या मेरी इस बात से सभी लोग सहमत हैं? इसके बाद इसमें प्रोविजन है कि जो 30 और 60 दिन दिए गए 30 और 60 दिन, इसके बाद भी अगर एप्लीकेंट अगर मान लो किसी कारण से डिले हो गया कि 30 दिन अपील नहीं कर पाए, 10 और 60 दिन अपील नहीं कर पाए, तो इस कानून में प्रोविजन है कि समयावधि के बाद भी अपील की जा सकती है, लेकिन आवेदक के पास एप्लीकेंट के पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। जो तय समय सीमा इसके बाद अपील हो सकती है। जैसे मान लो आपको 30 दिन अपील करनी चाहिए थी, लेकिन 25 दिन आप बीमार हो गए और आपके पास उसका मेडिकल है, तो आप ले जाकर फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी को देंगे तो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लेगा। फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया, डिसीजन देने के बाद आपको 60 दिन में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन आप 45 दिन जाकर हॉस्पिटलाइज हो गए या मान लो कहीं बाहर चले गए, आपके पास इस चीज की एविडेंस है, तो अगर आप सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो 60 दिन के बाद भी आपकी अपील को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए वैलिड कारण होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। इसमें प्रोविजन है कि सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि द्वितीय अपील अधिकारी जो है वो फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी, प्रथम अपील अधिकारी प्लस वो सिविल सर्वेंट जिसने काम नहीं किया, इन दोनों के खिलाफ फाइन कर सकता है। अब सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी के खिलाफ फाइन क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके खिलाफ किसको अपील की गई है? सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी। अगर मान लो इसने कोई लापरवाही बरती सुनवाई के दौरान, तो इसके खिलाफ भी और वो सिविल सर्वेंट जिसने काम करने में देरी की है, इन दोनों के खिलाफ फाइन करने का अधिकार किसको होगा? सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी को, द्वितीय अपील अधिकारी को। इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो जुर्माना है, जो फाइन लगाया जाएगा, वो जुर्माना आवेदक को दिया जा सकता है, इसको दिया जा सकता है एप्लीकेंट को। इस कानून की बड़ी बात क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी है, नो फीस पेबल, या दोनों जगह किसी प्रकार की फीस दे नहीं है। इसमें बड़ी बात है कि जिस सिविल सर्वेंट के खिलाफ जुर्माना लगाया गया, जिस लोक सेवक के खिलाफ जुर्माना लगाया गया, वो लोक सेवक 60 दिन में 60 दिवस में उस आयोग में अपील करेगा, उस कमीशन में अपील करेगा, जिसको कौन डिटरमाइन करेगी? राज्य सरकार। इस कानून की बड़ी विशेषता है कि इस कानून के अंदर आप नहीं जा सकते, कहां पर? न्यायालय में, बार और कैब इन इंटरफेरेंस ऑफ सिविल कोर्ट। इस कानून को लेकर न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस कानून को लेकर अगर नियम बनाने की बात आएगी, इस कानून को लेकर अगर बनाने की बात आएगी, तो रूल कौन बना सकता है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं आपको पूछूं, कौन से कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को, सरकारी कार्यक्रमों को आम आदमी तक समय सीमा में पहुंचाना है? लोक सेवा गारंटी कानून कब का राजस्थान कब लाया गया? जब इसको इंप्लीमेंट किया गया, तब इसमें कितने डिपार्टमेंट शामिल थे? 15 डिपार्टमेंट। कितनी सेवाएं शामिल थी? आज कितने डिपार्टमेंट है? कितने सर्विसेज है? इसको इंप्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इसको लेकर रूल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इस कानून को लेकर अगर नियम बनाने की बात आएगी तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस कानून को लेकर नियम है, विनियम जो है वो बनाने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। इस कानून में कितने प्रकार की अप्लीकेंट अथॉरिटी है? तो फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के पास कितने दिन में देंगे? फर्स्ट उसका डिस्पोजल कितने दिन में करेगा? फर्स्ट से सेकंड के पास सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी कितने दिन में उस अपील का निस्तारण करेगा? लिखा हुआ नहीं है। जुर्माना कितने प्रकार का है? कितना कितना है? 250 से 5,000, 500 से 5,000। मिनिमम जुर्माना कितना है? 250। मैक्सिमम 5। क्या कोर्ट इन मामलों में इंटरफेरेंस करेगा? सीपीसी 19 के तहत किससे शक्तियां प्राप्त है? फर्स्ट एंड सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी। सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी किसके खिलाफ जुर्माना कर सकता है? वो सिविल सर्वेंट जिसने काम नहीं किया और उसके अलावा उसके नीचे ठीक बैठा फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी। प्रथम अपील अधिकारी व लोक सेवक दोनों के खिलाफ फाइन लगाने का अधिकार किसको है? जुर्माना राशि क्या एप्लीकेंट को आवेदक को दी जा सकती है? दी जा सकती है। 30 और 60 दिन तो फर्स्ट और सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी के पास अपील करने का टाइम पीरियड है, उसके बाद भी अपील हो सकती है क्या? हो सकती है। क्या फर्स्ट और सेकंड अप्लीकेंट अथॉरिटी को अपील करते समय किसी प्रकार की फीस दी जाएगी? नहीं। वो लोक सेवक जिसके खिलाफ जुर्माना लगा, वो फर्स्ट अप्लीकेंट अथॉरिटी जिसके खिलाफ फाइन लगा, वो कितने दिन में सरकारी कमीशन को अपील कर सकता है? 60 दिन में 60 दिन। ये कौन सा कानून है? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। इसको लागू करने वाला पूरे भारत में पहला राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। हर चीज का जवाब क्या नहीं होगा? राजस्थान। ये कौन सा कानून है? लोक सेवा गारंटी कानून, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। इस बात से, इतनी बात से सभी लोग सहमत हो गए? पहली बात। अब दूसरी बात देखो, दूसरा जो कानून है वो है राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है? राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012। बीच बीच में मैं देखता हूँ कई लोग मोबाइल से निकालते, से कोई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हो ना, तो मान लो उसकी बैठक चल रही होगी, मेरे से कोई सुझाव मांग लिया और टाइम पर अगर नहीं दे पाए तो काम गड़बड़ है। यही बात है कि अगर चुपचाप देख रहा था, नहीं क्या कोई प्रपोजल तैयार कर रहा, क्या कर रहे थे? ये कानून कब का था? 2011। अब दूसरा जो कानून है वो है 2012 कब का है? इसका नाम है राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट। इसको बोलते हैं आरआरएच, और ये कब का है? 2012 का। तो मैंने आपको कहा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का मोटिव क्या है? आपकी मेरे तक सरकारी सेवाएं, सरकारी कार्यक्रम समय पर पहुंचे। इसका बेसिक मोटिव है आपकी मेरी शिकायतों का समाधान करना, इसलिए इसका नाम है राजस्थान राइट टू हियरिंग। सुनवाई किसी होगी? शिकायतों की। तो कहते हैं इसका समाधान, इसका काम क्या है? आपकी मेरी शिकायतों क्या करना? समाधान करना। और ये एक्ट कब लाया गया? इसको भी इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? एआरडी। यार इसमें विभाग का प्रश्न नहीं है, सुनवाई तो किसी के खिलाफ हो सकती है, उसमें सभी विभागों के खिलाफ क्या हो सकती है? सुनवाई। सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर शिकायत हो सकती है और उन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस कानून में क्या किया गया कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है उसका प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो इस कानून में प्रावधान किया गया कि इस कानून का प्रचार प्रसार सरकार खुद करवाएगी। कानून में लिखी है कि सरकार किसके थ्रू करवाएगी? इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटी सेंटर। सरकार के बहुत सारे सूचना व सुविधा केंद्र होते हैं, वहां से हम इसका प्रचार प्रसार करवाएंगे। सरकार का ई-मित्र, ई-मित्र का नाम सुना क्या? सरकार की बहुत सारी हेल्प डेस्क होती है, सरकार की बहुत सारी हेल्प डेस्क जिसको बोलते हैं मैं हेल्प यू, उनके माध्यम से सरकार ने कहा कि हम इस कानून का, कौन से कानून का? राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट है, इसका प्रचार प्रसार करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसका प्रचार प्रसार। ये सरकार ने कहा। तो इस कानून का हालांकि तब भी कोई प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस कानून के अंतर्गत कुछ कमेटी के प्रोविजन किए गए, कुछ समितियां बनाएगी, वो समितियां आपकी मेरी शिकायतों सुनने काम करती है। इसको हमने जिला प्रशासन में देखा था, जिसमें एक कमेटी होगी जिसका चेयरपर्सन जिससे कलेक्टर होगा, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी। जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? कलेक्टर। इस कानून में एक कमेटी बनेगी जो सब डिविजनल लेवल बनेगी, जिसका नाम होगा सब डिविजनल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी। उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति, उसका चेयरपर्सन हमेशा कौन होगा? एसडीओ। इन दोनों कमेटियां काम ही है कि जिले के अंदर आम आदमी की जो भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण करना, उनका समाधान करना। हालांकि इस कानून में प्रोविजन किया कि सप्ताह में 2 दिन कम से कम ये अधिकारी जो है, ये कर्मचारी जो है आपकी मेरी शिकायतों में सुनवाई करेंगे, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे।
जहां पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर अपील के 2 टियर थे, यहाँ पर अपील के 3 इस तरह के, इस तरह 3। इसमें अपील में एक तो होता है, एक तो अपील करेंगे पीएचओ को, पब्लिक हियरिंग ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर है? पब्लिक हियरिंग ऑफिसर, जिसको बोलते हैं जन सुनवाई अधिकारी। कौन सा अधिकारी है? हर ऑफिस के अंदर एक पब्लिक हियरिंग ऑफिसर होगा, हर ऑफिस के अंदर एक जन सुनवाई अधिकारी होगा, और वो अपील का निस्तारण करेगा 15 दिन में। कितने दिन में? 15 डेज। अगर पब्लिक हियरिंग ऑफिसर को आपने शिकायत की, उसने जो समाधान किया उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के ऊपर आप किसके पास जाएंगे? फर्स्ट सप्लाइन अथॉरिटी के पास, प्रथम अपील अधिकारी के पास। और फर्स्ट सप्लाइन अथॉरिटी के पास आप कितने दिन में जा सकते हैं? वही इस अपील का डिस्पोजल कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। इसके डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? सेकंड अपील अथॉरिटी के पास। सेकंड अपील अथॉरिटी के पास कितने दिन में जाएंगे? यहाँ वापस 30 दिन है, जबकि वहां कितना था? 60। कि वहां पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जहां फर्स्ट से सेकंड के पास 60 दिन दिया जाता है, यहाँ पर कितने दिन है? 30 दिन। ये तो 30 और 30 दिन दोनों फर्स्ट और सेकंड के आगे लिखे हुए हैं। इसके बाद भी आवेदक अपील कर सकता है, और शर्त उसके पास कारण हो। वही बात, ये जो समयावधि है, जो टाइम पीरियड है, उसके बाद भी एप्लीकेंट अपील कर सकता है, लेकिन उसके पास इसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। इस कानून की बड़ी विशेषता ये है, इस कानून में जो फाइन है, जुर्माना है, वो एक ही प्रकार का, कितना है? 500 से 5000 रुपए। इस कानून में भी फर्स्ट और सेकंड अपील अथॉरिटी दोनों को सीपीसी 19 के तहत क्या प्राप्त है? शक्तियां। इस कानून में भी जो सेकंड अपील अथॉरिटी है, तृतीय अपील अधिकारी है, वो दोनों के खिलाफ जुर्माना कर सकता है। ये दोनों के खिलाफ क्या कर सकता है? जुर्माना। इसको अधिकार है, किसको? सेकंड अपील अथॉरिटी को। इस कानून में भी लिखा होगा जिसके खिलाफ जुर्माना हुआ, ये दोनों लोग वही 60 दिन में उस कमीशन को अपील करेंगे, उस आयोग को अपील करेंगे, जो कौन डिटरमाइन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। इस कानून में भी बड़ी विशेषता ये है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में किसी प्रकार की अपील नहीं हो सकती, न्यायालय का इंटरवेंशन नहीं है। ये सारी बातें क्या आपने लगभग पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में नहीं देखी? लगभग वही है, लगभग क्या है? वही है। तो आपको मैं कहूंगी दोनों कानूनों में बेसिक अंतर क्या है? तो बेसिक अंतर पहली बात ऑब्जेक्टिव का, उद्देश्य को लेकर है कि जहां पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का बेसिक मोटिव आप तक, हम तक सरकारी सेवाओं का समय पहुंचाना है, इसका बेसिक मोटिव आपकी मेरी शिकायतों का समाधान करना, या आपकी मेरी जो ग्रीवेंसेस है, आपकी मेरी जो कंप्लेन है, उनका समाधान हो। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जहां अपील के 2 टियर है, अपील के 2 स्तर है, वहीं राशन राइट हियरिंग एक्ट में अपील के कितने स्तर है? 3। लोक सेवा गारंटी कानून में जहां फर्स्ट से सेकंड अपील अथॉरिटी के पास जाने का टाइम पीरियड 60 दिन है, वहीं राशन राइट हियरिंग एक्ट में कितना है? 30 दिन ही है। कितने दिन है? 30। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जहां फाइन 2 प्रकार के हैं, 250 से 5000, 500 से 5000, या फाइन कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का, कितना है? 500 से 5000, 500 से 5000। जहां इन दोनों कानूनों में बहुत सारे अंतर है, वैसे इन दोनों कानूनों के अंदर बहुत सारी समानताएं भी है, बहुत सारी एफिनिटीज भी है। तो समानताएं कौन कौन सी देखते हैं आप? ये पहली समानता हम कह सकते हैं कि दोनों का इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? ईआरडी। दोनों किसका विस्तार है? सिटीजन चार्टर का। क्या दोनों कानूनों में कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या दोनों कानूनों के अंदर जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, प्रथम अपील अधिकारी है, क्या वो अपील का निस्तारण 21 दिन में नहीं करेगा? दोनों कानूनों में सेम प्रोविजन है कि विदिन 21 डेज फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो है वो अपील का डिस्पोजल करेगा, है कि नहीं है? दोनों कानूनों में प्रोविजन किए गए हैं कि तय समय सीमा के बाद भी क्या की जा सकती है? अपील। बस आपके पास क्या होना चाहिए? कोई वैलिड रीजन, वैध कारण होना चाहिए। ये दो कानून है। जहां लोक सेवा गारंटी कानून केवल 28 विभाग और 306 सेवाओं में लागू होता है, वहीं राशन राइट हियरिंग एक्ट सभी विभागों में लागू होता है, सभी डिपार्टमेंट में, सभी पब्लिक ऑफिसेज में लागू होगा। क्या मेरी इस बात से भी लोग सहमत हैं? तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, उनके जवाब आप लोग मुझे दोगे भी। हमें ना जवाब दोगे? लोक सेवा गारंटी कानून 15 विभाग और 108 सेवाओं में लागू किया गया, सही है क्या? लोक सेवा गारंटी कानून में अपील के 2 टियर होते हैं। लोक सेवा गारंटी कानून में न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लोक सेवा गारंटी कानून में लोक सेवक और फर्स्ट अपील अथॉरिटी के खिलाफ जो फाइन होगा, उसके खिलाफ वो 60 दिन में सरकार किसी भी कमीशन अपील करेंगे, तो सरकार डिटरमाइन करे, सही है? तय समय सीमा के बाद भी लोक सेवा गारंटी कानून में अपील की जा सकती है। लोक सेवा गारंटी कानून में नियम बनाने का अधिकार राज्यपाल को होगा, इसको होगा राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को होगा। फर्स्ट और सेकंड अपील अथॉरिटी को किसी प्रकार की फीस जो नहीं दी जाती, किसी प्रकार की फीस या शुल्क दे नहीं है। अगर हम बात करें राशन राइट हियरिंग एक्ट की, राशन राइट हियरिंग एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, कार्मिक विभाग है, सही है क्या? सही है क्या? राशन राइट हियरिंग एक्ट में अपील के 3 टियर है। राशन राइट हियरिंग एक्ट में प्रोविजन किया गया कि हर ऑफिस के अंदर एक लोक सूचना अधिकारी होगा, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, सही है क्या? पब्लिक इन्फॉर्मेशन और पीएचओ एक ही है, पब्लिक हियरिंग ऑफिसर। अरे मैंने कहा लोक सुनवाई अधिकारी में पीएचओ है, अब मैं कह रहा हूं पीआई होगा, सही है क्या? अब मुझे लग रहा है क्लास छोड़ने का टाइम हो गया। इस हिसाब से राशन राइट हियरिंग एक्ट में फर्स्ट से सेकंड अपील अथॉरिटी के पास अपील करने की समयावधि 60 दिन है। कितनी है? 30 दिन है। फर्स्ट अपील अथॉरिटी कानून में 21 दिन में अपील का निस्तारण करेगा। इस कानून में भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। इस कानून में फाइन एक ही प्रकार का 500 से 5000 रुपए। इस कानून को राजस्थान के राज्यपाल ने 21 सितंबर 2012 को अनुमति दी। 21 मई, 21 सितंबर किसका था? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का, लोक सेवा गारंटी कानून का। ये दो कानून है। हमने सिटीजन चार्टर भी देख लिया, हमें दोनों कानून देख लिए। अब मैं लेकर जाऊंगा आपको हाईकोर्ट की ओर। थोड़ा बहुत 10 मिनट तो सुनो, अभी टाइम नहीं हुआ, तो 15 मिनट बाकी पड़े हमारे।